मैं खुद की फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बना लेता हूं, लेकिन जब बात आ जाती है उसको सिक्योर करने के लिए, उसको प्रोडक्शन रेडी बनाने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूं। क्लाइंट को कैसे डिलीवर करते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट मैं कैसे बना सकता हूं? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं प्रोडक्शन रेडी बैकएंड सर्वर। सो ये जो वीडियो होने वाली है स्पेशल इसलिए भी होने वाली है क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें एआई का यूज करके बनाने वाले हैं। अगर आपने बैकएंड नहीं पढ़ा है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती, तो ये वीडियो साक्षात आपके लिए, और कोडिंग कर रखी है तो भी आपको एआई से बैकएंड कैसे बनाना है उन चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। और यही नहीं, ये जो बैकएंड हम लोग पूरा बनाने वाले, बेसिक से मैं बताने वाला हूं, बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग, और फाइनली डिप्लॉय तक मैं आपको लेके जाने वाला हूं। यहां पे अगर बिग पिक्चर देखें तो फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कस्टम बैकएंड आपको कब जरूरत पड़ती है, कस्टम बैकएंड क्यों बनाना है। फिर उसके बाद एपीआई एंड पॉइंट्स वेबहुक्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि कितने आपके HTTP मेथड्स होते हैं, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, वेबहुक्स क्या होता है, स्टेटस कोड इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, CRUD ऑपरेशंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। डेटाबेस क्या होता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कैसे आपको ऐड करना पड़ता है, MongoDB स्पेसिफिकली क्यों यूज़ करेंगे, उसका क्या रोल है, वो हम लोग समझने वाले हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी लेवल पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, ऑथराइजेशन कैसे करते हैं, कुकीज़, सेशन, JWT, HTTP ओनली कुकी क्या होता है, कोर्स क्या होता है, IP वाइट लिस्टिंग क्या होता है, रेट लिमिटिंग, वाइट लेबलिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और एरर हैंडलिंग वगैरह आप कैसे करोगे ये भी हम लोग कवर करेंगे। और फाइनली हम लोग करेंगे डिप्लॉय, जिस पे हम लोग गिटहब पे पुश करेंगे एंड देन क्लाउड बीन का यूज़ करके डिप्लॉय करने वाले हैं। तो गिटहब पे कैसे आपको काम करना है, तो गिटहब पे आप देख सकते हो हमारा कोड पुश हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमने गिटहब के थ्रू की है, और गिटहब पे अपना कोड पुश करने के बाद हमने क्लाउड बिन का यूज़ किया है डिप्लॉय करने के लिए, और फाइनली डिप्लॉय करके वो यहाँ पे लाइव है, आप देख सकते हो /health करके मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे API एंड पॉइंट भी काम कर रहा है, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है पोस्टमैन का। तो पोस्टमैन में जाके मैं अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, लॉग इन कर सकता हूँ, तो ये एंड पॉइंट को टेस्ट करने के लिए कि हमारा जो बैकएंड है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको डाउट है भाई ये पोस्टमैन क्या है, ये एंड पॉइंट्स क्या है, क्या सारी चीज़ें चली, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। कैसे इसको डेवलप करना है, AI का कैसे यूज़ करोगे, कंप्लीट चीज़ें मैंने बता रखी गाइज। ये आप देख सकते हो, ये AI जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये AI में पूरा का पूरा बैकएंड सर्वर मैंने इसी के थ्रू बनाया है, सारी चीज़ें एंड पॉइंट वगैरह है। यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी है, जो हमारा एंड पॉइंट है उसका डॉक्यूमेंटेशन बन चुका है API MD का। तो यहाँ पे एरर हैंडलिंग वगैरह सारी चीज़ें हो रखी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वे में हम लोग बना रहे हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने कस्टम स्किल भी बनाया, कर्सर का यूज़ करके हमने रूल्स बनाए हैं, स्किल्स बनाया है, जो कि हम लोग बार बार यूज़ कर पाए इन चीज़ों में। तो ऐसे प्रोडक्शन लेवल पे गए हैं और हमने डिप्लॉय भी किया है। और ये जो हम लोग यहाँ पे डाल रहे चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली में हमारे डेटाबेस में भी अपडेट हो रहा है। तो इस लेवल का स्किल आप देखने वाले हो, जो कि हमें एक प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट बनाने में हेल्प करेगा। तो उसके लिए सबसे मेन है बैकएंड, और बैकएंड के बाद हम लोग सीखेंगे फ्रंट एंड, जिसमें आपको मजा ही आ जाने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, बहुत बोरिंग आपको लग सकती है और इंटरेस्टिंग भी लग सकती है, डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो। लेकिन अगर आप वाइब कोडिंग करके करते हो तब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कोडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोडर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कोडर्स के लिए भी आपको रिवीजन भी मिल जाएगा, रिकैप भी होगा, और प्लस AI से कैसे बनाना है बैकएंड उसके बारे में भी आपको पता चलेगा, ताकि आप फ्रंट एंड और बैकएंड जब इंटीग्रेट करो तब चीज़ें स्मूथली रन करें, और आप AI से चीज़ें ऑटोमेट कर दो और अपने हिसाब से यूज़ कर पाओ। ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी सेक्रीफाइस हो जाए, आप स्केलेबल ना बना पाओ, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो ना कर रहे हो। तो सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइनली हमारे चैनल का मेंबरशिप लाइव हो चुका है, जो कि आप नीचे इस वीडियो के नीचे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस चैनल को सपोर्ट करना और ऐसे ही कॉन्टेंट मैं आपको ला के दूँ, तो मेंबरशिप आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको दो चीज़ें मेन मिलेगी, जैसे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, आपको 2 या 3 दिन पहले आपको एक्सेस मिल जाएगा ये वीडियोस का, और कुछ स्पेशल वीडियोस भी आपको मिलेगी एज अ मेंबर। और स्पेशल जो आप पे डिमांड रहेगा उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो में प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा, कि आप जो सजेस्ट करोगे टॉपिक उन पे वीडियोस आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो बैकएंड का जर्नी है, मैं चाहता हूँ कि आपका बहुत बढ़िया जाए और आप ऐसे प्रोडक्शन रेडी साइट बना पाओ जिसको बनाने के बाद आप बोल सको यार फाइनली AI से हम लोग प्रोडक्शन रेडी साइट बना पा रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही कंप्लेन है कि भाई जो AI है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको बेकार रिजल्ट देता है, आप प्रोडक्शन रेडी नहीं बना सकते, आप क्लाइंट को डिलीवर नहीं कर सकते। तो ये सारे मिथ को बस्ट करने आ चुका है विवेक मिश्रा। सो मेरे कंटेंट को एंजॉय करो, और भी कंटेंट देखना इसके बाद, लेकिन ये कंटेंट ना गोल्ड स्टैंडर्ड है। आपको मैं बता दूं, इस कंटेंट को पूरा आप देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तभी आपको समझ आएगा कि किस लेवल का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये पूरे YouTube पे आपको नहीं मिलेगा, सो इसलिए एंड तक देखना।
और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। इससे पहले हम बैकएंड बनाना स्टार्ट करें, मैं आपको थ्योरी बताना चाहता हूँ बैकएंड का। इस थ्योरी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, बिग पिक्चर कवर करेंगे, कस्टम बैकएंड कब आपको ज़रूरत होती है, सर्वर के लिए Node.js क्या है, एक्सप्रेस क्या है, एपीआई एंडपॉइंट वेबहुक्स क्या है, डेटाबेस क्या है, एनवायरनमेंट वेरिएबल, सिक्योरिटी कैसे मेक श्योर करना है, एरर को हैंडल कैसे करना है, लॉगिंग, मॉनिटरिंग, डिप्लॉयमेंट, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम लोग, लेकिन थ्योरेटिकली। फिर थ्योरेटिकली समझ जाने के बाद हमने जो पिछले वीडियो में बात किया था, उस वीडियो के बेसिस पे हम लोग चीज़ें क्रिएट करने वाले। तो हमने इनवॉइस का पीआरडी बनाया था, तो वो चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। सो चलो गाइस, इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करो, बैठ के देखो। अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो तो ये आप ही के लिए है। अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से तो भी हो तो आपका एक क्विक रिकैप हो जाएगा, रिवीजन आप कर सकते हो, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे और इवन ऐसे भी कुछ चीज़ें पता चल सकती है जो आपको ना पता हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। दिस इज़ फॉर बोथ कोडर्स एंड नॉन कोडर्स। तो नॉन कोडर्स के ऊपर तो स्पेसिफिकली ध्यान रख के मैंने इसको बनाया है। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो बैकएंड हम लोग वाइब कोडिंग करके बनाने वाले एआई का यूज करके। लेकिन आप ये समझो, यू डू नॉट नीड टू राइट बैकएंड कोड, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट डज। क्या आपका बैकएंड करता है वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्यों अंडरस्टैंड करना चाहिए वो हम लोग जानेंगे अभी थोड़ी देर में। और योर एआई विल बिल्ड समथिंग दैट ब्रेक्स, लीक्स डेटा एंड चार्जेस यू 50,000 इन क्लाउड बिल्स। यानी कि आपका जो एआई है वो कुछ ऐसा बिल्ड कर देगा जो बार बार ब्रेक करेगा, डेटा लीक होगा और चार्जेस आपके जो आएंगे वो 50,000 या उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं क्लाउड बिल्स के तौर पे। तो चार्जेस वगैरह ज़्यादा ना आए उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने बैकएंड को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करो। क्यों चार्जेस ज़्यादा आते हैं वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी आगे। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट सेक्शन के साथ, जो है हमारा एक बिग पिक्चर है, क्या बैकएंड क्या है, क्यों अपने को बैकएंड की जरूरत पड़ रही है एक्चुअली में, उसके ऊपर बात करते हैं। सो नॉट ओनली वन ऐप जो हम लोग बनाएंगे, बल्कि जितने भी ऐप है, ठीक है, वेब ऐप बोल लो, मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे ये 3 लेवल पे चीजें काम करती है। सबसे पहला रहता है आपका फ्रंट एंड। मोस्टली जो लोग रहते हैं वो एक चीज को ही देखते हैं इन तीनों में से। पहला फ्रंट एंड है, बैक एंड है और डेटाबेस है। लोग ज्यादातर जो देखते हैं वो रहता है फ्रंट एंड, लेकिन हमें सबसे पहले जो फोकस करना है वो बैकएंड में करना है। पिछले वीडियो में हमने ये कवर किया था कि भाई साहब आपको प्लान कैसे करना है, और प्लान करने के बाद एक फ्रंट एंड भी मैंने बना के दिखाया था ताकि आपको लगे कि कुछ बिल्ड किया, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट हमने एक्चुअली में कर लिया पूरा प्लान करने के बाद, वो आपको सेंस हो। लेकिन फ्रंट एंड बनाने से पहले हम लोग बैक एंड ही बनाने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो है उस पर हम लोग फ्रंट एंड बनाएंगे। बैकएंड हम लोग क्यों बना रहे हैं सबसे पहले, उसका रीजन आपको समझ आएगा जब मैं आपको इंस्पेक्ट करके दूसरे वेबसाइट को दिखाऊंगा कि भाई फ्रंट एंड बैकएंड ऐसे सारी चीजें वर्क कर रही है। सो अभी आगे आते हैं। फ्रंट एंड हमारा क्या है, वॉट द यूजर सीज एंड टचेस बटन फॉर्म स्क्रीन। तो ये सारी चीजें फ्रंट एंड में आती है। जैसे कि मैं मान लो ये इरेजर ओपन कर लिया, इसमें बैक जाते हैं और वापस यहाँ आते हैं। सो इरेजर का जो वेबसाइट है, चलो यही मान लेते हैं कि यहाँ पे बटन है, मुझे यहाँ पे ब्लैंक फाइल पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, जहाँ से क्रिएट होगा यहाँ पे किसी फाइल के अंदर मैं जा रहा हूँ। सो ये जो चीज़ है मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अब ये क्या है, ये है हमारा फ्रंट एंड जहाँ पे मैं चीज़ें इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बैकएंड क्या है, बैकएंड है आपका ब्रेन। आपका जो पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन है उसका ब्रेन है बैकएंड, जो आपका प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को, रन करता है बिजनेस के लॉजिक को और बात करता है डेटाबेस से। तो आपको डेटाबेस में कोई भी चीज सेंड करना है, हम लोग कैसे करते हैं, बैकएंड के थ्रू करते हैं। डेटाबेस क्या है, जहां पे आपकी चीजें स्टोर रहेगी। लेकिन उस डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बैकएंड का, भेजने के लिए। बैकएंड आपके बहुत सारी चीजें क्यू में हैंडल कर सकता है, रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है कि सामने वाला यूजर क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या वो ऑथराइज है या नहीं है। और सिक्योरिटी के लिए भी बैकएंड बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको वीडियो आगे अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे बात करें डेटाबेस की। सो डेटाबेस क्या है, दी मेमोरी विच स्टोर्स विच स्टोर्स एवरीथिंग परमानेंटली। जो भी यूजर कर रहा है, जो भी क्रिएट कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे चैट जीपीटी जेमिनाई ग्रॉक ये मैंने लिखा। अब ये क्या है, डेटाबेस में स्टोर है, इसलिए जब मैंने इसको ओपन किया तो ये यहाँ पे ओपन हो गया। सो इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड देन उसके बाद ये आप देख सकते हो, जैसे यूजर का डेटा हो गया, ऑर्डर्स का डेटा हो गया, मैसेजेस क्या किया है यूजर ने, तो सारी चीजें यहाँ पे दिख जाती है।
सो हम लोग ये चीज़ें यूज़ करने वाले हैं फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस। यहाँ तक समझ आ गया? क्लियरली समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा अभी थोड़े देर में, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो रेस्टोरेंट की एक एनालॉजी लेते हैं हम लोग, जिसमें क्या होगा, द मेन्यू एंड टेबल की बात करते हैं। तो इस एनालॉजी में हम लोग मेन्यू टेबल को एज अ फ्रंट एंड ट्रीट करेंगे कि अपने को कुछ चीज़ ऑर्डर करना है, ठीक है, अपने को कुछ ऑर्डर करना है तो वो हम लोग मेन्यू देख के ऑर्डर करेंगे। तो मेन्यू क्या हमारा एक फ्रंट एंड है जहां से हम लोग देखेंगे कि हाँ ये है, फिर वो है। और इनफैक्ट क्या होता है, काफ़ी रेस्टोरेंट्स में एक मोबाइल एप्लीकेशन टाइप का या फिर टैबलेट टाइप का भी आ जाता है कि यहाँ एकदम स्क्रीन के अंदर आप एंटर कर सकते हो चीज़ें। जैसे मैं भी कुछ समय पहले गया था, 36th या 37th एवेन्यू है, मैं नाम भूल जाता हूँ, 32nd एवेन्यू गुड़गांव में, 32nd एवेन्यू में मैं गया था और वहाँ पे एक कैफ़े में था जहाँ पे टेबल में एक स्क्रीन था, एलईडी स्क्रीन, जहाँ पे मैं ऑर्डर कर सकता था। वहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन था, वहाँ पे मैं ऑर्डर कंफर्म कर सकता था। तो वो चीज़ें थी जहाँ पे उसी टेबल में वो आ जाएगा। और इवन कुछ इसी टाइप का क्यूआर कोड स्कैन करके आपका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सोशल में भी होता है, ठीक है, सोशल में भी इस तरीके की चीज़ें होती है। लेकिन वो चीज़ होता कैसे है, उसके लिए भी अलग से उनका फ्रंट एंड बैक एंड बना हुआ है। बट आप वो मान के चलो कि आप मेन्यू से ऑर्डर करते हो, वो आपका एक फ्रंट एंड है टेबल में। अब आपका जो वेटर है वो एपीआई की तरह काम करता है, ठीक है। वेटर आता है, बोलता है क्या चाहिए आपको, ठीक है, आप बोलते हो मेन्यू से देख के कि मुझे ये चाहिए। अब वेटर जो वो रिक्वेस्ट लेके जाता है वो बैकएंड तक लेके जाता है, जो कि है एक्चुअल में आपका किचन, ठीक है। और वो पेंट्री या फ्रिज से चीजें निकालता है, जहां पे डेटाबेस आपका क्या हो सकता है, पेंट्री या फ्रिज, जहां पे जो आपका फूड है वो स्टोर है। अब वो जो स्टोर है उसको वो प्रोसेस करता है और मैनिपुलेट करता है कि खाना जो है वो गर्म हो जाए, वो अच्छे से पक जाए, वो अच्छे से मिक्स होके कुछ ऐसा डिश बन जाए जो सामने वाले को मजा आए। तो डेटाबेस से हम लोग स्टोर, जो डेटाबेस में चीज़ें स्टोर है उसको यूटिलाइज करके कैसे चेंज कर सकते हैं, वो काम है बैकएंड का। तो डेटाबेस से वो चीज़ें आती है, वेयर एवरीथिंग इज स्टोर्ड। यू ईट एट द टेबल, यू नेवर एंटर द किचन, बट द किचन इज वाई यू गॉट फूड, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो। और इनफैक्ट यहाँ पे मैंने ये भी रखा है, यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि क्लाइंट आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, वेटर ने क्या किया, फिर सर्वर से रिक्वेस्ट किया, बोला कि इसको दे दो, सर्वर में कुक हुआ और फिर सर्वर ने रिस्पांस किया, ये आपका रेडी है, और एपीआई ने रिस्पांस दे दिया क्लाइंट को, तो क्लाइंट को रिस्पांस मिल गया कि हाँ भाई ये मेरे पास आ गया। तो इस तरीके से सिंपल एपीआई काम करता है। आगे जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कस्टमर बैठा है, वेटर को ऑर्डर दिया, वेटर शेफ के पास गया, शेफ ने फ्रिज से निकाला जहाँ पे स्टोर था जो कि डेटाबेस था, अब वहाँ से जाके वेटर को दिया, वेटर ने अगेन कस्टमर को रिस्पॉन्स कर दिया। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का साइकिल होता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं और हमें रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम लोग नेक्स्ट पिक्चर पे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट देखो हमारा सेक्शन क्लियर है, बिग पिक्चर हमने को समझ आ गया कि ऊपर ऊपर से कैसे काम होता है। अब इसके बाद अपने को ये समझना है कि कस्टम बैकएंड कब नीड रहती है। तो बैकएंड के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। नाउ व्हाट सुपरबेस एंड फायरबेस डू फॉर यू। देखो ये जो है बनी बनाई आपको बैकएंड प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको बैकएंड का हेडेक नहीं करना पड़ता। अभी इस एआई स्पेस में क्या हो रहा है, लोग ज्यादातर सुपरबेस या फायरबेस को यूज कर रहे हैं, विच इज टोटली गुड, ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन एक बैकएंड का रैपर आप बना के करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप इसको यूज कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप यूज नहीं कर सकते हो। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मोंगोडीबी यूज करेंगे। सो सुपरबेस अगर आप नहीं जानते तो आप सुपरबेस सर्च कर सकते हो। यहाँ पे सुपरबेस ये आपको बैकएंड प्रोवाइड करता है। सुपरबेस यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो ये एक बैकएंड प्रोवाइड करता है आपको, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको बैकएंड और डेटाबेस दोनों चीज़ें रहती है। आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो, आपको एपीआई के एंड पॉइंट्स मिल जाते हैं और फंक्शंस वगैरह आप कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन स्टोर, वेक्टर एम्बेडिंग, आपको सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सुपरबेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा क्या रहता है आपके पास, फायरबेस रहता है। आप फायरबेस के पास जाओगे तो फायरबेस भी सेम आपको वही करने देता है कि विदाउट एनी कोडिंग आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो ये भी आपको बैकएंड प्रोवाइड करता है विथ स्टोरेज एंड ऑल। लेकिन हम लोग यूज़ करने वाले हैं मोंगोडीबी। मोंगोडीबी अगर मैं जाऊँगा तो मोंगो एटलस आ जाना चाहिए, एटलस डेटाबेस। सो यहाँ पे एटलस डेटाबेस खुल चुका है। सो मोंगो का जो एटलस डेटाबेस है ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्टोर करने के लिए। लेकिन बैकएंड जो रहेगा वो Node.js पे रहेगा, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सो नाउ व्हाट सुपरबेस एंड फायरबेस डू फॉर यू, दे आर मैनेज्ड बैकएंड्स, ठीक है, मैनेज्ड बैकएंड्स है। डेटा बेस प्लस ऑथ प्लस स्टोरेज प्लस बेसिक एपीआईज,
वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। याद रखना बेसिक एपीआईज, नॉट कि आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर लोगे। अगर आपको बहुत फुल कंट्रोल चाहिए तो आगे का टॉपिक आप ही के लिए, आगे आप समझो। तो ये थ्योरी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार थ्योरी नहीं, सीधा प्रैक्टिकल करो, लेकिन प्रैक्टिकल से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले थ्योरी है। थ्योरी जब तक आप नहीं समझोगे, प्रैक्टिकल जितना भी कर ले आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाली है, क्योंकि जो कोड है ना वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपको थोड़ी चीज़ें तो समझ आनी चाहिए। आपको पूरा कोड समझ नहीं आएगा, बट थोड़ी चीज़ समझ आए तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, बेसिक एपीआईज ऑल प्री बिल्ड, सारी चीज़ें प्री बिल्ड होती है। यू जस्ट कॉन्फ़िगर एंड यूज, आपको बस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और देन आप इसे यूज कर लेते हो। परफेक्ट फॉर गेटिंग स्टार्टेड फास्टर, ठीक है, आप फास्ट स्टार्ट कर सकते हो। देन नो सर्वर मैनेजमेंट, नो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेस फॉर मोस्ट एमवीपीज। एमवीपीज मीन्स आपका मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि सबसे फास्टेस्ट वर्जन आप अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट नहीं करते हो, आपको जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च करना है। उसके लिए आप एक एमवीपी बनाते हो जो कि एक मिनिमम वर्जन रहता है आपके मेन प्रोडक्ट का। तो वो लॉन्च करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, विच इज टोटली गुड, ठीक है। सो सुपर बेस या फायर बेस आपको कब यूज करना है? आपको स्टैंडर्ड CRUD ऑपरेशन करना है, यानी कि हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले इनवॉइस जनरेटर का बैकएंड, जिसमें इनवॉइस हमारा जनरेट होगा। तो वो क्रिएट ऑपरेशन है, CRUD ऑपरेशन। C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U से अपडेट, D से डिलीट, ठीक है। सो क्रिएट से इनवॉइस क्रिएट होगा। अब रीड से क्या होगा, हम लोग अपनी इनवॉइस को रीड कर सकते हैं, ठीक है। इनवॉइस जितने भी बनाए डेटाबेस में स्टोर है, अब उसको हम लोग रीड कर पा रहे हैं। अपडेट यानी कि मुझे इनवॉइस को अपडेट करना है, जैसे उसमें डेट हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया, या फिर नाम हो गया, अमाउंट हो गया, तो वो मैं अपडेट कर सकता हूं। फिर होगा डिलीट, हम लोग अपना जो इनवॉइस है वो डिलीट कर सकते हैं टोटली। तो वो अपना CRUD ऑपरेशन हो गया। ये बहुत एक नॉर्मल टर्म है जो यूज होता है, ये याद रखना जब भी मैं CRUD ऑपरेशन बोलूं कि हम लोग CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करें, क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट, ये सब हो रहा है, तो ये याद रखना। देन उसके बाद आपका रहता है सिंगल टेनेंट ऐप, यानी कि वन बिजनेस है तो वन डेटा सेट है, तो आप इस पे जा सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत सिंपली हो जाता है कि ईमेल या पासवर्ड आपका हो जाता है और गूगल लॉगिन, ये आपको ऑप्शन मिलता है। यू आर बिल्डिंग एन MVP और प्रोटोटाइप, तो उसके लिए बेस्ट रहता है, लेकिन आपको स्केलेबल बनाना है, प्रोडक्शन रेडी बनाना है। और MVP भी आप बना रहे हो तो लिटरली बता रहा हूँ, जो तरीका इस वीडियो में आप समझोगे उससे बहुत सिंपल हो जाता है, आप जल्दी लॉन्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और सिक्योरिटी का कंसर्न भी नहीं रहेगा आपको। सो मेक श्योर करना पहले से आप करो, ठीक है। सुपर बेस और उसमें जितना मेहनत लगेगा उतना ही मेहनत आप MongoDB में भी करके कर सकते हो। सो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो डेटाबेस है बहुत अच्छी तरीके से करेंगे मैनेज, जिससे आपको ये इजी ही लगने वाला है, मुश्किल नहीं लगेगा। शुरुआत में सीखने में मुश्किल लगेगा, एक बार सीख गए देन उसके बाद चुटकियों का खेल है, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद स्पीड टू मार्केट, स्पीड, आपको मार्केट में बहुत जल्दी जाना है और फुल कंट्रोल आपका मेन प्रायोरिटी नहीं है, आपको स्पीड से जाना है मार्केट में, तो ये आपके लिए सुपर बेस और फायर बेस। अब कब आपको कस्टम बैकएंड यूज करना है, जो हम लोग बनाने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स कस्टम लॉजिक के लिए। अगर आप AI/ML पे काम करते हो, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसके प्रोसेसिंग पे काम करते हो, तो आपको बैकएंड चाहिए। मल्टी टेनेंट पे आपको काम करना है या फिर वाइट लेबलिंग पे काम करना है, ठीक है। वाइट लेबल यानी कि आपका ही API एंड पॉइंट रहे, अगर आप किसी से शेयर कर रहे हो तो ऐसा ना रहे कि superbase.com/xyz, ऐसा ना हो। तो एंड पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। एंड पॉइंट जो टर्म्स में बीच बीच में यूज कर दे रहा हूँ ना, आपको क्लैरिटी अगर नहीं मिल रही है तो वीडियो के मिड तक भी ऐसा हो सकता है कि आपको क्लैरिटी ना मिले, आपको दिक्कत आए, आपको डाउट आए, परेशानी हो समझने में, आप बोलो यार ये वीडियो टफ होते जा रही है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने पहले कंज्यूम की है, लेकिन यही चीज़ आपको बेहतर इंसान बनने में हेल्प करेगा, ठीक है। जो एक्चुअली में चीज़ें समझ सके, जो एक्चुअली में ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड कर पाए जो स्केलेबल हो, जो प्रोडक्शन रेडी हो। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखो, ये बहुत गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है अगर आप एक वाइट कोडर हो। और अगर कोई टेक्निकल पर्सन हो तो AI को यूज़ करके आप कैसे बैकएंड बना सकते हो, तब तो आपके लिए और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो। अब इसके बाद आप वाइट लेबलिंग कर सकते हो। ईच क्लाइंट जो रहेगा उसका सेपरेट डेटा रहेगा। कस्टम बैकग्राउंड जॉब्स, आप कस्टम बैकग्राउंड जॉब्स रन कर सकते हो, यानी कि पैरेलली बहुत सारी चीज़ें रन होती है। तो यहाँ पे सुपर बेस है, फायर बेस है, तो इस पे उतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हो, आपके पास कंट्रोल नहीं रहता। यहाँ पे आप बैकग्राउंड में जितने भी ज़्यादा आपको पैरेलली चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है आप कर सकते हो। आप क्यूज क्रिएट कर सकते हो कि 1 by 1 रन हो। और इसके बाद क्रॉन टास्क होता है, यानी कि स्पेसिफिक टाइम पे। अब मान लो अब सामने वाले को एक लीड रिसीव हो रहा है,
ठीक है, सामने वाले कोई लीड रिसीव हुआ, किसी ने कनेक्ट कर रखा है कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हमारे बैकएंड से, और वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है हमारी। अब उसको पुश नोटिफिकेशन चाहिए कि जब भी एक नया लीड रिसीव हो रहा हो उसको एक वेब नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वो नोटिफिकेशन हम कैसे दे सकते हैं? वो क्रॉन जॉब्स के थ्रू दे सकते हैं। तो वो क्रॉन टास्क आ जाता है। क्रॉन टास्क बेसिकली टाइम शेड्यूलिंग होती है और कुछ नहीं। देन उसके बाद प्राइसिंग क्लिफ, जैसे सुपर बेस या फायर बेस है, वो एक्सपेंसिव होता चलने जाता है जैसे जैसे आप यूज करते हो। लेकिन अगर आप खुद का कस्टम बैकएंड करते हो तो आप प्राइसिंग को कंट्रोल कर सकते हो। यू नीड फुल कंट्रोल ओवर योर डेटा एंड सर्वर। आपको अपने डेटा और सर्वर पे फुल कंट्रोल चाहिए तो आप खुद का कस्टम बैकएंड बनाओगे। और प्लस उसके बाद अगर सिक्योरिटी आपका कंसर्न है तो सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पे रो लेवल सिक्योरिटी मिलती है। एक आरएलएस है, एक आरएलएस पॉलिसी यहाँ पे यूज होता है ज़्यादातर। एक टर्म शायद आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, आरएलएस पॉलिसी जो कि होता है रो लेवल सिक्योरिटी, जो यहाँ पे चीजें मेंटेन करती है। लेकिन ये उतना भी ज़्यादा सिक्योर नहीं। जब एआई बातचीत करता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रिवील हो जाती है, तो वो काफ़ी नहीं है रो लेवल सिक्योरिटी। इसलिए अपने को बैकएंड बनाना पड़ता है जिसमें सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल पे रहती है और कोई भी चीज़ सामने वाले को दिखता नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसलिए हम लोग वर्क करेंगे कस्टम बैकएंड पे ही। ठीक है, स्टार्ट विथ मैनेज्ड। आप अपना स्टार्टिंग कर सकते हो मैनेज से। हिट वन ऑफ दिस 3 बॉल्स, जैसे कस्टम लॉजिक, मल्टी टेनेंट या फिर प्राइसिंग पे क्लिफ आया, देन आप स्विच कर सकते हो अपना बैकएंड। लेकिन तब भी मैं बोलूंगा सुपर बेस और फायर बेस हमेशा अपना एक बैकएंड बनाओ और उसके अंदर ही, जैसे मोंगो डीबी हम लोग यूज करेंगे उसके जगह आप सुपर बेस या फायर बेस यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मत करो कि आप डायरेक्टली यूज करो। आई विल नॉट रिकमेंड यू। और इवन कोई भी जो अच्छा टेक का बंदा होगा वो भी कभी आपको रेकमेंड नहीं करेगा इनको डायरेक्ट यूज करने का। ठीक है, सो ये चीज है। अब देखो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहता हूं कि बैकएंड कैसा दिखता है। अब मैंने आपको ये दिखाया कि भाई कि ये चीजें होती है कि एपीआई यहाँ पे होता है। अब देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप नोटिस करना app.eraser.io है। ठीक है, ये अपना फ्रंट एंड का यूआरएल है। ठीक है, ये अपना पूरा कहलाएगा यूआरएल जो कि है डोमेन app.eraser.io। मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट जाऊंगा। इंस्पेक्ट में जाने के बाद जो डेवलपर टूल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा जो आपको लगेगा यार मैं एकदम कहाँ आ गया हूँ। लेकिन इसी डैशबोर्ड में आपको जाना है यहाँ पे नेटवर्क पे। आप नेटवर्क पे क्लिक करोगे। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं जो भी एक्शन करूंगा यहाँ नेटवर्क में आपको दिखेगा कि आप क्या चीजें परफॉर्म कर रहे हो। जैसे मैं इस प्लस क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूं तो देखो क्रिएट होगा तो बहुत सारे नेटवर्क में कॉल्स लग रहे हैं। अब यहां पे मैं सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करता हूं। ऊपर वाले में क्लिक करने के बाद यहां पे पता चल रहा है कि https app.eraser.io रिपोर्ट AMPD, तो ये चीज इसको कॉल कर रहा है। तो ये फ्रंट एंड का यूआरएल, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो ये अपना अभी बैकएंड नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बैकएंड हम लोग देखते हैं तो ये शायद यूज कर रहा है फायर स्टोर गूगल APIs.com। तो ये फायर बेस का शायद यूज कर रहा होगा। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट यूआरएल आपको दिख रहा है, ये बैकएंड की तरह हो सकता है या फिर ये क्या चीज़ें मंगवा रहा है वो अपने को देखना पड़ेगा। बट आई गेस ये फायर बेस यूज़ कर रहा है। अब देखो फायर स्टोर वगैरह आप यूज़ करते हो, सो वो आपके ऊपर है कि आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बाकी यहाँ पे API IAM.intercom है, यहाँ पे भी एक API का यूज़ हो रहा है। अब ये इनका है बैकएंड वो नहीं है, वो देखने वाली बात है। लेकिन फायर स्टोर तो बहुत सारे दिख रहे हैं, फायर स्टोर की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आई है। ठीक है, बाकी तो हमारा खुद का कस्टम रहेगा, लेकिन कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है, आप ये समझ जाओ। और इवन यहाँ पे एक एक्सटेंशन भी है मेरे पास, आप भी इंस्टॉल कर सकते हो, वप्पालाइजर। सो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और वप्पालाइजर ओपन करता हूँ। आई डोंट नो ये वाई ई-कॉमर्स दिखा रहा है, मे बी कुछ रॉन्ग होगा इसकी तरफ से। बाकी नेक्स्ट जेएस, ठीक है, इंटरकॉम लाइव चैट है यहाँ पे, नेक्स्ट जेएस का यूज़ हुआ है कोडिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपने को पता चल जाती है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू नो दी टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे डेटाबेस में आप देख सकते हो फायर बेस यूज़ हुआ है। सो डायरेक्टली ये फायर बेस ही यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। ये कोई बैकएंड अलग से बना के नहीं कर रहा, तो फायर बेस को ही ये बैकएंड की तरह यूज़ कर रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ से समझ आ गया डेटा। तो इस तरीके से आप देख के पता भी कर सकते हो कौन सा सर्विस क्या चीज़ यूज़ कर रहा है। सो गाइज, अब मैंने एक YouTube वीडियो भी ओपन किया है और YouTube का मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट शॉर्ट में कि मैंने एक वीडियो ओपन किया। तो यहाँ पे भी ये रिक्वेस्ट जो है ये gstatic.com इस पे ये मांग रहा है। तो इनका जो बैकएंड है ना वो कहीं ना कहीं इस URL पे होस्ट है। तो इनफैक्ट अगर मैं .com पे जाऊँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो ये इनका URL है जहाँ पे ये यूज़ करें gstatic। और यहाँ पे 404 दिखा रहा है क्योंकि मैं अलाउड नहीं हूँ। और इनका जो एंड पॉइंट है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं पूरा का पूरा। अगर मैं कॉपी करूँ तो यहाँ पे इनका जो है वो YouTube वीडियो स्टोर है।
तो एक तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और ये बिल्कुल ही एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि बैकएंड बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है, तो ये बैकएंड से ही मंगवा रहा है यूट्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेट रिक्वेस्ट है जो सारी चीज़ें परफॉर्म कर रही है। तो यूट्यूब के अंदर जो फ्रंट एंड है, यूट्यूब पे जो फ्रंट एंड है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो इस यूआरएल पे कॉल करेगा, उसको रिस्पॉन्स मिलेगा और फिर वो यूट्यूब वीडियो दिखा देगा, यहाँ पे यूट्यूब वीडियो प्ले होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी बैकएंड अपना बना हुआ है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे डोमेन चेंज हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं बैकएंड की। तो मेन फ्रंट एंड जो रहता है वो अलग डोमेन पे रहता है और जो बैकएंड रहता है वो अलग डोमेन में हम लोग होस्ट करते हैं। तो दोनों अलग अलग सर्वर पे रन होंगे। अब यहाँ पे सर्वर क्या है, अलग अलग रन होंगे, तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको आगे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा एंड होता है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि सर्वर क्या है, नोड जेएस क्या है और एक्सप्रेस क्या है। सो इसको ओपन करता हूं मैं और यहां पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्वर क्या है। सो अ सर्वर इज जस्ट अ कंप्यूटर दैट रन्स 24/7 एंड लिसन्स फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट। तो सर्वर कुछ नहीं है, बस एक कंप्यूटर है जो कि 24/7 रन होता है। जिसमें क्या रहता है, जैसे अभी मैं कोई कंप्यूटर रन कर रहा हूं तो उसमें एक माउस रहेगा, कीबोर्ड रहेगा, आपका मॉनिटर रहेगा, लेकिन जो सर्वर रहता है उसके पास कुछ भी नहीं रहता, उसके पास सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड, सीपीयू, मेमोरी, ये सारी चीज़ें ही रहती है। सो ये इतना सीमलेस रहता है सर्वर। इनफैक्ट मैं अगर यहाँ पे लिखूँ सर्वर रूम तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, बिना मॉनिटर के कुछ इस तरीके से सर्वर्स लगे रहते हैं। तो बेसिकली ये सीपीयू के डिब्बे हैं जो यहाँ पे रहते हैं। ओके, सो आते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद ये क्या करते हैं, लिसन करते हैं कि कोई भी रिक्वेस्ट कर दे, और ये सर्वर जो है ये इस तरीके से प्रोग्राम रहते हैं कि ये सामने वाला जो भी रिक्वेस्ट करे उसको रिस्पॉन्स दे पाए। अभी जो मेरा कंप्यूटर है वो इस तरीके से प्रोग्राम नहीं है कि वो रिक्वेस्ट का सामने वाला कोई भी रिक्वेस्ट करता है उसका रिस्पॉन्स दे पाए। लेकिन जब हम लोग बैक एंड बना लेते हैं तो मेरा जो कंप्यूटर है उससे कोई भी बात कर सकता है, कोई भी रिस्पॉन्स ले सकता है। ओके, नाउ योर लैपटॉप कैन बी अ सर्वर। ठीक है, हमारा लैपटॉप सर्वर बन सकता है। हाँ, हमारा लैपटॉप सर्वर बन सकता है और बैकएंड जो हम लोग बना रहे हैं वो सर्वर ही बना रहे हैं और हम लोग अपने लैपटॉप को सर्वर में कन्वर्ट करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो द डिफरेंस, अ प्रॉपर सर्वर नेवर स्लीप्स। एक जो प्रॉपर सर्वर होता है वो कभी भी स्लीप नहीं करता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने लैपटॉप के अंदर बैकएंड होस्ट नहीं करते, हम लोग एक अलग से सर्वर खरीदते हैं जो कि बेसिकली एक सीपीयू ही है, ठीक है, जिसको हम लोग परचेस कर लें। सो नेवर शट्स डाउन एंड इज रीचेबल फ्रॉम एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। सो हमेशा उसके पास सप्लाई रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, हमेशा वो ऑन रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। इंटरनेट हमेशा उसमें आता जाता रहता है, कभी भी डाउन नहीं होता, तो वो अपना मेन रहता है। फ्रॉम एनीवेयर इन दी वर्ल्ड वाया द इंटरनेट, तो इंटरनेट के थ्रू कहीं पे भी एक्सेसिबल रहता है, इंटरनेट में कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो उससे। नाउ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वॉट इज लोकल होस्ट एंड लाइव यूआरएल। तो लोकल होस्ट वाला एक कॉन्सेप्ट जरूर आएगा जब हम लोग इस बैकएंड को रन करेंगे। तब क्या होगा, ऑन योर कंप्यूटर ओनली यू कैन एक्सेस इट। जब हमारा जो एक्सेस रहता है ये यूआरएल रहता है लोकल होस्ट और :3000 अपना पोर्ट नंबर रहता है। ठीक है, तो लोकल होस्ट में जब हम लोग रन करते हैं तो ये जो चीज है ये हम लोग खुद अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं ये लिंक शेयर करके आपको लिंक कॉपी करके आपको शेयर कर दूं और आप इसको ओपन करो तो आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक लोकल होस्ट का यूआरएल जो कि मेरे में ही काम करेगा। सो वर्क्स ऑन योर मशीन इनविजिबल टू एनीवन एल्स, बाकी सबको इनविजिबल है। लेकिन लाइव यूआरएल क्या है, योर सर्वर डिप्लॉयड समवेयर। ठीक है, हमने क्या किया, अपने सर्वर को कहीं पे डिप्लॉय किया और उसका यूआरएल कुछ ऐसा रहता है https/api.yourapp.com, जो भी आपका डोमेन रहेगा वो आपका बन जाएगा। नाउ दी होल वर्ल्ड कैन रीच इट। अब यहाँ पे जो होल वर्ल्ड है वो इस पे रीच कर सकता है, तो अपने को लाइव यूआरएल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ये भी देखेंगे लोकल होस्ट में कैसे रन करना है और फाइनली कैसे इसको लाइव कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डिप्लॉय करना भी हम लोग सीखेंगे इसी पे ही। सो डिप्लॉइंग इक्वल्स टू मूविंग फ्रॉम लोकल होस्ट टू लाइव। तो डिप्लॉय करना मतलब ये है कि लोकल होस्ट से हम लोग लाइव पे जा रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, अपने जो सर्वर है उसको लाइव कर रहे हैं। बेसिक फंडा यही है। तो यहां तक समझ आ गया सर्वर क्या है, हमारा सर्वर यही है। ठीक है, Node.js, बाकी सर्वर के बारे में डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। Node.js क्या है? नाउ Node.js आप ये समझो कि हम लोग जो भी बना रहे, फ्रंट एंड बना रहे, बैक एंड बना रहे, उसमें कोडिंग हो रहा है। ठीक है, उसमें हो रही है क्या, कोडिंग। अब कोडिंग में क्या होता है, HTML आपका होता है, जैसे या फिर चलो मैं यही भी बता देता हूं। आप इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो एक घर है, उसके ब्रिक्स है, ठीक है, ईंटें लगे हुए। अब जो ब्रिक्स बन के, जो पिलर बन के घर खड़ा हुआ है वो क्या है, एक HTML है। CSS आपका एक कोडिंग लैंग्वेज है। अब वहां पे क्या होता है, जब आप उसमें पेंट करते हो, उसमें
पुट्टी करते हो। और वहां पे सारी चीजें सजाते हो, अंदर सोफा लगाते हो, पर्दे लगाते हो, तो वो क्या होता है, स्टाइलिंग होता है। तो स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं CSS, जो कि रहता है कास्केडेड स्टाइल शीट। HTML आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है, फुल फॉर्म में अगर मैं बात करूं। और आपका रहता है JS यानी कि जावास्क्रिप्ट, जो कि है लॉजिक। अब आपके जो घर है, घर में अगर आप लाइट ऑन ऑफ करते हो बटन को, तो वो ऑन ऑफ बस देखने के लिए ना हो, ऑन ऑफ हो, लाइट ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, बस वो देखने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं है लाइट, वो ऑन ऑफ करने का लॉजिक भी है। अब आपका फैन जो है वो किस स्पीड में चलेगा? 1 में चलाते हो तो 1 स्पीड में चलेगा, 2 में चलाते हो तो 2 में चलेगा, 3 में चलाते हो तो 3 में चलेगा। तो इस तरीके से मल्टीपल स्पीड आप कंट्रोल कर पा रहे हो, लाइट को ऑन ऑफ कर पा रहे हो। तो वो क्या है? लॉजिक है, और जावास्क्रिप्ट वही प्रोवाइड करता है। और सेम बैकएंड में भी हम लोग कोडिंग यूज करते हैं, इसको प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वो किस में करते हैं? जावास्क्रिप्ट में करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ एक प्रॉब्लम है कि जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड टू रन इनसाइड ब्राउजर्स, सिर्फ और सिर्फ वो ब्राउजर में ही रन होने के लिए बना है। लेकिन अगर हमें वो रन करना है एक्सटर्नली, जैसे मान लो यहां पे मैं इसको ओपन कर रहा हूं, अब यहां पे जो कोड है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये मेरे ब्राउजर में तो रन हो रहा है। ये क्या है? मेरा ब्राउजर है जहां पे ये पूरा का पूरा साइट रन हो रहा है। ये जो बना हुआ है यहाँ पे eraser.io, यहां पे मैं कोई भी चीज बनाना चाहता हूं, ड्रॉ करना चाहता हूं, तो ये सारी चीजें जो कोड एग्जीक्यूट है वो कैसे हो रही है? वो हो रही है ब्राउजर में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर बेस्ड है। लेकिन अपने को रन करना है इसे ब्राउजर में नहीं, अपने सर्वर पे, अपने कंप्यूटर पे, तो हमें जरूरत पड़ती है node.js की। सो node.js लेट्स जावास्क्रिप्ट रन ऑन अ सर्वर। तो node.js जो है वो जावास्क्रिप्ट को हमारे सर्वर में रन करने में हेल्प करता है, जो कि है आउटसाइड द ब्राउजर। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है। सेम लैंग्वेज डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो सेम लैंग्वेज है लेकिन एनवायरनमेंट डिफरेंट है, एक ब्राउजर में रन हो रहा है और एक सर्वर पे। दैट इज वाई डेवलपर्स लव इट, ठीक है, डेवलपर्स को इसलिए पसंद है क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट सीखे और ये सारी चीजें हो जा रही है, उनको अलग से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखना है। दे कैन यूज वन लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट फॉर बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड में हम लोग एक ही लैंग्वेज यूज करेंगे। सो वाई node.js वन, ठीक है, node.js ही क्यों यूज करना है? इट हैंडल्स मेनी साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट एफिशिएंटली। साइमल्टेनियसली मतलब मल्टीपल आपके आता है तो पैरेलली आप हैंडल कर सकते हो 1 by 1, तो काफी एफिशिएंटली हैंडल कर लेता है। इसका ह्यूज इकोसिस्टम है ऑफ पैकेजेस, जैसे npm जो बोलते हैं हम लोग, वो ह्यूज पैकेज प्रोवाइड करता है। ओवर 2 मिलियन पैकेजेस है, npm पैकेजेस आपको मिल जाते हैं। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे npm पैकेजेस, तो ये साइट है जहां पे आपको 2 मिलियन से ज्यादा पैकेजेस मिल जाते हैं, जहां पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो बहुत कुछ हो सकता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। सो योर AI knows node.js better than almost any other backend language। तो आपका जो AI है वो एक्चुअली में node.js को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, ठीक है, तो वो इस पे अच्छी तरीके से काम कर पाता है। अब नाउ व्हाट इज एक्सप्रेस, ठीक है, ये हमने समझ लिया node.js क्या है। एक्सप्रेस बेसिकली क्या है? Node.js कैन हैंडल रिक्वेस्ट ऑन इट्स ओन, सारी चीजें वो हैंडल कर सकता है खुद से, बट द कोड गेट्स कॉम्प्लेक्स एंड रेपिटेटिव फास्ट। जो आपका कोड है वो रेपिटेटिव बन जाता है और बहुत फास्ट, रेपिटेटिव जो है वो फास्ट तरीके से बन जाता है। मतलब समझो, मैं गलत बोल दिया वर्ड। जो आप जैसे जैसे इसको बैकएंड को डेवलप करते हो तो बहुत जल्दी आपका रेपिटेटिव हो जाता है, और रेपिटेटिव हो जाता है तो जल्दी से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता कॉम्प्लेक्सिटी में जाने में, आप बहुत जल्दी ही कॉम्प्लेक्स साइड बना देते हो जिसमें आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और वहीं पे रोल आ जाता है एक्सप्रेस का, ठीक है। टंग स्लिप कर रहा है, आई गेस मुझे पानी पीना पड़ेगा जो बहुत 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 दूर पड़ा है। ठीक है, कोशिश करता हूँ ऐसे पढ़ाने का, अदरवाइज काफ़ी लंबी हो जा रही है वीडियो ऐसे ही। सो नाउ क्या है? एक्सप्रेस इज अ मिनिमम फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेज एवरीथिंग नीटली। एक्सप्रेस क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देता है नीटली, और ये आपके बिहाफ पे मैनेज करता है। सो इसलिए हम लोग यूज करते हैं एक्सप्रेस का। इट लेट्स यू डिफाइन राउट्स, हैंडल मिडिलवेयर एंड स्ट्रक्चर योर बैकएंड इन अ रीडेबल वे। तो राउट्स क्या है? राउट्स बेसिकली स्लैश आपका API जो भी है, स्लैश गेट यूजर, स्लैश इनवॉइस जनरेट, स्लैश गेट इनवॉइस, इस तरीके से मल्टीपल हम लोग एंड पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो वो अपने राउट्स हो जाते हैं। मिडिल वेयर में आपको जैसे जेसन में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको कोई चीज़
कन्वर्ट करने के बाद और भी चीज़ें रहती है, जैसे कुकी आपको क्रिएट करना है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए ना मिडिल वेयर होते हैं, तो ये भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, टर्म मैंने लिख दिया है। एंड स्ट्रक्चर योर बैकएंड इन अ रीडेबल वे, थिंक ऑफ Node.js एज द इंजन एंड एक्सप्रेस एज द स्टीयरिंग व्हील। तो Node.js क्या है, एक इंजन है आपका, लेकिन एक्सप्रेस क्या है, वो एक आपका क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग व्हील है। बेसिकली स्टीयरिंग है जिससे आप लेफ्ट राइट कर पाते हो, लेकिन जो चलाता है एक्चुअली में वो इंजन है Node.js। तो एक्सप्रेस जस्ट एक व्हील है आपके कार का। सो नाउ अगर कोड के बेसिस में अब मैं आपको दिखाऊं, जस्ट रीड करने के लिए, इससे डरना मत। अगर आपको अपना सर्वर बनाना है और लाइव करना है, बस आपको इतना ही कोड लिखना है। आप एक्सप्रेस को एक कंटेनर में स्टोर करोगे और फिर उसके बाद ऐप को एक्सप्रेस एक ऐप बनाओगे, एक्सप्रेस को कॉल करोगे, देन उसके बाद ऐप डॉट गेट करके आपका नॉर्मल आप मेथड यूज़ करोगे, देन उसके बाद आप स्लैश हेलो लिखोगे, तो स्लैश हेलो में करने से आपको मैसेज मिलेगा हेलो वर्ल्ड, और हमारा एपीआई बन जाता है। और लिसन हम लोग करते हैं पोर्ट नंबर 3000 में। अब यहाँ पे आपको डाउट आएगा, भाई पोर्ट नंबर क्या है, ये चीज़ें कैसे काम कर रही है, एंड पॉइंट क्या है, ये मैसेज क्या आ रहा है, ये RES क्या है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इससे डरने की बात नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल कोड है जिससे आपका सर्वर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपका ये जो चीज़ है वो सारी चीज़ें AI एग्जीक्यूट करेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं पोर्ट्स क्या है। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना ये पोर्ट लिसन 3000, तो ये क्या कहलाता है, पोर्ट कहलाता है। सो पोर्ट्स में क्या होता है, व्हाट इज पोर्ट, योर कंप्यूटर रन्स मेनी सर्विसेज एट वंस। आपका जो कंप्यूटर है एक बार में बहुत सारे सर्विसेज रन करता है। जैसे यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउजर रन हो रहा है, अब यहाँ पे मल्टीपल टैब्स है, तो इतने सारे टैब्स रन कर रहा है। अब यहाँ पे मेरा मोंगो है, तो मोंगो डीबी जो कंपास है वो रन कर रहा है। अब यहाँ पे मेरा AI है, तो मल्टीपल चीज़ें जो यहाँ पे रन हो रही है, सो आपको ये समझना है। तो इतनी सारी चीज़ें जो रन हो रही है, वो चीज़ क्या हो रहा है, अलग अलग पोर्ट्स में रन हो रहा है। सो ईमेल हो गया, ब्राउजर हो गया, योर बैकएंड हो गया। पोर्ट्स आर लाइक अपार्टमेंट नंबर्स इन अ बिल्डिंग। तो आपका जो लैपटॉप है उसको आप सोचो कि एक बिल्डिंग की तरह है। ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसमें मल्टीपल जो है वो आपके अपार्टमेंट है। अब जो आपके मल्टीपल अपार्टमेंट है उसका नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका पोर्ट है। तो यहाँ पे मल्टीपल जो बिल्डिंग है, आपका मल्टीपल अपार्टमेंट है बिल्डिंग में, तो उसको आप पोर्ट्स की तरह मान सकते हो। सो योर बिल्डिंग इज IP एड्रेस। तो आपका जो बिल्डिंग है वो एक IP एड्रेस है। जैसे आपका बिल्डिंग कहीं पे है, ठीक है, मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में कहीं पे हमारा बिल्डिंग है, मान लो बिल्डिंग है हमारा रजौरी गार्डन में, या फिर मान लो है तिलक नगर में, या फिर मान लो है सुभाष नगर में, इस साइड है। तो इस साइड में जहां कहीं पे भी मैं जाना चाहूंगा तो एड्रेस मुझे डालना पड़ेगा। अब मान लो मुझे जाना है, लेट सपोज राजीव चौक। ठीक है, राजीव चौक का एक अलग एड्रेस रहेगा जो कि हमारा CP है, कन्नॉट प्लेस। अब वहां पे मुझे जाना है तो उसका एड्रेस अलग रहेगा। तो आपको ये मानना पड़ेगा हर एक बिल्डिंग का एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। IP के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन ये बेसिकली एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, हर एक मशीन का एक IP रहता है। ठीक है, सो IP एड्रेस इज वन लोकेशन, जो कि IP एड्रेस चेंज भी होता है, मतलब जिस वाईफाई से आप कनेक्ट हो रहे हो। मैक एड्रेस आई गेस सेम रहता है, बट IP एड्रेस चेंज होता रहता है, सो वो आपको ध्यान रखने वाली बात है। सो IP एड्रेस एक एड्रेस रहेगा। बट अपार्टमेंट 3000, योर Node.js ऐप, वो क्या है, एक अपार्टमेंट है। ठीक है, अपार्टमेंट 5432 इक्वल्स टू योर डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बता रहा है कि डेटाबेस आपका एक अलग पोर्ट में रन हो रहा है, आपका जो Node.js है अलग पोर्ट में रन हो रहा है, जो कि बेसिकली एक अपार्टमेंट का नंबर है। सो अपार्टमेंट 80 इक्वल्स टू वेबसाइट ओवर HTTP। तो अपार्टमेंट 80 जो है वो HTTP के लिए है, अपार्टमेंट जो 443 के लिए वो HTTPS के लिए। तो अपना नेटवर्क सिक्योर करने के लिए एक 443 रहता है, उसके अंदर रैपर हम लोग बना के इस चीज़ को स्टोर करते हैं, जो कि आपका जो सर्वर है वो हैंडल कर लेगा, और जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे वो हैंडल कर लेते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि HTTPS से सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा, वो हम लोग आगे बात करेंगे। व्हेन यू सी लोकल होस्ट 3000, इसका मतलब क्या है, आपका जो सिस्टम है लोकल होस्ट, यानी कि आपका जो बिल्डिंग है उसके आप 3000 नंबर अपार्टमेंट पे हो। ठीक है, यू आर नॉकिंग ऑन अपार्टमेंट 3000, बस आप इतना समझ के चलो पोर्ट होते हैं। अब टोटल पोर्ट्स क्या होते हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे शायद मैंने सर्च किया था, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, टोटल पोर्ट्स ऑन कंप्यूटर। ठीक है, मैं ये लिखता हूँ। सो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल आ रहा है, कंप्यूटर बैकएंड अगर मैं लिखूँ तो शायद थ्रो कर देगा। सो आप देख सकते हो योर कंप्यूटर हैज टोटल 65,000 लॉजिकल नेटवर्क पोर्ट्स। 65,000 से ज़्यादा आपको लॉजिकल पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें से जो वेल नोन पोर्ट्स है वो 0 to 1023 रहते हैं, जो कि रिजर्व रहते हैं इंटरनल सर्विसेज के लिए। वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता, आप यूज़ नहीं करते हो तो वो
आपका इंटरनल सर्विसेज के लिए। और रजिस्टर्ड जो पोर्ट है वो 1024 से लेके 49151 तक है, जो कि स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, डेटाबेस, ये सारी चीज़ें रन हो जाती है। जो भी आप कोड लोकली रन करते हो वो सारी चीज़ें और एप्लीकेशन जो है वो इस रजिस्टर्ड पोर्ट में रैंडमली रन होती है, कभी भी पोर्ट आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डायनेमिक या प्राइवेट पोर्ट्स जो रहते हैं वो ये रहते हैं, जो कि डायनेमिक रहते हैं और प्राइवेट रहते हैं, जो कि टेम्पररी असाइन होता है क्लाइंट कनेक्शंस में, बीच में ट्रैफिक आ रहा है तो इतने सारे पोर्ट्स होते हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि जब भी हम लोग पोर्ट की बात करें तो हम लोग किसी एक पोर्ट को किसी एक बिल्डिंग के किसी एक अपार्टमेंट को हम लोग असाइन कर रहे हैं कि हाँ आप इस अपार्टमेंट में चले जाओ। तो याद रखना पोर्ट बहुत यूज होने वाला है हमारा आगे। अब इसके बाद आ जाते हैं एरर हैंडलिंग में। तो यहाँ पे एक एरर हैंडलिंग भी एक टॉपिक है हमारा, जो हम लोग यहाँ पे एरर हैंडल करना भी ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, व्हेन व्हाट एआई ऑलमोस्ट ऑलवेज स्किप्स इज AI generated backends almost never include proper error handling. When something goes wrong, a database query fails, a user sends bad data, the server crashes silently or sends a confusing response. जो आपका backend है ना वो बहुत अजीब सा response देता है जिससे सामने वाले को समझ नहीं आता। अगर मैं endpoint API जो है हम लोग अच्छी तरीके से बैकएंड नहीं बनाते हैं और फ्रंट एंड में हम लोग हैंडल करना चाहते हैं, क्योंकि आप ये मान लो कि ये फ्रंट एंड है और फ्रंट एंड में हम लोग हैंडल करना चाहते हैं और मान लो कभी कुछ फेल हो गया, जैसे मैं ये स्क्वायर क्रिएट कर रहा हूं और ये स्क्वायर क्रिएट नहीं हुआ, मुझे एरर आ रहा है, तो पता होना चाहिए कि एरर क्यों आ रहा है, तो वो एरर को हैंडल करना जरूरी है। अगर हम लोग एरर को हैंडल नहीं करेंगे तो कभी हमें पता चलेगा ही नहीं कि भाई क्या दिक्कत आया। सो प्रोडक्शन बैकएंड्स मस्ट हैंडल एवरी एरर ग्रेसफुली। सो प्रोडक्शन जो बैकएंड्स है उनको हर एक एरर को हैंडल करना पड़ता है कि ये एरर हुआ तो क्यों हुआ। जैसे कि आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो और अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। क्यों क्रिएट नहीं हुआ? क्योंकि आप 10 डिजिट्स का पासवर्ड डाल रहे हो, आपको 12 डिजिट्स का डालना था पासवर्ड। तो इस तरीके से आप हैंडल कर पाते हो इन चीज़ों को। आगे बात करेंगे कैसे हैंडल करना है सारी चीज़ों के ऊपर। जब हम लोग बैकएंड बताएंगे ना, हम लोग सारी चीज़ें चेक करते जाएंगे एरर हैंडलिंग के ऊपर। तो ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। रिस्पॉन्स स्टेटस 500 इस तरीके से हुआ। बस यही है हमारा एरर हैंडलिंग। आगे चीज़ें जब प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको आइडिया मिल जाएगा। सो बस ये हमारा था सर्वर और नोड जेएस का। अब हम लोग बात करते हैं एपीआईज, एंड पॉइंट्स एंड वेबहुक्स के बारे में। सो इसको ओपन करते हैं और नाउ एन एपीआई इज नॉट अ टूल। आपको ये याद रखना है, एपीआई कोई टूल नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू सिस्टम्स। दो सिस्टम्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। और याद रखना ऐसा नहीं कि बहुत एकदम कॉन्ट्रैक्ट है ही है, ठीक है, समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो उसके हिसाब से लेना। सो दी मेन्यू एनालॉजी इसमें क्या है, एन एपीआई इज लाइक अ रेस्टोरेंट मेन्यू, ठीक है। इट टेल्स यू व्हाट यू कैन ऑर्डर, ठीक है। एपीआई आपको बताता है आप क्या ऑर्डर कर सकते हो, हाउ टू ऑर्डर इट, कैसे आपको ऑर्डर करना है, एंड व्हाट फॉर्मेट यू विल रिसीव इट इन। मतलब मुझे करना है लेट्स सपोज पनीर टिक्का बर्गर, ठीक है। पनीर बर्गर कौन सा होता है यार? आलू टिक्का बर्गर, ठीक है। आलू टिक्की बर्गर मुझे ऑर्डर करना है। आलू टिक्की बर्गर मुझे ऑर्डर करना है, तो मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेन्यू में, अच्छा आलू टिक्की बर्गर ऐसा दिखेगा, चलो आलू टिक्की बर्गर कर दो। मुझे पता है कुछ ऐसा दिखेगा और वैसा आ गया, ठीक है, रिस्पॉन्स। ठीक उस तरीके से आप मान के चलो। सो दी किचन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, किचन क्या एक सर्वर है, डिसाइड्स हाउ इट्स मेड। यू दी क्लाइंट यू जस्ट फॉलो दी मेन्यू फॉर्मेट। आप मेन्यू के फॉर्मेट को फॉलो करते हो और यू कांट आस्क फॉर समथिंग नॉट ऑन दी मेन्यू। जो मेन्यू में नहीं है उसको आस्क नहीं कर सकते हो। जैसे इनवॉइस क्रिएट करने का है, इनवॉइस डिलीट करने का है, लेकिन इनवॉइस को अपडेट करने का एपीआई का एंड पॉइंट हमने नहीं बनाया है बैकएंड से, तो फ्रंट एंड जितना भी चाहे अपडेट करने का वो अपडेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो एपीआई। अब एपीआई में क्या आपका एचटीटीपी मेथड होता है, एंड पॉइंट्स क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं एक बार। अब जब भी हम लोग एपीआई यूज करते हैं, मैंने आपको यूआरएल दिखा दिया था, बेसिक एक यूआरएल होता है। अब इसमें क्या होता है, एचटीटीपी मेथड्स होते हैं। एचटीटीपी मेथड्स में आपका गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट, पैच और डिलीट होता है। तो हमने क्रड देखा था। क्रड मतलब क्या था, क्रिएट, रीड। क्रड में क्रिएट था, रीड था, फिर उसके बाद अपडेट था और देन डिलीट था, यही था। गेट में क्या होता है, गेट में हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं समथिंग विदाउट चेंजिंग इट। जैसे इनवॉइस ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक हमारे पास एपीआई है जहां पे हम लोग बैकएंड से मान सकते हैं कि भाई आपके पास जो इनवॉइस है वो मुझे पूरा लिस्ट प्रोवाइड कर दो, तो वहां पे मुझे पूरा लिस्ट मिल जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिट्रीव समथिंग विदाउट चेंजिंग इट। गिव मी द लिस्ट ऑफ यूजर्स, शो मी ऑर्डर 1 2 3, सेफ
नेवर चेंजेस एनीथिंग, ठीक है, तो ये सेफ है, कोई भी चीज चेंज नहीं करता, तो यूजर को दिखाना दिखा सकते हो। नाउ क्रिएट न्यू डेटा, ये क्या करता है, सेंड डेटा टू क्रिएट समथिंग न्यू, जैसे रजिस्टर करना है न्यू यूजर को, क्रिएट करना है एक ऑर्डर, सबमिट करना है एक फॉर्म, सेंड करना है डेटा रिक्वेस्ट बॉडी में। रिक्वेस्ट बॉडी क्या है समझ आ जाएगा आगे। पुट पैच, ये किस लिए है, एग्जिस्टिंग डेटा के लिए, एग्जिस्टिंग डेटा एग्जिस्ट करता है। पुट क्या करता है, रिप्लेस कर देता है होल थिंग को, पूरा का पूरा रिप्लेस कर देगा। पैच क्या है, वो अपडेट करता है, पैच अपडेट करेगा हमेशा ओनली स्पेसिफिक फील्ड्स को। तो याद रखना, जो ये चीजें बता रहा हूं ना, ये थोड़ा माइंड में रखना, हम लोग ये टर्म्स यूज करने वाले हैं तो आपको दिक्कत ना हो आगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अपडेट दिस यूजर्स ईमेल, चेंज ऑर्डर स्टेटस टू शिप्ड, अब मुझे ऑर्डर का स्टेटस चेंज करना है शिप में। सॉरी कैमरा फेंक आ गया, ठीक कर लेते हैं। ये एक्चुअली ऐसा ट्राइपॉड है ना, ऐसा पैर पड़ गया, मैं ऐसा थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए किया। हाँ कोई ना। सो पुट क्या करता है, पूरा का पूरा रिप्लेस करता है। पैच क्या करता है, अपडेट करता है स्पेसिफिक चीज़ों को, ठीक है। जैसे ईमेल एड्रेस में से सिर्फ ईमेल एड्रेस आपको चेंज करना है, आपको अपना नेम चेंज करना है, ऑर्डर का स्टेटस चेंज करना है, पूरा का पूरा डेटा तो चेंज नहीं करोगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटस चेंज करोगे। तो उस केस में हम लोग पैच यूज़ करते हैं। देन उसके बाद डिलीट है, डिलीट हम लोग यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए डेटा को। डिलीट अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, जैसे कि रिमूव करना है यूज़र 42, कैंसिल करना है ऑर्डर 99, और परमानेंट रहता है नो अंडू अनलेस यू बिल्ड वन, ठीक है। अंडू का कोई प्रोसीजर नहीं है अंटिल आप बिल्ड करते हो, तो उसके लिए भी हम लोग अलग तरीके से स्टोर करते हैं, ठीक है। वहाँ पर स्टोरी होता है डिलीट के एक अलग मेमोरी में, ठीक है, वो आपको याद रखना है। देन उसके बाद स्टेटस कोड, वॉट एवरी नंबर मीन्स, वो हम लोग समझ लेते हैं। अब हर एक एपीआई रिक्वेस्ट के साथ जब भी आप एपीआई वगैरह हिट करते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है 200 ओके, 201 क्रिएटेड, 40 बैड रिक्वेस्ट। अब मान लो यहाँ पे मैं गया youtube.com और /example लिखा, और एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ठीक है। और आई गेस यार एग्जाम्पल करके किसी का यूट्यूब चैनल है, ओह, तो एग्जाम्पल हम लोग स्लैश कुछ भी रैंडम नंबर लिखते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर मैं ये लिखता हूँ एग्जाम्पल स्लैश, आई गेस मुझे स्लैश हटाना पड़ेगा, और अब एंटर करते हैं। अब देखो, अब ये 404 दिखा रहा है, ऊपर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखोगे 404 दिखा रहा है, पेज नॉट फाउंड। तो 404 का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड, और यहां पे आप देख सकते हो इसी तरीके से मल्टीपल स्टेटस कोड होते हैं। अभी जो स्टेटस कोड है ये कौन रिटर्न कर रहा है, ये बैकएंड रिटर्न कर रहा है कि ऐसा कोई डेटा, ऐसा कोई यूआरएल एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे पास, तो वो हमारा ये पता करता है। तो 200 मतलब कि आपका रिक्वेस्ट ओके है। 201 हम लोग कब करते हैं, जब भी कोई चीज क्रिएट हुआ है तो 201 रिस्पॉन्स करते हैं, ताकि फ्रंट एंड में हमें पता चले कि भाई ये चीज क्रिएट हो चुका है। 400 यानी कि बैड रिक्वेस्ट, यानी कि कुछ फॉल्ट है, कुछ गलत है, कि आपने जो रिक्वेस्ट किया ना उसमें कुछ तो दया गड़बड़ है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया। और 401 यानी कि अनऑथराइज्ड, आपने जो पूछ मांगा है मुझसे वो सही चीज मांगा है, लेकिन आप अनऑथराइज हो, ठीक है। आप बैंक में जाओगे, बोलोगे कि मुझे 1 करोड़ दे दो, बैंक बोलेगा हाँ 1 करोड़ हम लोग दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना आप ऑथराइज नहीं हो यार, आप ऑथराइज नहीं हो 1 करोड़ लेने के लिए। उसके लिए आपका यहाँ पे खाता होना चाहिए और आपके खाते में पैसे होने चाहिए, उसके लिए आप ऑथराइज हो नहीं। देन उसके बाद 403 आता है जो कि फॉरबिडन रहता है, यानी कि लॉग इन बट नो परमिशन। अब लॉग इन हो लेकिन परमिशन नहीं है तो ये फॉरबिडन है, ठीक है। 404 क्या, नॉट फाउंड जॉब, भी हमने जस्ट एक एग्जांपल देखा। बाकी स्टेटस कोड सारे आएंगे जब हम लोग क्रिएट डिलीट करेंगे, तो याद रखना स्टेटस कोड के ऊपर बहुत बातचीत होगी। और 500 मतलब क्या है, सर्वर क्रैश्ड, यानी कि बैकएंड जो है उसका फॉल्ट है, बैकएंड जो है वो क्रैश कर गया। तो ये 500 अगर आता है तो ये सर्वर क्रैश कर गया, तो सर्वर की तरफ से कुछ इशू है, तो आप ये मान सकते हो। तो ये आपका स्टेटस कोड है सारे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। सांस ले लो थोड़ी, क्योंकि भाई साहब आपने बहुत कुछ सीख लिया है यहां तक। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, वीडियो को पॉज करो, 2-3 मिनट कहीं से वॉक करके आओ, 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, लेकिन 5-10 मिनट में आ जाओ, वॉक करो, पानी पियो, फिर शांति से वापस बैठो। जो चीज़ मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे नोट्स के तौर पर आपको वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, उनको पढ़ो और वापस से इस वीडियो को देखना स्टार्ट करो, ठीक है। कर लिया, स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। एंड पॉइंट्स कुछ नहीं है, एंड पॉइंट्स का मतलब है एवरी एपीआई कॉल हैज एन एड्रेस। जब भी आप एपीआई कॉल करते हो उसका एक एड्रेस आता है। कॉल मतलब कि हम लोग उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ रिक्वेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, कॉल करके करेंगे ना। अरे भाई सुनो ये ला के देना, अरे छोटू ये ला के दे दो। एपीआई को भी हम लोग बोलेंगे कि अरे यूआरएल इधर आओ, मुझे ये चीज़ दो, तो वो आपको ला के देगा,
तो आपको बुलाना पड़ेगा उससे सबसे पहले, तो इसीलिए एंड पॉइंट रहता है। एवरी एपीआई कॉल हैज एन एड्रेस, द एंड पॉइंट, इट्स जस्ट अ यूआरएल विथ मीनिंग बेक्ड इनटू इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, हर एक एंड पॉइंट का एक मीनिंग रहता है जो कि बेक्ड रहता है उसके स्ट्रक्चर में। तो बैकएंड में हम लोग उसका मीनिंग डेवलप करते हैं कि ये जो यूआरएल है ये क्या करेगा एंड पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद फुल ब्रेकडाउन के ऊपर बात करें, जैसे http:// के बाद है api.yourapp.com और उसके बाद है /users/42 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क करके फॉर्मेट इक्वल्स टू जेसन है। अब इसमें क्या है, हमारा जो बेस यूआरएल है वो ये है, इसको हम लोग बोलेंगे बेस यूआरएल, इसलिए यहां पे मैंने लिखा है बेस यूआरएल। अब यहां पे राउट है /users, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउट, मतलब किस तरफ जाना है, तो /users ये हमारा राउट है। ओके, देन उसके बाद 42 ये क्या है, हमारा आईडी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई चीज के ऊपर काम कर रहे हैं जिस पे हम लोग सर्च कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आईडी के बेसिस पे काम कर रहे हैं। जो हमारा डेटाबेस में स्टोर है वो एक आईडी के तौर पे स्टोर है, तो हम लोग ये आईडी लेंगे। अब यूजर जो है उसका भी आईडी हो सकता है, क्योंकि ऐसे हम लोग डेटाबेस में किसी का भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे, हर एक यूजर का आईडी होगा। उसने लॉगिन या साइन अप किया, उसने अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाला, तो हमें पता चला अच्छा ये इस आईडी से है, तो उस आईडी को हमने फेच कर लिया और उसी आईडी को हम लोग आगे यूज कर रहे हैं, एक दूसरे एपीआई को कॉल कर रहे हैं जहां पे हम लोग आईडी पुट कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, बट मैं आपको सिंपल लॉजिक समझा रहा हूं, इतना आपको नहीं समझने की जरूरत है। सो आईडी यूज हो रहा है। अब क्वेरी पैराम, ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरामीटर्स के बेसिस पे क्वेरी कर रहे हैं, फॉर्मेट जैसे कि जेसन फॉर्मेट हो गया, या फिर मान लो हम लोग यूजर को गेट कर रहे हैं तो यूजर का ईमेल के बेसिस पे हम लोग क्वेरी कर रहे हैं कि या क्या ये यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, बहुत कुछ हो सकता है। क्वेरी पैरामीटर्स में हम लोग जानेंगे, जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक ही है एंड पॉइंट्स के बाद। सो अभी रियल एग्जांपल्स के ऊपर बात करें, जैसे हमें गेट करना है यूजर्स को गेट करना है, सो /users करेंगे जिससे ऑल यूजर्स हम लोग गेट कर सकते हैं। फिर हम लोग गेट में /users/42 ये जो हम लोग अगर करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो 42 नंबर आईडी वाला यूजर्स है वो हम लोग गेट कर पाएंगे। ऑल यूजर्स में देखो हर यूजर मिल गया, हर एक यूजर मिला, उसका आईडी मिला, बट मुझे चाहिए 42, तो मैंने 42 का यूज किया, तो मुझे 42 के बारे में सारे डिटेल्स मिल गए। अब मुझे पोस्ट करना है, यूजर्स में जाके मैं पोस्ट करूंगा, तो मैं क्रिएट न्यू यूजर कर लूंगा। तो पोस्ट क्या यहाँ पे मेथड है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था, HTTP मेथड जो हमने देखा था, उसमें पोस्ट गेट ये सारी चीजें थी ना, तो पोस्ट अपना ये है मेथड। अब पुट मतलब आपको पता है कि अपने को अपडेट करना है, तो अपडेट कर सकते हैं 42 को, डिलीट करना है तो हम लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस एंड पॉइंट से। तो इस तरीके से रियल एग्जांपल में ये जो एंड पॉइंट्स है ये बनते हैं और यहाँ पे मेथड यहाँ पे असाइन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मान सकते हो। अब इसके बाद पैरामीटर्स एंड बॉडी के ऊपर बात करते हैं। सो पैरामीटर्स एंड बॉडी पे जाते हैं। पैरामीटर्स एंड बॉडी में जो आपका पाथ और पैरामीटर है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर्स आपके ऐसे दिखते हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग पाथ पैरामीटर्स में हम लोग स्लैश करके आईडी लगा देते हैं, जिसमें हम लोग डेटाबेस में आईडी के बेसिस पे यूजर के डिटेल्स को गेट कर सकते हैं। क्वेरी में जैसे कि क्या सिटीज का दिल्ली है, तो हम लोग वो चीज़ सर्च कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में यूजर के बारे में क्या दिल्ली बेसिस पे है, तो क्वेरी पैरामीटर होता है, हमें कुछ क्वेश्चन करना रहता है तो उसके लिए रहता है। रिक्वेस्ट बॉडी, डेटा सेंड इनसाइड द रिक्वेस्ट, तो जो रिक्वेस्ट रहता है उसके इनसाइड में हम लोग डेटा सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो वो बॉडी के अंदर होता है, कैसे होता है, कैसे सारी चीजें होती है, आगे आपको समझ आ जाएगी यार, आगे पिक्चर आपको समझ आएगा जब आप आगे की चीजें देखोगे, अभी यहाँ पे आपको समझ नहीं आने वाला, ये पूरा थ्योरी है। अब इसके बाद आ जाता है वेबुक। वेबुक क्या है, वेबुक कुछ नहीं है यार, बेसिकली एपीआई ही है जिसको हम लोग बनाते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, कि कोई भी दूसरा एप्लीकेशन हमारे पास इंफॉर्मेशन भेज सकता है, तो वो हमारे लिए एक वेबुक होता है। एक वेबुक हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ बनाते हैं जिसमें कोई भी डेटा सेंड कर सकता है, जिसको अगेन हम नोटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर रेजर पे में पेमेंट आया तो हम लोग अपना एक पोस्ट रिक्वेस्ट बना देंगे जो रेजर पे में डाल देंगे। अगर कोई भी रिक्वेस्ट वहां से आ रहा है तो हम लोग उसको अपडेट कर देंगे अपने पास डेटाबेस में। तो इस तरीके से हम लोग वेबुक बना लेते हैं। सो वेबुक वर्सेस रेगुलर एपीआई, द की डिफरेंस, रेगुलर एपीआई कॉल क्या होता है, यू आस्क सर्वर रिस्पॉन्ड, आपने पूछा और सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया। यू इनिशिएट लाइक कॉलिंग समवन ऑन द फोन, आपने इनिशिएट किया लाइक आप फोन पे किसी को कॉल कर रहे हो। लेकिन क्या होता है वेबुक, वेबुक इज द एक्सटर्नल सर्विस कॉल, यू service calls you when something happens, you just listen like someone calling you to notify of an event। जैसे मैंने बोला ना, जैसे रेजर पे है या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वो आपको कॉल करते हैं कि हाँ भाई ये चीज दे दिया, मतलब वो इन्फॉर्मेशन हमें भेज देते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज करना है वो हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ पोस्ट रिक्वेस्ट ओनली। रेगुलर एपीआई जो है वही है, लेकिन वेबुक कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ सकते हो। तो N8N वगैरह हम लोग बहुत यूज किया आगे, तो आपको पता ही होगा कि N8N में कैसे ये चीजें वर्क करती है।
सो रेगुलर एपीआई क्या होता है, एवरी 5 मिनट में डिड रेजर पे रिसीव पेमेंट येट, मतलब अगर मैं एपीआई बनाया हूँ तो मैं बार बार रेजर पे के पास जाऊंगा कि भाई आया पेमेंट, तो बार बार चेक करूंगा तो सेंस नहीं बनता। तो हम लोग क्या करते हैं, वेबबुक बना देते हैं। सो यू डू नथिंग एंड वेट, पेमेंट हैपेंस, रेजर पे इंस्टेंटली कॉल्स योर यूआरएल हमारे यूआरएल को कॉल करता है और वो डेटा भेज देता है हमारे पास। तो बस इस तरीके से अपने को काम करना पड़ता है। सो इंस्टेंट रहता है, एफिशिएंट रहता है। एंड हाउ एनएटन वर्क्स, एनएटन में ऐसी चीज़ें काम करती है। और ये जो प्रोसेस है ये वेस्टफुल है, स्लो रिसोर्स और हैवी। तो मल्टीपल यूज केसेस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे क्या यूज करना है, कब यूज करना है। सो ठीक है, आई होप मैंने इनफ नॉलेज दे दिया इस पार्ट में भी। एपीआई एंड पॉइंट्स और वेबबुक्स हमने इसके ऊपर डिटेल में बात कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डेटाबेसेस प्लस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। अब नाउ डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस में ना आपके दो टाइप के डेटाबेस होते हैं। अपने को डेटाबेस में चीजें स्टोर करनी है। सो स्टोर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीक्वल में कर लो एसक्यूएल, और नो सीक्वल में कर लो यानी कि नो एसक्यूएल। सो नो सीक्वल क्या है, मोंगोडीबी है। सीक्वल जो आपका है पोस्टग्रिज सीक्वल और माई सीक्वल, आपको दोनों चीजें मिलती है। अब ये किस लिए, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या आता है, टेबल, रोज, कॉलम्स, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है। स्ट्रिक्ट स्कीमा रहता है, एवरी रो हैज सेम स्ट्रक्चर। ग्रेट किसके लिए, फाइनेंस के लिए, ई कॉमर्स के लिए और एनालिटिक्स के लिए जब आप यूज करते हो तो ये बहुत बढ़िया रहता है। एनालिटिक्स के लिए ये बना हुआ है स्पेसिफिकली जब आप लार्ज डेटा पे काम करते हो। रिलेशंस बिटवीन टेबल्स, ऑर्डर्स लिंक टू यूजर्स, तो रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहता है टेबल्स के बीच में। अगर मुझे दिखाना है तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये जो है ये डेटाबेस है जो कि बना हुआ है, सीक्वल बेस्ड डेटाबेस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है, यहाँ पे कॉलम है, रोज है, तो ये सीक्वल में बना है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग बात करें मोंगोडीबी की, तो मोंगोडीबी हमारा ये रहा, ठीक है, ये हमारा मोंगोडीबी है। सो यहाँ पे जो चीज़ें है ना वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में स्टोर है, जो कि टेबल फॉर्मेट में आपको नहीं दिखेगा। तो ये हमारा मोंगोडीबी ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे सीक्वल है और नो सीक्वल है, ठीक है आपका। सो नो सीक्वल में क्या रहता है, आपका फ्लेक्सिबल डेटा रहता है जो कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जेसन में स्टोर रहता है। जेसन क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में जो एपीआई है वो आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, जिसमें की वैल्यू पेयर्स में बातें होती है, ठीक है। सो ये वो लैंग्वेज है, ये एपीआई का लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर्स का लैंग्वेज है जो ज़्यादातर यूज होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बातचीत करने के लिए। सो नो स्ट्रिक्ट स्कीमा, ठीक है। ईच डॉक्यूमेंट कैन डिफर, ईच डॉक्यूमेंट डिफर हो सकता है, स्ट्रिक्ट स्कीमा नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। सो ग्रेट फॉर यूजर प्रोफाइल्स, कंटेंट, रियल टाइम एप्स रहता है, यूजर प्रोफाइल कंटेंट इसके लिए है। और स्केल्स हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली स्केल हो सकता है। हैंडल्स मैसिव डेटा को हैंडल कर सकता है। सो बेसिकली जो नो सीक्वल है और मोंगोडीबी है ये किसी भी चीज के लिए बना है, मतलब आप कोई भी चीज कर सकते हो। एनालिटिक्स करना है आपको चीजें स्टोर करनी है, रिट्रीव करनी है, तो कुछ भी, हर एक चीज पॉसिबल है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, तो आप यहां पे कर सकते हो। अब इसके बाद सिंपल रूल आप ये समझो, डेटा विथ लॉट्स ऑफ रिलेशनशिप्स, जैसे कि ऑर्डर्स है, यूजर्स है, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, बहुत सारे रिलेशनशिप आपस में मौजूद है, तो आपको सीक्वल चुनना चाहिए। डेटा डेट्स फ्लेक्सिबल एंड डॉक्यूमेंट लाइक यूजर प्रोफाइल, पोस्ट, लॉग्स, उसके लिए आपको मोंगोडीबी सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन क्या मोंगोडीबी में ये सारी चीजें नहीं होती, हो जाती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है बट इट्स पॉसिबल। सो सीक्वल में क्या ये चीजें नहीं होती, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सारी चीजें हो जाती है। लेकिन जब हम लोग स्पेसिफिक यूज केस के ऊपर जाए तो हर एक का अलग यूज केस है, बट मोंगोडीबी सारी चीजें हैंडल कर लेता है। सो मोंगोडीबी व्हेन इन डाउट, मोंगोडीबी विथ node.js इज द फास्टेस्ट टू बिल्ड विद एआई। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मोंगोडीबी को सेलेक्ट करो विद द हेल्प ऑफ एआई, अगर आप बिल्ड करना चाहते हो। सो मोंगोडीबी पे आते हैं, अभी हमने इसका डिफरेंस समझ लिया। सो नाउ व्हाट इज मोंगोडीबी। मोंगोडीबी थिंकिंग इन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स में थिंक करता है इंस्टेड ऑफ रोज इन अ टेबल। मोंगोडीबी स्टोर्स डॉक्यूमेंट्स विच आर जस्ट जेसन ऑब्जेक्ट्स। आप देखोगे ये जस्ट जेसन है, ठीक है, आईडी, ईमेल, ये सारी चीजें जेसन के फॉर्मेट में स्टोर है एक ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट के अंदर। सो डॉक्यूमेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू कलेक्शंस, जो डॉक्यूमेंट है वो कलेक्शंस के फॉर्मेट में स्टोर रहता है। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ये जो साइड में यूजर्स है, ये इवेंट्स है, ये सारे क्या है, ये कलेक्शंस है, ठीक है, ये कलेक्शंस की तरह यहाँ पे स्टोर्ड है। सो लाइक टेबल्स, जैसे टेबल्स होते हैं ना, वैसे यहाँ पे कलेक्शंस रहते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। ईच डॉक्यूमेंट कैन हैव डिफरेंट फील्ड्स, नो रिजिड कॉलम्स। ईच जो डॉक्यूमेंट रहता है वो डिफरेंट फील्ड्स रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी रिजिड कॉलम नहीं है कि ये कॉलम होना चाहिए। सो ये डिफरेंट हो सकता है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। ओके, सो मोंगोडीबी का कुछ ऐसा दिखता है, ये आपका है
जेसन जिसमें आईडी, नेम, ईमेल, प्रीमियम, टैग्स, क्रिएटेड ऐड ऐसा रहता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना क्रिएटेड ऐड, ये सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा आपका जेसन है। अगर मैं एडिट बटन पे जाऊँ तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। तो ये स्ट्रिंग, डेट, ये सारी चीज़ें आपका डेटा टाइप्स आपको समझ आ जाता है। तो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। सो ये सारी चीज़ें जहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि डेटा टाइप्स वगैरह क्या है, सारी चीज़ें बस आप इतना समझ के चलो। और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे अगर जाएं हम लोग, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी। सो नेवर हार्ड कोड सीक्रेट्स इन कोड। जैसे कि इफ यू राइट योर मोंगोडीबी पासवर्ड, मोंगोडीबी का ना पासवर्ड होता है, रेजर पे का एपीआई की होता है, हम लोग कभी भी उसको कोड में डायरेक्टली पुट नहीं करते। कोड में डायरेक्टली पुट करोगे तो हो सकता है आपका कोड लीक हो गया, या फिर जहां पे आप स्टोर कर रहे हो वहां से चीजें चले गई, तो बहुत ना वल्नरेबल रहता है। तो कभी भी हम लोग डायरेक्ट अपने कोड में हार्ड कोड नहीं करते, इसको हमेशा हम लोग डायनेमिक रखते हैं और ईएनवी का एक फाइल बनाते हैं जहां पे ये चीजें स्टोर रहती है। सो एंड पुश टू गिटहब, ठीक है, डायरेक्टली इन योर कोड। और जब हम लोग गिटहब पे पुश करते हैं, गिटहब अगर आपको नहीं पता तो हम लोग इसको क्लाउड में पुश करते हैं ताकि हम लोग कहीं पे अपना कोड स्टोर करके रखे, सेव कर पाए। और गिटहब से कनेक्ट करके हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं, क्योंकि वहां से इजीनेस होती है, रेदर देन हम लोग अपने कंप्यूटर से फाइल अपलोड करें किसी सर्वर के अंदर। तो हम लोग वो नहीं करते, हम लोग यहाँ से मैनेज करते हैं गिटहब के थ्रू। तो ये भी हम लोग देखेंगे गिटहब कैसे करना है। सो एनीवन कैन सी इट, ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं तो कोई भी देख सकता है गिटहब पे। और इनफैक्ट क्या होता है, बॉट्स स्कैन करते रहते हैं गिटहब में 24/7, जिससे आपका सीक्रेट एक्सपोज हो जाता है। तो इस कारण जो नए वाइब कोडिंग करके चीजें बनाना चाहते हैं, एआई से बनाई हुई चीज यूज करते हैं, वो एक्सपोज कर देते हैं सीक्रेट, जिसके कारण एपीआई की लीक हो जाता है और उससे उनको प्रॉब्लम होती है। सो दिस हैज कॉज्ड मैसिव डेटा ब्रीचेस एंड लैक्स एंड इनफैक्ट करोड्स ऑफ लॉसेस, ठीक है, जिसमें क्लाउड बिल्स जो है वो पीपल के लाखों में आ जाते हैं, ठीक है। AWS कीज गॉट लीक्ड, ठीक है, AWS का की लीक हो जाता है तो आपको इतना इशू आ सकता है। सो कोई बात नहीं, AWS क्या है, बेसिकली सर्वर है, ठीक है, आपका अमेजॉन का ही, अमेजॉन वेब सर्विस ये है आपका। सो कभी भी हार्ड कोड नहीं करना है। कैसे करना है, ENV फाइल आगे हम लोग देखेंगे। .env फाइल क्या होता है, कैसे स्टोर करना है, ये हिडन फाइल रहता है। सो .env फाइल सीक्रेट्स लीव हियर नेवर इन कोड। सो मोंगोडीबी का जो आपका सीक्रेट है वो आपका यहाँ पे स्टोर रहेगा, ये स्ट्रिंग है। और रेजन पे का अगर आपका आईडी है तो ऐसे स्टोर रहेगा, JWT टोकन यहाँ पे स्टोर रहेगा, पोर्ट नंबर जो है वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग ENV फाइल के अंदर ये चीज़ें स्टोर करते हैं। तो एनवायरमेंट वेरिएबल के ऊपर अगर मैं कभी आगे बात करूँ तो समझ लेना एनवायरमेंट वेरिएबल ये है। सो एनवायरमेंट वेरिएबल दी रूल क्या है, डेट एड .env टू योर .git ignore, ठीक है। गिट इग्नोर में .env को ऐड करो, क्योंकि गिटहब पे इसको पुश नहीं करना है, एनवायरमेंट वेरिएबल को कहीं पे भी आपको अपलोड नहीं करना है। तो इसलिए गिट इग्नोर क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे प्रैक्टिकली, जब मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा। ऑल्दो अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन आगे जाके हम लोग और अच्छी तरीके से देखेंगे। सो दिस टेल्स गिट टू नेवर अपलोड इट। तो गिट को बताता है कि कभी अपलोड मत करना इन प्रोडक्शन, रेलवे, रेंडर, क्लाउड बिन। अगर आप ऐसे सर्वर यूज़ करते हो, जो ये बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर है जो आपका सर्वर प्रोवाइड करते हैं। सो यू सेट एनवायरमेंट वेरिएबल्स डायरेक्टली इन द डैशबोर्ड, नो फाइल नीडेड। सो आपने क्या किया, यू सेट एनवायरमेंट वेरिएबल डायरेक्टली इन द डैशबोर्ड, तो आपको फाइल नीडेड नहीं रहता है, लेकिन आपको ENV फाइल बनाना है हमेशा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये था हमारा एनवायरमेंट वेरिएबल। सो हमारा 5th सेक्शन यहाँ पे एंड होता है। अब इसके बाद मेन आ जाता है सिक्योरिटी, एरर हैंडलिंग, डिप्लॉयमेंट, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतना करने की अपने को ज़रूरत है नहीं, हम डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक सिक्योरिटी वाला पार्ट तो हम लोग कवर कर लेते हैं। चलो, सिक्योरिटी में क्या है, हमारे पास 6 कॉन्सेप्ट है। ये 6 कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, ऑथ एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है और ऑथराइजेशन है। अब ये क्या होता है, अब देखो कोई भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप किसी भी चीज को एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन होता है पहले। सबसे पहले कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो ये पूछता है हु आर यू, वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी, जैसे कि आपको लॉग इन करना है या फिर रजिस्टर करना है। प्रूविंग यू आर हु यू से यू आर, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो आप प्रूव करते हो कि मैं वही हूं जो आपके डेटाबेस में इस नाम से एग्जिस्ट करता है इस जगह में, और उसके पास इन इन चीजों का एक्सेस है। तो ये चीजें अब आप मुझे दे दोगे। मतलब अगर मैं अपने अकाउंट बना रहा हूं और वहां पे मैं कुछ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हूं, तो वो यूट्यूब चैनल के वीडियोस मुझे शो हो रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लिस्ट में दिख रहे हैं मुझे। तो वो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि आप उसको देखने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। सो ऑथेंटिकेशन यही है कि आप कौन हो। अब उसके बाद ऑथराइजेशन है, व्हाट कैन यू डू। आप
ऑथेंटिकेशन तो हो गया आपका कि यानी कि आप कौन हो, लेकिन आप ऑथराइज हो कि नहीं हो। क्योंकि YouTube पे भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि आप YouTube वीडियो अपलोड कर सकते हो, YouTube वीडियो नहीं अपलोड कर सकते हो, आप चैनल मोनिटाइज कर सकते हो, आप कितने देर की वीडियो अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आप मान लो कोई प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, अब वहां पे ऑथराइजेशन क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये है प्लेटफॉर्म, अब यहाँ पे ये है कि अगर मैं बैक जाऊं यहाँ पे इरेजर में, तो यहाँ पे बोल रहा है 3 फाइल मैं बना चुका हूं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो मैं क्या हूं, इनएलिजिबल हूं चौथा बनाने के लिए, तो मैं चौथा बना ही नहीं सकता हूं। लेकिन अगर बैकएंड में ये चीज मैंने हैंडल की नहीं अच्छे तरीके से, तो मैं चौथा भी क्रिएट कर लूंगा। मतलब मैं ऑथराइज ही नहीं कर रहा हूं, लोगों को ऐसी रैंडमली बनाने दे रहा हूं, तो वो नहीं हो रहा। तो ये कैसे कर रहा है, ये ऑथराइजेशन नहीं है, तो ये ऑथराइजेशन मैनेज कर रहा है। लेकिन अगर मैं इनका प्रो वर्जन ले लूं तो मैं ऑथराइज हो जाऊंगा। तो यानी कि ये यूजर के रोल्स को मैनेज करता है कि ये फ्री में है या फिर प्रो में है। तो इस तरीके से रोल हो जाता है। और इसी तरीके से आप अगर किसी को कोई ऐड करता है तो आप एडमिन में हो, आप नॉर्मल एम्प्लॉय लेवल पे हो, आपके पास बेसिक एक्सेस है, तो आप एक्सेस लेवल पे भी ऑथेंटिकेशन सेट कर सकते हो। आफ्टर यू आर आइडेंटिफाइड व्हाट यू आर अलाउड टू एक्सेस, एडमिन सीज एवरीथिंग, बेसिक यूजर सीज ओनली देयर ओन डेटा। ठीक है, एडमिन को सारी चीजें दिखती है और जो नॉर्मल यूजर है उसको सिर्फ अपना डेटा दिखता है। एडिटर कैन राइट बट नॉट डिलीट, एडिटर राइट कर सकता है पर डिलीट नहीं कर सकता। इस तरीके की जो एक्सेस है ये ऑथराइजेशन के थ्रू आपका मैनेज होता है। अब इसके बाद होटल एनालॉजी के ऊपर बात करें, सो ऑथेंटिकेशन क्या है, चेकिंग इन एट रिसेप्शन एंड गेटिंग अ की कार्ड। ठीक है, मतलब कि उन्होंने चेक किया कि हाँ भाई आप एक पर्सन हो जिसके नाम से बुकिंग है और आपको की कार्ड प्रोवाइड कर दिया, प्रूविंग हु यू आर। ठीक है, ऑथराइजेशन क्या है, दैट की कार्ड ओनली ओपन्स योर रूम। ठीक है, जो की कार्ड है वो आपका रूम ही ओपन करता है। आप ऑथराइज हो होटल में स्टे करने के लिए, लेकिन आप इस स्पेसिफिक रूम में ही अलाउड हो, बाकी रूम्स पे आप नहीं जा सकते। ये वो जो की है जो जिस रूम के लिए है, वो आपका जो की कार्ड है वो ओपन करता है आपका स्पेसिफिक रूम, वो है आपका ऑथराइजेशन। सो यहां पे नॉट अदर रूम्स, नॉट द सर्वर रूम। सेम पर्सन डिफरेंट एक्सेस लेवल। सो सेम जो पर्सन रहता है उसका डिफरेंट एक्सेस लेवल है। अगर मान लो उसके जगह आ रहा है होटल का मालिक, ठीक है, वो उसको क्या मिलेगा, उसको पूरा चाबी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको पूरा ऑथराइजेशन है। अब वो किसी भी बिल्डिंग में जाके किसी भी रूम में चले जाए, ठीक है, उसको पूरा एक्सेस है, आप ये मान सकते हो। तो ये है आपका ऑथ एंड ऑथराइजेशन। कुकीज, अब कुकीज क्या होते हैं उनकी इनके ऊपर बात करते हैं। सो देखो कुकी क्या होता है। कुकी इज अ टाइनी फाइल द ब्राउजर स्टोर्स ऑटोमेटिकली। एवरी टाइम यू विजिट द सेम साइट द ब्राउजर सेंड्स दिस कुकी बैक। That's why you stay logged in after closing a tab. The server gave you a cookie on login. इसका मतलब क्या है, जब हम लोग बैकएंड बनाते हैं तो बैकएंड इस तरीके से बनता है कि एक कुकी क्रिएट होता है। बैकएंड क्या करता है, एक कुकी भेजता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे जाऊँ और अगर मान लो मैं यहाँ पे गया, तो यहाँ पे क्या है, ये पता है इसको कि 3 आउट ऑफ 3 फाइल्स यहाँ पे मेरा इरेजर जो है ये फ्री ट्रायल है मेरा, तो 3 ऑफ 3 फाइल्स ओके हो चुका है। बट ये कैसे पता है, क्योंकि मैं लॉग्ड इन हूँ। अगर मैं लॉग्ड इन नहीं होगा तो पता ही नहीं होगा। ये मेरा प्रोफाइल है विवेक मिश्रा, यहाँ पे मेरा पूरा अकाउंट बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर में आप जाओगे, लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कुकीज एंड साइट डेटा। तो कुकीज एंड साइट डेटा में आप देख सकते हो ये दो चीजें यूज कर रहा है, एक eraser.io है और एक app.eraser.io है। तो इसके दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजों का कुकी यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, तो ये स्टोर्ड डेटा अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर दूं और इसको मैं डन कर दूं, तो आप देख सकते हो मैं ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया। क्यों, क्योंकि मैं लॉग इन था, क्योंकि कुकीज था। अब बार बार एक यूजर को आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है, ये प्रॉब्लम आता है। मतलब मैंने आईडी पासवर्ड डाला, कोई चीज परफॉर्म की, अब वापस मुझसे आईडी पासवर्ड मांग रहा है। तो अब सोचो कोई भी आपको अपडेट करना है, डिलीट करना है, आपको बार बार पासवर्ड डालना पड़ रहा है। तो इसलिए क्या करता है, बैकएंड जो रहता है वो कुकीज डाल देता है। ठीक है, ब्राउजर में कुकीज डालता है। अब कुकीज डालने के बाद आप क्या कर सकते हो, बिना बार बार आईडी पासवर्ड डाले लॉगिन रह सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हेल्प करता है। मैं लॉगिन विद गूगल करूंगा, तो लॉगिन विद गूगल करने के बाद क्या होता है, मैं आपको जस्ट एक प्रोसेस बताता हूं कि क्या होता है। अब मैं लॉगिन करूंगा तो क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग आगे समझते हैं कि एक सेशन होता है, दी सर्वर यूजेज योर कुकी टू रिमेंबर हु यू आर। ठीक है, जो सर्वर रहता है, सर्वर यूजेज योर कुकी टू रिमेंबर हु यू आर। ठीक है, कुकी को यूज करता है रिमेंबर करने के लिए आप कौन हो। कुकी सेज आई एम सेशन ABC 123। अब इससे क्या होता है, सर्वर लुक्स अप सेशन ABC 123। ओके, दैट्स प्रिया, शी इज एन एडमिन। सर्वर स्टोर्स दिस सेशन, इफ सर्वर रीस्टार्ट्स एवरीवन गेट्स लॉग्ड आउट।
ठीक है। अब क्या होता है, ये सेशन स्टोर रहता है, लेकिन अगर सर्वर मान लो रीस्टार्ट हुआ तो सारे लोग लॉग आउट हो जाएंगे। तो वो जो चीज़ें हैं वो प्रिवेंट करने के लिए आपके सेशन रहता है, ठीक है। तो सर्वर लुक्स अप सेशन 1 2 3, ठीक है। ओके दैट्स प्रिया, शी इज एन एडमिन। सर्वर स्टोर्स दी सेशन, ठीक है। सर्वर जो रहता है वो सेशन स्टोर करता है। इस सर्वर रीस्टार्ट्स, एवरीवन गेट्स लॉग्ड आउट। तो सभी लॉग आउट हो जाते हैं अगर सर्वर रीस्टार्ट होता है। अब ये याद रखो, तो सर्वर रीस्टार्ट अगर होगा तो सभी लोग लॉग आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए सेशन जो रहता है वो चीज़ें स्टोर रहती है सेशन के फॉर्मेट में। तो आपको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप लॉग इन करते हो, कोई चीज़ परफॉर्म करते हो, तो आप एक सेशन में हो, ठीक है। और इसके बाद क्या है, JWT टोकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रहता है जेसन वेब टोकन, ठीक है। JWT टोकन का मतलब होता है जेसन वेब टोकन। इंस्टेड ऑफ सर्वर स्टोरिंग योर सेशन, the token itself contains your identity signed by server. Any server can verify it without checking a database. Stateless server doesn't need to remember anything. तो इसका मतलब आप ये समझो यार, ऐसे ना कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, और ये जो डेफिनेशन लिखा है इससे भी आपको शायद समझ ना आए। तो JWT टोकन बेसिकली एक टोकन हम लोग जनरेट करते हैं, आगे आप देखोगे हम लोग जनरेट करेंगे, जो कि आपका बिट्स का रहता है 32 64 बिट्स, ऐसे कैरेक्टर वाइज भी हमारा रहता है। तो वो कुछ बिट्स का रहता है, तो हम लोग JWT टोकन जनरेट करते हैं। तो इनफैक्ट इसके ऊपर रहते भी है आपके साइट्स काफ़ी सारे, JWT टोकन जनरेटर, ठीक है, ऐसे साइट्स मिलेंगे। अब ये जो JWT टोकन जनरेटर होते हैं, यहाँ से हम लोग जेसन वेब टोकन जनरेट करते हैं। जैसे ये सेकंड वाला है, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टोकन जनरेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड सीक्रेट की। तो यहाँ पे ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो इनक्रिप्शन का स्ट्रेंथ कितना रहेगा, और जनरेट की पे जाके आप यहाँ पे की कर दोगे शो फुल सीक्रेट। तो यहाँ पे फुल सीक्रेट दिख जाएगा। तो ये आपका क्या बना, एक JWT टोकन बन गया। अब ये जो JWT टोकन है ये हम लोग यूज करते हैं, साइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो रहता है यूनिक रहता है, लेकिन ये हमारे पास ENV में स्टोर रहता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, आपका ऑथेंटिकेशन बनाते हैं, यानी कि कुकीज में जो भी जाता है ऑथेंटिकेशन कोड बनाने के लिए यूजफुल रहता है। बस आप इतना समझ के चलो, इससे ज़्यादा समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो एक JWT टोकन उसका जो है जहाँ से हम लोग साइन इन करेंगे, अभी क्या करेगा, JWT टोकन का यूज़ करेगा, साइन करेगा, साइन करने के बाद यहाँ पे वो भेजेगा टोकन, और वो मेरे कुकीज़ में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी लोडिंग eraser.io, तो अभी मेरे पास स्टोर हो गया, और मेरा जो भी मैं जिन चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ वो सारे चीज़ों का एक्सेस मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मेमोरी पे मुझे नहीं जाना है, ये ड्रॉप डाउन साइड में जो ये बार आ रहा है ना, यहाँ पे जाता हूँ एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेशन स्टोरेज, और सेशन स्टोरेज में आपका जो सेशन है उसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको अगर मैं ऊपर जाता हूँ, ये वैल्यू है, ठीक है, ये की है और वैल्यू है। तो ये जेसन के फॉर्मेट में रहता है, की मतलब कि आपका की है, वैल्यू मतलब तो वैल्यू है, ठीक है। अब ये जेसन का लैंग्वेज है, तो अब आप ये समझ के चलो, इसको एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है अभी। सो ये आईडी देखो, हमारा एक आईडी यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे कॉन्फ़िग के सारे डिटेल्स है कि क्वेरीज क्या है, एक्टिव ट्रू नीड्स एक्टिव एजेंट, तो सारी चीज़ें ना यहाँ पे स्टोर है जो चीज़ें होनी चाहिए। तो सेशन के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे डले हुए हैं, अब ये समझ के चलो। और अगर मुझे कुकीज़ देखना है तो इसके लिए ना एक क्रोम एक्सटेंशन भी है, आप इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पे कुकीज़ करके, कुकी एडिटर। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ना तो मुझे कुकीज़ दिख जाएगा कि इरेजर डिवाइस आईडी मेरा क्या है, तो वो ये है, ठीक है। तो डिवाइस आईडी ये स्टोर कर रहा है कुकीज़ में। क्या और कोई चीज़ स्टोर कर रहा है, एक बार रिफ्रेश करके देखूँ मैं। तो अगर मैं कुकीज़ में जाऊँ तो नहीं, ये इरेजर डिवाइस आईडी यूज़ कर रहा है, ठीक है। और बाकी मैं चाहूँ तो प्लस करना खुद से भी ऐड कर सकता हूँ कुकीज़ वगैरह, और इसको डिलीट भी कर सकता हूँ कुकीज़ को। तो कुकीज़ देखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो कुकी एडिटर। तो यहाँ पे आपको कुकीज़ दिख जाते हैं कि क्या कुकीज़ है, बाकी चीज़ें ये सेशन में स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरीके से बैकएंड के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो अपना जो क्लाइंट साइड है, यानी कि जो यूज़र यूज़ कर रहा है, उसके पास कुकी स्टोर कर दे, उसके सेशन आईडी में स्टोर कर दे। तो ये चीज़ें स्टोर होती है, जिससे हम लोग ये चीज़ें मेंटेन करते हैं, ऑथराइजेशन वाला और ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे जो सेशंस है वो ये सब चीज़ों के थ्रू मैनेज होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ HTTP ओनली कुकी एडवांस्ड, तो HTTP ओनली कुकी भी होता है जो कि एडवांस्ड है, यानी कि बेस्ड ऑफ बोथ वर्ल्ड्स स्टोर दी JWT इनसाइड अ कुकी दैट जावास्क्रिप्ट कैन नॉट रीड, जावास्क्रिप्ट रीड नहीं कर सकता, ऐसा JWT करते हैं स्टोर, और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट XSS अटैक्स, जो कि मैलिशियस स्क्रिप्ट्स रहता है, लेकिन अभी इसको हम लोग यूज़ नहीं करने वाले। मोस्ट सिक्योर अप्रोच फॉर वेब एप्स के लिए बहुत सिक्योर रहता है HTTP ओनली कुकी एडवांस्ड, ठीक है, एडवांस चीज़ है। आप इसको बोलोगे AI को इंप्लीमेंट करने तो वो कर देगा,
कोई दिक्कत नहीं है। सो क्विक कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो सेशंस में, तो सर्वर स्टोर स्टेट सिंपल बट डजंट स्केल वेल। तो सेशन में अगर हम लोग करते तो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। JWT टोकन कैरीज प्रूफ स्केल स्टेटलेस और मॉडर्न ऐप्स के लिए यूजफुल है, तो JWT बहुत यूजफुल है, JWT यूज करते हैं। और HTTP ओनली कुकी में JWT स्टोर इन कुकी, जो JWT है वो कुकी में स्टोर रहता है। और इनफैक्ट यही हम लोग करने वाले हैं AI के थ्रू, ये ऑटोमेटिक ही कर लेगा आई गेस। मोस्ट सिक्योर फॉर ब्राउजर, ब्राउजर के लिए मोस्ट सिक्योर्ड है ये तरीका, तो ये तरीका आपको हमेशा प्रीफर करना है। सो क्विक कंपैरिजन में आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद सिक्योरिटी के लिए और क्या होता है, कॉर्स पॉलिसी होता है, ठीक है। बाकी वैसे बाय द वे जब इंप्लीमेंट करेंगे तब हम लोग एडवांस में चीज़ें क्रॉस चेक करने वाले हैं, सो डोंट वरी। कॉर्स में क्या होता है, यानी कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ये फ्रंट एंड है, अब मैं चाहता हूं इसके एपीआई को कॉल करता, मुझे इसके एपीआई का एंड पॉइंट पता चल गया और मैं कॉल कर दिया। अब कॉल करने से मुझे रिस्पांस मिल जाएगा, लेकिन क्या सिस्टम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा रहता है कि जब इस यूआरएल से कॉल होगा, जैसे app.eraser.io है, मान लो ये eraser.io ही है सिंपल, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ eraser.io है, ठीक है। eraser.io है और मुझे मेरा जो बैकएंड है वो app.eraser.io पे है। अब बैकएंड से मुझे बात करना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, ऑथराइज जो है वो ये यूआरएल है, यानी कि जिसके पास ये डोमेन है वही कर सकता है। नॉर्मल यूजर किसी भी यूआरएल से करे, किसी भी तरीके से पास जाने की कोशिश करे उसके, वो नहीं कर सकता। तो वो होता है आपका क्रॉस ओरिजिन, ठीक है। सो क्रॉस ओरिजिन शेयरिंग में ब्राउजर्स ब्लॉक जावास्क्रिप्ट फ्रॉम मेकिंग रिक्वेस्ट टू अ डिफरेंट डोमेन, ठीक है। तो डोमेन ये दिख गया आपको, डोमेन eraser.io क्या है, एक डोमेन है। सो डिफरेंट डोमेन से कॉल नहीं होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट योर फ्रंट एंड एट योर app.com कॉलिंग योर बैक एंड एट api.yourapp.com, ब्राउजर ब्लॉक्स इट बाय डिफॉल्ट, दिस इज अ सिक्योरिटी फीचर। तो बाय डिफॉल्ट आपका जो ब्राउजर है वो ब्लॉक कर देगा, जो कि एक सिक्योरिटी फीचर है, ठीक है। तो इसीलिए क्रॉस ओरिजिन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। कॉर्स वगैरह क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल में हम लोग सेट भी करेंगे कॉर्स, जिससे आपका जो बैकएंड है वो सिक्योरिटी लेवल पे एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है। नाउ कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा कॉर्स वगैरह हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो सो यही कॉर्स में आईपी वाइट लेबलिंग है। नाउ आईपी वाइट लेबलिंग क्या होता है, द बाउंसर एट द डोर, ठीक है। आपका जो डोर रहता है उसके सामने मान लो एक बाउंसर हमने खड़ा कर दिया। आपने डोर तो सिक्योर कर दिया कि भाई इस चाबी से खुलेगा, लेकिन तब भी एक बाउंसर खड़ा है कि भाई आप चाबी भी कैसे लगा लोगे, आप पहले बताओ कि आप ये चाबी लगाने के भी लायक हो। तो वहां पे एक बाउंसर रहता है। सो आईपी वाइट लिस्टिंग क्या है, द बाउंसर एट द डोर इंस्टेड ऑफ जस्ट चेकिंग हु यू आर अलाउ ओनली सर्टेन आईपी एड्रेस, सर्टेन आईपी एड्रेस को आप अलाउ करते हो टू इवन कनेक्ट टू योर सर्वर। सो इवन सर्वर से कनेक्ट करने के लिए भी आईपी का आपको जरूरत पड़ता है, जो कि आपको आगे डिप्लॉयमेंट के समय समझ आएगा, जिसको हम लोग करने वाले क्लाउडबीन का यूज करके। सो योर MongoDB डेटाबेस शुडंट बी रीचेबल फ्रॉम रैंडम आईपीज। जैसे MongoDB हमारा है, मान लो हम लोग लीक होने नहीं देंगे, लेकिन अगर हमारा आईडी पासवर्ड चले गया किसी के पास और कोई इसको यूज करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, लेकिन उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका आईपी एड्रेस लिस्टेड नहीं है, तो हम लोग आईपी के बेसिस पे ये सेट कर सकते हैं कि कोई रैंडम पर्सन आईपी एड्रेस से इंटरनेट में एक्सेस ना कर पाए हमारे डेटाबेस को। तो उसके लिए हम लोग आईपी वाइट लिस्टिंग करेंगे। सो वाइट लिस्ट ओनली योर बैकएंड सर्वर्स आईपी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बैकएंड सर्वर का आईपी ही आपको वाइट लिस्ट करना है, ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया भर के लिए ओपन कर दिए। तो ये एक मेजर मिस्टेक रहता है, तो वो चीज अपने को मेक श्योर करनी है यहाँ पे। सो एवरीवन एल्स कनेक्शन रिफ्यूज बिफोर द इवेंट ट्राई, तो इवेंट कोई ट्राई भी करेगा उसका कनेक्शन रिफ्यूज हो जाएगा, तो बाउंसर बोलेगा भाई चाबी भी नहीं डाल सकते, तुम भगो यहाँ से। सिंपल ये फंडा है। सो डेटाबेस लेवल पे क्या होता है, MongoDB एटलस पे आईपी वाइट लिस्टिंग होती है, जिसमें इन मोंगो डेटाबेस एटलस डैशबोर्ड पे आप ऐड करते हो सर्वर का आईपी और योर डेटाबेस बिकम्स इनविजिबल टू एवरीवन, बाकी सबके लिए वो इनविजिबल हो जाता है आईपी से। तो ये सबसे ज्यादा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर देता है। सो सर्वर लेवल पे आप फायरवॉल रूल्स भी लगा सकते हो, जैसे कि ऑन क्लाउडबिन, रेलवे, डिजिटल ओशन, ऐसे सारे जो प्लेटफॉर्म्स है इस पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो फायरवॉल टू ओनली अलाउ ट्रैफिक फ्रॉम नोन आईपीज टू योर फ्रंट एंड सर्वर, ठीक है। तो अपने नोन आईपी एड्रेस से ही आप ला सकते हो, जैसे कि आपका जो फ्रंट एंड है सिर्फ और सिर्फ वो फ्रंट एंड ही रिक्वेस्ट कर पाए, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो फ्रंट एंड रिक्वेस्ट करेगा, बैक एंड देखो हमारे पास रिक्वेस्ट कर सकता है। बैक एंड जो है, अगर कोई बैक एंड से रिक्वेस्ट कर लिया, वो MongoDB में चेंज कर सकता है। आईपी एड्रेस हमने लगा दिया, जो कि आगे आपको समझ आएगा, अभी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप ये समझो कि MongoDB का एक्सेस किसके पास है, वो हमारे बैकएंड के पास है। बैकएंड के पास अगर बैकएंड लेवल पे भी हमने बाउंसर नहीं लगाया तो भी दिक्कत है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल लगाते हैं, ठीक है। वहां पे रूल्स लगाते हैं कि वहां पे आईपी एड्रेस, तो बैकएंड में भी कौन कॉल कर पाएगा,
वो बैकएंड में कॉल कर पाएगा हमारा स्पेसिफिक फ्रंट एंड इस यूआरएल से, तो कॉर्स ओरिजिन वो हम लोग सेट कर देते हैं। सो एपीआई लेवल पे मिडिलवेयर आईपी चेक हम लोग करते हैं, जो एपीआई लेवल है। इन एक्सप्रेस चेक रिक्वायर्ड आईपी अगेंस्ट एन अलाउ लिस्ट। अगर हम लोग और ज़्यादा चाहते हैं तो हम लोग इस पे भी हम लोग आईपी सेट कर देते हैं, जो कि रिजेक्ट कर देता है एनीथिंग नॉट एन द लिस्ट बिफोर प्रोसेसिंग। तो ये हमारा एक एनवायरनमेंट वेरिएबल की तरह स्टोर रहता है, जो हम लोग चीज़ें सेट कर लेते हैं। तो बस ये है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ आपको करनी है। अगर इतनी चीज़ें कर ली तो आपका प्रोडक्शन रेडी और सिक्योरिटी के लेवल से बहुत हाई, आप हाई लेवल पे चीज़ें अचीव कर पाओगे। बाकी तो देखो एरर हैंडलिंग, लॉगिंग, मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी इनके ऊपर बात नहीं करते। डिप्लॉयमेंट भी है, लोकल होस्ट से आप लाइव कैसे करोगे लोकल होस्ट से, तो वो चीज़ भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी इतना काफ़ी है, 6 सेक्शन हमने कवर कर लिया थ्योरी। अब बात है थोड़ा सा प्रैक्टिकल जाने की, तो अभी चलो प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब हम लोग जो पिछले वीडियो में प्लान किए थे कि हम लोग इनवॉइस जनरेटर बनाएंगे, उसके ऊपर काम करने वाले हैं। सो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइज मेरा यूट्यूब चैनल जाके देखो आप, ठीक है। एआई सैस का भी ये जो प्लेलिस्ट चल रहा है, इसमें ये जो रिसेंट वीडियो था स्टॉक वाइड कोडिंग लाइक दिस, तो इस वाइड कोडिंग के प्लानिंग मास्टर सेशन में मैंने आपको एक्चुअली में बताया कि आपको कैसे प्लान करना है, और उसी के बेसिस पे जो हम लोग आगे जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रॉपर अभी वापस प्लान नहीं करेंगे, हमारा प्लानिंग ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसी प्लानिंग को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो ये हमारा प्लानिंग है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, सो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा प्लान कर रखा है कि कौन सा टेक स्टैक यूज़ होगा, अपना जो फीचर मैप है वो कैसे काम करेगा, क्या क्या फीचर्स होंगे, तो सारी चीज़ें हमने बना रखी है। सो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी को यूज़ करने वाले हैं। और यूज़ करने से पहले अब अपने को ये समझना पड़ेगा कि अगर अपने को बैकएंड डेवलप करना है तो वो हमारे लोकल लेवल पे डेवलप होगा, तो उसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत है। तो टूल्स में जाने से पहले अपने को सबसे पहले node.js इंस्टॉल करना है। तो आपको सर्च करना है node.js। आप सर्च करोगे node.js, आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल करने का। सो गेट node.js, इस पे जाएंगे और हमारा कौन सा सिस्टम है ये बाय डिफ़ॉल्ट ले चुका है, मैक ओएस। तो ठीक है, मैक ओएस इंस्टॉलर, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद अब आपको इसको एक्सट्रैक्ट वगैरह करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। डबल क्लिक करोगे, इंस्टॉल जैसे नॉर्मली चीज़ें होती है इंस्टॉल करना है, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके परमिशन देते देते इसको ओके कर देना है। तो बस एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार इंस्टॉल हो जाए आपका सक्सेसफुली तो चेक कर लेना है कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टर्मिनल ओपन कर सकते हो। आपका विंडो है या मैक है, जो भी है, आप टर्मिनल ओपन करो सर्च करके एक बार। और सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे node-v करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका node.js इंस्टॉल है, तो 24.14 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। तो ये इंस्टॉल होना चाहिए अगर आप कोड रन करना चाहते हो। अब कोड रन करने के लिए आप कोड रन कहाँ पे करोगे, ठीक है, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हो, VS कोड, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। VS कोड सबसे क्लासिक कोड एडिटर है, तो इसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा टूल यूज़ करेंगे। तो मैं आपको ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी बता दे रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, डाउनलोड फॉर मैक ओएस। डाउनलोड करने के बाद जब हम लोग यूज़ करते हैं VS कोड को, तो VS कोड ऐसे दिखेगा, इंस्टॉल है मेरे पास। तो इंस्टॉल करने के बाद आप इनफैक्ट इसको लॉगिन वगैरह भी करोगे, गिटहब वगैरह से आप लॉगिन कर लेना। तो अब इसमें फ्री में आपको 1 मिलियन टोकन फ्री मिल जाते हैं। तो आप फ्री में अगर करना चाहते हो, अगर आपके पास एआई के क्रेडिट्स नहीं है, तो फ्री तरीके भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो जैसे कि हमारा एक ऑलरेडी बना हुआ है, अभी मैं क्या करता हूँ, आपको ऐसा नहीं दिखेगा, आपको फाइल में जाना है, न्यू विंडो में जाना है, और न्यू विंडो में जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जस्ट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आपको न्यू फाइल का ऑप्शन दिखेगा, न्यू फाइल में आप जाओ या फिर ओपन पे क्लिक करो। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से अपने सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा। तो अपने सिस्टम में हम लोग एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग न्यू फोल्डर क्लिक करेंगे, और न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। वैसे हमने एक इन्वॉइस बनाया है क्या, इन्वॉइस के अंदर इंडेक्स है, ये काम का नहीं है। सो हम लोग न्यू फोल्डर पे जाते हैं। न्यू फोल्डर में इन्वॉइस, ठीक है। इन्वॉइस हमारा नाम क्या था यार, हमने ना नाम रखा था अपना इनवॉइसमो, ठीक है, इनवॉइसमो नाम था, इनवॉइसमो, ठीक है। इसका नाम रखते प्रोजेक्ट इनवॉइसमो, ठीक है, प्रोजेक्ट इनवॉइसमो। क्रिएट करते हैं। अब क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं बैक एंड का, और एक रहेगा फ्रंट एंड का। तो चलो यहाँ से नहीं बनाते, इसको ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली। इसको मैं ओपन करूँगा
तो यहाँ पे आई ट्रस्ट द ऑथर आपको ये कर लेना है, और यहाँ पे आपको बस दिख जाएगा, और यहाँ साइड में आपको मिलेगा एक चैट सेशन। अगर आपको नहीं मिलता इन केस, इसको क्रॉस कर लो, यहाँ ऊपर में आपको ना चैट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऊपर आइकन पे आप क्लिक कर लो, और यहाँ पे कनेक्ट विद गिटहब बोलेगा। अगर आप इसके साथ साइन इन कर लेते हो तो आप चैट कर सकते हो। सो इनफैक्ट अगर मैं 3 डॉट पे जाऊँ, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा यार अभी, मुझे इसको साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन विद गिटहब या कंटिन्यू विद गूगल। कंटिन्यू विद गूगल पे जाऊंगा मैं। सो कंटिन्यू विद गूगल पे जाने के बाद ना मैं ऐसे, गिटहब का भी ऑप्शन आ रहा है, साइन इन विद गूगल ही कर लेते हैं। एक बार मैंने इसके साथ साइन इन कर लिया तो मुझे फ्री में इसका को पायलट मैं यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें हम लोग कोड वगैरह कर सकते हैं। ओपन लिंक इन द ब्राउजर, ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। अब देखो ये साइड में आपका आ गया चैट विंडो। अब यहाँ से देखो मैं हाई लिख सकता हूँ, आपको चैट करना है कुछ भी आप कर सकते हो नॉर्मली। बाकी यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन है, जहाँ पे आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक मॉडल करना है, आपको कुछ फाइल रेफर करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन देखो सारे जो मैं आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ वो सारे सेम है, लेकिन हम लोग इसका यूज़ नहीं करने वाले। आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप क्लॉड कोड का यूज़ करते हो तो आप यहाँ एक्सटेंशन में जा सकते हो, क्लॉड कोड सर्च कर सकते हो, क्लॉड कोड, और आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बस अभी तो मैं आपको सेटअप करना बता रहा हूँ कि कैसे आप चीज़ें सेटअप कर सकते हो। थोड़ी ही देर में हम लोग बैकएंड बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो जैसे क्लॉड कोड है, क्लॉड कोड को आप इंस्टॉल कर लो। क्लॉड कोड को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ ऊपर ना आपको आइकन दिख जाएगा, इस आइकन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका क्लॉड कोड आ जाएगा। ये साइड वाला आप क्लोज कर सकते हो, और यहाँ पे क्लॉड कोड को आपको कनेक्ट करने बोलेगा, आपको जस्ट कनेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे मैं जैसे हाई लिखूंगा, यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स कर देगा, और इवन मैं कुछ डेवलप करने बोलूंगा तो ये पूरा का पूरा डेवलप भी कर सकता है इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी ये सोच रहा है, काफ़ी टाइम लेता है। हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, तो बस ये बोल रहा है। तो मुझे क्लॉड कोड का यूज़ नहीं करना है, तो मैं इसे क्लोज कर लूंगा VS कोड को। ठीक इसी तरीके से आप क्या यूज़ कर सकते हो, और भी टूल है आपके पास, ऐसा नहीं है कि यही है, आपके पास एंटी ग्रेविटी भी है। आप एंटी ग्रेविटी जाओगे, एंटी ग्रेविटी भी फ्री टूल है जिससे आप वाइब कोडिंग कर सकते हो, लेकिन लिमिटेशन रहता है। ये सारे टूल्स का ना लिमिटेशन है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत हद लेवल तक चीज़ें नहीं कर सकते हो। एक एंटी ग्रेविटी, इसके जैसे आप ट्रे को भी इंस्टॉल कर लेना। मतलब अगर किसी का लिमिट खत्म हो, आप एंटी ग्रेविटी नहीं चल रहा तो आप VS कोड का को पायलट यूज़ कर ले रहे हो, अगर वो नहीं चल रहा तो फिर आप ट्रे यूज़ कर ले रहे हो। तो ट्रे भी एक प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ कर सकते हो, तो ट्रे भी आप इंस्टॉल कर लो। सेम जैसे VS कोड है वैसे ही आपको सेटअप करना है। सो ट्रे आप कर सकते हो, इसमें भी फ्री में काफ़ी कुछ मिल जाता है। प्राइसिंग है ऑल दो पेड है, आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पेड प्लान पे ही जाओ, पेड प्लान सबसे बेस्ट है। अगर आप पेड प्लान ले सकते हो तो $0 में आपको फ्री ट्रायल मिल जा रहा है, तो फ्री ट्रायल आप ले लो 7 डेज़ का, और क्रेडिट कार्ड अटैच करना पड़ेगा, लेकिन ले लोगे तो बहुत बढ़िया है। सो $3 में तब भी आपको मिल जाता है मंथली यूज़ करने। तो ये सबसे चीपेस्ट और ट्रे ज़्यादा मुझे बेस्ट लगता है। और अगर आप बोलोगे कि मेरा सबसे फेवरेट कौन सा है, ये सब के बाद ट्रे हो गया, ये एंटी ग्रेविटी हो गया, यहाँ से डाउनलोड कर लेना एंटी ग्रेविटी। इसके बाद सबसे फेवरेट क्या है, वो है मेरा कर्सर। ठीक है, cursor.com। अगर मैं इसको ओपन करूँ, नॉर्मल आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। सो यहाँ डैशबोर्ड पे भी मैं जाऊँगा। सो मैं $20 के इसके प्लान पे हूँ। ठीक है, सो ये कर्सर है। इवन मैंने कितना ज़्यादा यूज़ किया है मैं बता भी नहीं सकता आपको। यहाँ पे यूजेज में जाऊँगा, सो आप देखोगे कि कितना ज़्यादा मैंने मिलियंस पे यूज़ कर रखा है। अभी थोड़ा सा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्लाउड कोड पे थोड़ा ज़्यादा मैं वर्क कर रहा था। सो क्लाउड कोड भी जो प्लेटफॉर्म है, बाकी तो यहाँ पे आई गेस मिलियंस पे यूज़ हुआ होगा। स्पेंडिंग अगर मैं जाऊँ, स्पेंडिंग आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पेंड हुआ है, ऑलमोस्ट 100% हो ही गया हमारा ऑटो कंपोजर, और API का कुछ यूजेज बचा हुआ है। सो इसका ही हम लोग यूज़ करेंगे। सो बिलिंग एंड इन्वॉइसेस में आप देख सकते हो 51 मिलियन हमने API का टोकन यूज़ किया है, और 439 मिलियन टोकन हमने इसका यूज़ किया। सो आई रियली लव कर्सर, कर्सर बहुत मुझे पसंद है। सो कर्सर डाउनलोड आप लिखोगे तो कर्सर डाउनलोड का डाउनलोड कर्सर आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने मैक के लिए। बाकी इसकी प्राइसिंग सिंपल है, $20 आपको प्राइसिंग दिख जाती है। तो $20 का प्लान मैंने लिया है, और ये लिटरली वर्थ इट। आप इतना पैसा दोगे तो सोचो लगभग 2,000 रुपये के आसपास आप दे रहे हो, तो आपको इतना सारा फीचर मिल जाता था, इतने सारे आप एडिट कर सकते हो, और जितना चाहे आप बैकएंड बना लो। इतने आसानी से ख़त्म नहीं होगा जब तक आप लगभग अगर 15 दिन में सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हो, तभी जाके 15-20 दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, वरना फिर ख़त्म भी नहीं होने वाला। इतना आपको लिमिट मिल जाता है। बाकी क्लाउड कोड जल्दी खत्म हो जाता है, एंटी ग्रेविटी में लिमिट कम रहता है, आप फ्री में बना सकते हो लेकिन लिमिट कम रहता है। ट्रे में आप फ्री में कर दो, तो अगर आपके पास पैसे बिल्कुल ही नहीं है तो आप स्विच करके कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। और मैं इस वीडियो के लिए कर्सर ही यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो कर्सर हम लोग यूज़ करेंगे, और बाकी तो डाउनलोड हो जाएगा यार। यहाँ पे आप ऊपर जाओगे, बैक जाओगे, बाकी तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। सो आई गेस आपको डाउनलोड पेज में लेके चले जाएगा। सो मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आ नहीं रहा है, अदरवाइज आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा।
ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ओपन करते हैं कर्सर। ठीक है, वैसे यहाँ पे एंटी ग्रेविटी भी खुला हुआ है, आप देख सकते हो। एक एंटी ग्रेविटी पे भी मैं क्लॉड कोड का यूज़ करके कुछ चीज़ों पे काम कर रहा था, लेकिन अभी कर्सर यूज़ करना है तो कर्सर ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा कर्सर ओपन है, अभी इसको क्लोज कर लेते हैं। कर्सर में जो ओपन है, वापस से जाते हैं CSV डैशबोर्ड, इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका न्यू डैशबोर्ड आ रहा है, कुछ ऐसा आपको दिखने वाला कर्सर। ओपन प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ओपन प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लो। हमारा है प्रोजेक्ट इनवॉइसमो, तो इस पे जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। तो प्रोजेक्ट इनवॉइसमो हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग प्लान करने वाले हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो है प्लान करना, और स्पेसिफिकली हम लोग बैकएंड बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ये है फाइल इनवॉइसमो, इस पे हम लोग कॉपी पे क्लिक करेंगे, जहाँ से कॉपी हो जाएगा। और सबसे पहली बात तो कर्सर को यहाँ लाते हैं। ठीक है, सो कर्सर में अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल में जाके न्यू फाइल आपको बनाना है, और यहाँ पे इस फाइल का नाम रख देना है prd.md। ठीक है, prd.md रख देते हैं। इनवॉइसमो prd.md, बस आपको md रखना है। मार्कडाउन फॉर्मेट में अब आपको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ऐसे प्रीव्यू करके भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से विजुअली दिख जाता है। इन केस आप कर्सर यूज नहीं करो, कोई और टूल यूज करो, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको ओपन विथ का ऑप्शन मिलता है। ओपन विथ में आप यहाँ पे मार्कडाउन एडिटर, मार्कडाउन प्रीव्यू रहता है, तो मार्कडाउन प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो मार्कडाउन प्रीव्यू की तरह ओपन हो जाएगा। बस बाकी कर्सर में ये फायदा है कि आपको यहीं पे टॉगल मिल जाता है। सो इनवॉइसमो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमारी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक हमारा ये इनवॉइसमो हो गया, और इसके बाद हो गया हमारा एक और चीज़ है जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं ये देख लेता हूँ। इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ instruction.md। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है, ये तरीका हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे कोई एजेंट अभी नहीं बना रहे। यहाँ पे आप एजेंट्स बना सकते हो, यहाँ पे आप हुक्स क्रिएट कर सकते हो, स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आप स्किल्स को क्रिएट करके उस पर काम कर सकते हो। लेकिन वो चीज़ें अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे, इतना एडवांस टॉपिक यूज़ नहीं करेंगे। बस नॉर्मल बैकएंड बनाएंगे, और जैसा मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे तरीके से करोगे, आपका बैकएंड बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूँगा इसको, हेल्प मी टू बिल्ड माई बैकएंड फर्स्ट बिफोर फ्रंट एंड। ठीक है, ये लिख देता हूँ। यूज @ में लिखूंगा। @ करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा इनवॉइसमो है, यूज इनवॉइसमो prd.md एज prd ऑफ माई प्रोजेक्ट, एंड चेक whether this follows the best practices or not from @instruction.md। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो है आपको एजेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे एजेंट रहेगा या फिर आपका आस्क रहेगा। तो इसको आपको हमेशा किस पे रखना है, आपको रखना है इसको एजेंट पे रखना हमेशा। लेकिन अभी के लिए हम लोग इसको प्लान रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को प्लानिंग करना है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कोड भी है ना, इफ़ यू आर प्लानिंग टू फेल, इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल, ये था कोड। ठीक है, अगर आप कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप प्लान कर रहे हो फेल होने का। ठीक है, सो इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल। ओके, सो दैट्स द कोड। सो यहाँ पे ऑटो मोड की जगह हम लोग कोई मॉडल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑटो ही रहने दूंगा। ऑटो बढ़िया काम कर जाता है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा और कम चीज़ों में बना देगा। क्योंकि आप देख सकते हो मैंने 90% ऑलरेडी यूज़ कर रखा है अपने कर्सर का लिमिट, तो मैं ऑटो पे ही जाऊँगा। और वैसे तब भी ये ऑटो में मॉडल ही यूज़ करेगा। सो बस अब इसको एंटर हिट करते हैं। अब देखते हैं ये क्या प्लान करता है। ऐसे जो आपका प्लेटफॉर्म रहता है आईडी, तो इस तरीके से प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद ये रिव्यू करता है। पीआरडी को अभी रिव्यू कर रहा है, रीड कर रहा है, फाइल को सर्च कर रहा है। ठीक है, तो पूरा रीड करने के बाद जो भी ये असेस करेगा वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ भी सकता है प्लानिंग करने के पहले, बट अभी ये समझ रहा है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है। तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये कहलाता है एक आईडी मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अपने को प्रोवाइड करता है। अब आप देख सकते हो ये एक रिवाइज्ड अपना प्लानिंग लिख रहा है कि क्या प्लानिंग होना चाहिए। तो पूरा प्लानिंग ये कर रहा है पीआरडी के बेसिस पर, इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर। सो यहाँ पे इसने क्या बोला, चेकिंग द पीआरडी, हैविंग कंपेयर्ड बोथ डॉक्यूमेंट्स द पीआरडी अलाइन स्ट्रांगली विद द ब्लूप्रिंट ऑन एपीआई शेप और सिक्योरिटी एंड मोंगो मॉडल्स नोटेबल गैप्स एंड स्टैक डिफरेंसेस आर डॉक्यूमेंटेड इन द पेन। ठीक है, सो नाउ इसने क्या किया, पूरा का पूरा ये बना दिया है रोड मैप।
तो ये बोल रहा है ओके रिपोर्ट है सारी चीज़ें, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। तो आप देख लो बेस्ट प्रैक्टिसेस करता है कि नहीं करता। बाकी बैक एंड फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी इसने बनाया है, जो कि बैक एंड बनाएगा, ठीक है। अभी फ्रंट एंड का कुछ भी नहीं है प्लान, तो अभी बैक एंड का प्लान है। तो हमारे बैक एंड में क्या क्या करेगा, सर्वर डॉट टी एस ऐप डॉट टी एस ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करेगा। बूटस्ट्रैप नॉन नेगोशिएबल फ्रॉम ब्लूप्रिंट, क्रिएट इंस्ट्रक्शन, ऑथ प्लस इनवॉइसेस, प्लान एनफोर्समेंट। और ठीक है, मुझे तो ये सारी चीज़ें सही लग रही है। जो भी यूज़ करेगा, ऑथ यूज़र रहेगा, इनवॉइस का प्लान एनफोर्समेंट, ट्रैश रहेगा, क्रॉन जॉब भी रहेगा, ट्रैश प्लस क्रॉन, यानी कि ऑटोमेटिक। अब देखो यहाँ पे क्रॉन जो मैंने आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अगर आपको क्रॉन वहाँ पे नहीं पढ़ते तो आपको समझ नहीं आता। सो यहाँ पे क्रॉन क्या है, अपने आप 30 दिन बाद डिलीट हो जाएगा। तो ये शेड्यूल अपने आप कैसे बना रहेगा, तो ये क्रॉन के थ्रू आपका रहेगा, जो कि सर्वर अपना मैनेज करेगा। सो फाइल्स प्लस पॉलिश, एवतार, लोगो अपलोड्स, फेज 0, गैप अबव, ठीक है। तो इस तरीके से इसने बनाया है। सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, ऑल 12 एंड पॉइंट्स इंप्लीमेंटेड विद जॉड प्लस ओनरशिप चेक्स। तो 12 एंड पॉइंट्स है जो हम लोग बना रहे हैं। अब वो जो 12 एंड पॉइंट्स है, तो 12 एंड पॉइंट्स क्या क्या है वो डिटेल में हमारा लिखा हुआ है इस इंस्ट्रक्शन वाले पे, invoicemo.prd पे। invoicemo.prd में जाएंगे तो ऐप के कौन कौन से पेजेस रहेंगे, फीचर्स क्या रहेंगे, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। बाकी फीचर्स में यहाँ पे भी है ऑथ लॉगिन, ठीक है, डैशबोर्ड है, इनवॉइसमो क्रिएशन फ्लो, ठीक है। आपको ना चीज़ें पढ़नी है, अगर आप चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा मेरे यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। और ऑथ के एंड पॉइंट्स, अब देखो ऑथ के एंड पॉइंट्स आपको पता चलेंगे कि हमारे एंड पॉइंट्स है कि /auth/register रहेगा, लॉगिन का रहेगा, रिफ्रेश टोकन रहेगा, गेट न्यू एक्सेस टोकन वाया रिफ्रेश कुकी। तो कुकी कब रिफ्रेश होगा, तो वो चीज़ है। तो यूज़र का एंड पॉइंट है, फिर ट्रैश एंड पॉइंट्स है, कॉन्टैक्ट एंड पॉइंट है, डेटा के मॉडल्स है कैसे रहेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो कितना डिटेल्ड वे में हमने प्लान किया था। लेकिन ये कहाँ पे हमने प्लान किया था, ये प्रीवियस वीडियो में हमने प्लान किया था, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, स्टिल मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये प्रीवियस वीडियो प्लीज़ आप देख लो यार। ये मिस्टेक मत करो ये प्रीवियस वीडियो ना देखने की। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्लानिंग के थ्रू ही हम लोग अच्छा बैकएंड बना पाएंगे। तो ठीक है, बैकएंड बनाना। अब हम लोग बिल्ड बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो बिल्ड बटन पे क्लिक करने के बाद अब ये पूरी चीज़ें बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि बैकएंड वगैरह कैसे बनेगा, कैसे सारी चीज़ें होगी, एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे लगाएंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अब इसको हम लोग बिल्ड करने देते हैं। सो गाइस, बाय द वे ये चीज़ें एग्जीक्यूट करते जा रहा है, ये package.json ये सारी चीज़ें लिख रहा है। तो इसको हम लोग लिखने देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फोल्डर बन चुका है बैकएंड का, जिसमें पैकेज.json है। अब और भी चीज़ें ये लिखेगा कोड, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करते जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपसे परमिशन मांग रहा है, आस्क फॉर परमिशन, तो आपको बार बार एक्सेप्ट करना पड़ता होगा। सो एक्सेप्ट ना करना पड़े उसके लिए ना आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे 3 डॉट में आप जाओगे तो यहाँ पे जैसे रन एवरीथिंग मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो रन इन सैंडबॉक्स है, आस्क एवरी टाइम है, तो आपको आस्क एवरी टाइम से इसको स्विच करना है रन एवरीथिंग। अगर आप ट्रस्ट करते हो तभी करना, अगर आपको रिव्यू करना है तो आस्क एवरी टाइम कर दो। लेकिन मैं इसको रन एवरीथिंग करूँगा ताकि अपने आप रन कर पाए और मैं बैठे बैठे इस सारी चीज़ों को नोट कर पाऊँ। सो अभी आप देख सकते हो नोड मॉड्यूल इसने डाल दिया। तो ये नोड मॉड्यूल है, इसमें बहुत सारे लाइंस रहते हैं। पैकेज.json है। अब क्या कर रहा है, वेट फॉर npm इंस्टॉल एंड रीड आउटपुट, ठीक है। तो अभी ये रीड आउटपुट करेगा। अब देखो लॉक जेसन है, पैकेज.json है, और चीज़ें देखते हैं ये क्या क्या चीज़ें क्रिएट करेगा। इसमें और भी फोल्डर क्रिएट करेगा, SRC वाला आपका रहेगा, आपका server.js या TS यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। तो वेट करते हैं, ये काफ़ी थोड़ा लंबा टाइम लेगा। ऑलराइट गाइज, अब आप देख सकते हो कितना फटाफट जल्दी से आगे का कोड लिखना भी चालू कर दिया है SRC में। आप देखो ये लिटरली कितना फास्ट है कर्सर। जब आप पेड प्लान लेते हो ना तो आपको इतना फास्ट रिस्पांस मिलता है, मतलब एंटी ग्रेविटी हो गया, क्लॉड कोड हो गया, उसमें ना बहुत धीरे धीरे रिस्पांस मिलता है। सो डैट इज़ वाई मुझे ये कर्सर ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे जल्दी रिस्पांस मिल जाता है, और स्पेशली ऑटो मॉडल्स के साथ। तो ये कोड करते जा रहा है, तो जितने भी कोड है वो हमारे लिखते जा रहा है। TS यानी कि टाइप स्क्रिप्ट है, तो टाइप स्क्रिप्ट में टाइप सेफ्टी रहता है जिसमें एरर कम हो, तो इसलिए टाइप स्क्रिप्ट में करना चाहिए। सो ठीक है, plain.ts यहाँ पे सारी चीज़ें इनवॉइसेस में बनाते जा रहा है। यूज़र्स क्या रहेगा, तो ठीक है इसको बनाने देते हैं अभी हम लोग। ऑलराइट गाइज, अब हमारा बैकएंड बन के तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जैसे ही हमारा बैकएंड बन के रेडी है, ये जो फोल्डर है इसको हमें रन करना है। तो यहाँ पे साफ साफ एंडिंग में ये लिखा है, पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें इसने जनरेट किया है। सो समरी में बोल रहा है दी इनवॉइसमो बैकएंड lives under backend folder, ठीक है, as an Express 5 plus TypeScript plus MongoDB API aligned with your PRD and the blueprint in instruction.md, ठीक है, सारी चीज़ें वैसी है। अब उसके बाद लेआउट में क्या है, एंट्री क्या है, बैकएंड server.ts है, ठीक है, कौन सी ये टेक्निकल है तो इसको छोड़ देते हैं, मॉड्यूल्स और क्रॉस कटिंग वाला। सो API सरफेस PRD है अपना, गैप्स फ्रॉम द प्लान जिसमें ऑथ जो है उसके लिए ये है,
ठीक है। यूज़र्स के लिए ये सारी चीज़ें, इन्वॉइसेस के लिए ये है, ट्रैश के लिए ठीक है गेट स्लैश ट्रैश है, पोस्ट ट्रैश आईडी रीस्टोर, ये सारी चीज़ें तो एंड पॉइंट की डिटेल्स बोला है। कॉन्टैक्ट है, क्रॉन है, डेली ट्रैश पर्ज तो 30 डेज़ वाला है, 6 आवर क्लीन अप ऑफ एक्सपायर्ड पासवर्ड रीसेट फील्ड्स, फ्री प्लान एनफोर्समेंट 5 इन्वॉइसेस पर मंथ, टेम्पलेट्स मॉडर्न मिनिमल यूएसडी फॉर एक्सेंट तो इन्वॉइस मैनेज करने के लिए भी कि फ्री में कितना मिलेगा, पेड में कितना मिलेगा। सो डॉक्स एंड टॉलिंग तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे एक बार कि क्या डिटेल यूजेज है प्लान के अकॉर्डिंग, आगे हम लोग वेरीफाई करेंगे बैकएंड का लॉजिक। सो डॉक्स एंड टॉलिंग ठीक है, बैकएंड रीडमी, बैकएंड ENV एग्जाम्पल, पोस्टमैन कलेक्शन डॉट जेसन, बैकएंड पोस्टमैन तो पोस्टमैन क्या बताऊंगा थोड़ी देर में। रूट डॉट गिट इग्नोर इसने काम किया है, नोड मॉड्यूल्स डॉट ENV अपलोड्स डिस्ट एक्सेट्रा तो ये इसने गिट इग्नोर फाइल भी ऐड किया है। तो ये जो गिट इग्नोर फाइल है इसमें सारी चीज़ें नोड मॉड्यूल्स ENV सारी चीज़ें इसने डाल रखी है गिट इग्नोर में, ठीक है, विच इज़ प्रेटी गुड। गिट इग्नोर सारी चीज़ें। नाउ हमें क्या करना है, CD बैकएंड इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कैसे रन करना है बैकएंड। जो बैकएंड का फोल्डर है इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ठीक है, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल और यहाँ पे रन कर दो बस npm run dev, बस आपको ये लिखना है। अदरवाइज आप AI को भी बोल सकते हो चैट में कि इसको रन कर दो, ठीक है, बट मैं नहीं चाहता, मैं अपना क्रेडिट वेस्ट क्यों करूँ इस पे। तो npm run dev इसको मैं एंटर कर देता हूँ, मुझे पता है जब 1 क्लिक में हो जाएगा। तो करते हैं। अब देखो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे एरर शो कर रहा है इनवैलिड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो अभी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हमने ऐड नहीं किया है। सो mongo URI ये सारी चीज़ें डालनी है अपने को। सो बैकएंड में जाते हैं, यहाँ पे ENV का एग्जाम्पल है कि मुझे क्या क्या डालना है ENV में। तो पहली बात तो कीप ऑल कर लेते हैं जिससे ग्रीन हट जाए और इसको ऊपर से लेके नीचे तक कॉपी कर लेते हैं और फाइल में जाते हैं न्यू फाइल और यहाँ पे .env बनाते हैं। तो .env फाइल बनाने के बाद ये जो फाइल है ये रीड नहीं कर सकता कोई भी नॉर्मली, अगर हम लोग सर्वर लेवल पे भी काम करते हैं तो env वेरिएबल्स बनते हैं जिसको कोई रीड नहीं कर सकता, तो ये डायनेमिकली यूज़ होंगे। सो इसको मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एज इट इज़ सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको रहने देनी है। mongo URI चेंज करना है, एक्सेस सीक्रेट चेंज करना है, रिफ्रेश सीक्रेट और एक्सपायर्स रिफ्रेश आपके ऊपर है, लेकिन हम लोग इसको एज इट इज़ रहने देंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट कर रखा है। अब क्लाइंट URL कोर्स ओरिजिन इन सब चीज़ों के ऊपर ना हम लोग आगे बात करेंगे, अभी बात करने की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे। बाकी जो मेन चीज़ है जो वैलिड होना चाहिए, बाकी सब नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी जो वैलिड होनी चाहिए वो इन चीज़ों को आपको वैलिड रखना है। तो इन चीज़ों पे सबसे पहले काम करते हैं। तो कोर्स ओरिजिन ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं अभी, अभी हम लोग बात करने वाले हैं इन 5 चीज़ों पे, mongo URI, JWT, क्लाइंट URL और कोर्स ओरिजिन एज इट इज़ रहने देंगे जैसा है, ठीक है। तो क्लाइंट से यहाँ तक मुझे लेना है mongo DB URI, ठीक है। क्लाइंट URL में भी अपने को ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे फ्रंट एंड का URL जब हम लोग फ्रंट एंड डेवलप करेंगे तो उसका पोर्ट हम लोग रखने वाले 3000, मतलब हमारे सिस्टम का 3000 पोर्ट नंबर उसका असाइन होगा, तो ये हमने पहले से बना रखा है। तो अभी फ्रंट एंड बनाया नहीं है तो अभी इसको छेड़ना है नहीं अपने को, तो फ्रंट एंड जब बनाएंगे तब देखेंगे क्या करना है। और यहाँ पे जो हमारा है 5000 पोर्ट नंबर पे चलेगा हमारा बैक एंड, तो इसलिए 5000 पोर्ट नंबर है और मुझे पता नहीं चलेगा, मेरे एक दूसरा सर्विस चलता है तो मैं पोर्ट नंबर चेंज कर लूँगा बाद में। सो अभी mongo URI सबसे पहला स्टेप ये है। तो mongo URI के लिए हम लोग जाएंगे और सर्च करेंगे mongo एटलस, बस आपको क्या करना है mongo एटलस सर्च कर लेना है। अब ये जो वेबसाइट आएगा यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है, यहाँ पे आप साइन अप कर लो, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जाके साइन अप कर लो। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं साइन इन बटन पे क्लिक करूँगा। साइन इन बटन पे क्लिक करने के बाद मैं गूगल से साइन इन कर लेता हूँ। ओके, सो मेरा mongo ओपन हो चुका है, ऑलरेडी मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे। सो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में व्यू ऑल और ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ। सो मैं एक नया ऑर्गेनाइजेशन ही बना लेता हूँ इसके लिए। सो क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन। सो mongo एटलस में आई गेस फ्री वही बन जाएगा ना। सो mongo एटलस और क्लाउड मैनेजर दो चीज़ मिलता है, mongo एटलस ही रखना है आपको। सो यहाँ पे कर लेते हैं YT ओनली, ठीक है, YT ओनली। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ऐड मेंबर सेट परमिशन, तो ये अभी नहीं करना। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्रिएट हो चुका है और एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका प्रोजेक्ट रहता है तो अपने को प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का नाम रहेगा इनवॉइसमो, ठीक है, इनवॉइसमो।
नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारा यहाँ से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने वाला है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्ट के अंदर क्लस्टर क्रिएट करना पड़ता है। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, अब क्लस्टर हम लोग क्रिएट करेंगे। सो क्लस्टर क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, उतना सोचना नहीं है। क्लस्टर बेसिकली हम लोग सर्वर सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी अभी मेन काम होता है यहाँ पे सेलेक्ट करना। अभी हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। अभी हमने बस फोल्डर्स वगैरह बनाए हैं, ऑर्गेनाइज किया है अपना, जहाँ पे एक सर्वर होगा। तो क्लस्टर क्या है, हमारा एक सर्वर है। तो चूज योर क्लाउड प्रोवाइडर, रीजन एंड स्पेक्स। तो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर कौन रहेगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा क्लाउड प्रोवाइडर कौन है, जैसे AWS है, गूगल क्लाउड है, एज्योर है, कौन रहेगा, तो AWS रहेगा हमारा। और रीजन कौन सा रहेगा, रीजन तो यार ऑब्वियसली हम लोग इंडिया रखेंगे। अगर इंडिया में रखेंगे तभी अपने को फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। जितने भी यूज़र हैं हमारे मैक्सिमम वो इंडिया के होने वाले हैं, तो ये इंडिया वाला रखते हैं। और नेम क्या रखेंगे इसका, नेम हम लोग रख लेते हैं यार, इनवॉइसमो ही रख लेते हैं, इनवॉइसमो। ठीक है, इनवॉइसमो रख लिया मैंने। सो ठीक है आई गेस। और ऊपर आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलता है कि आपको M10 रखना है, फ्लेक्स रखना है, फ्री रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट M10 में, तो मुझे पेड प्लान नहीं लेना है। अगर आप पेड प्लान लेना चाहते हो तो 10 GB आपको स्टोरेज मिलेगा और 2 GB रैम आपको मिलेगा। सो मैं इसको फ्री में सेलेक्ट करूंगा। तो इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने आपको बताया था ना, सर्वर क्या है, बेसिकली एक सिस्टम है जहाँ पे स्टोरेज है, रैम है और आपके कोर्स रहते हैं काफ़ी सारे। तो सिस्टम आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी ये आर्ली बेसिस के हिसाब से $30 पर मंथ पड़ेगा अप टू। और ये आपको, अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो दिखा नहीं रहा अप टू, लेकिन ये वाला प्लान तो फ्लेक्स आपको अप टू $30 चार्ज करने वाला है। लेकिन हम लोग फ्री प्लान को यूज़ करेंगे। फ्री प्लान इज़ मोर देन इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्रिएट डिप्लॉयमेंट। सो यहाँ पे भी देखो डिप्लॉय हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस रहता है वो भी डिप्लॉय होता है। नीचे जाते हैं, आई गेस सारी चीज़ें सेट है। तो मैं डिप्लॉय बटन पे क्लिक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, को क्लोज कर देंगे यहाँ से। एक बार मैं ट्राई करता हूँ फिर से। ओके गाइस, पता नहीं काम नहीं कर रहा था, तो मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे जाके बटन पे क्लिक किया तो ये वर्क कर गया। सो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। सो बटन नहीं, व्हाट वाज द इशू। लेकिन यहाँ पे क्रिएट करने के बाद अभी मुझे एक पॉपअप आएगा जिसमें यूज़र क्रिएट करने बोलेगा। तो यूज़र नेम ना मैं बहुत सिंपल रखूँगा जिससे मुझे याद रहे अभी फ़िलहाल के लिए। तो विवेक मिश्रा, बस मैं ये लिख लेता हूँ। और पासवर्ड काफ़ी हार्ड दे रही है। कहीं पे स्टोर मुझे रखना चाहिए यार, इनवॉइसमो जो है ना, आईडी पासवर्ड चलो ठीक है, कॉपी करके रख लेते हैं कहीं पे। कॉपी करके कहाँ पे रखे, डॉक पे जाते हैं। इनवॉइसमो का हमारा प्रोजेक्ट था, इनवॉइसमो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो इनवॉइसमो का मैंने ये ओपन कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो पिछले में लिखा था। जस्ट नॉर्मल है यार, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम डिटेल वे में कुछ लिख रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी डाला था, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम मोंगो का मैं बस अपने लिए लिख रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से कहीं पे स्टोर करके रखना। यूज़र नेम विवेक मिश्रा, इस प्रोजेक्ट के लिए पासवर्ड, ठीक है, ये हमारा पासवर्ड हो गया मोंगो में। और क्रिएट डेटाबेस यूज़र, तो डेटाबेस में यूज़र आपको क्रिएट करना पड़ता है। डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, एज अ यूज़र आप मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हो। सो क्रिएट डेटाबेस यूज़र में जाके हम लोग एज अ यूज़र अपने आप को ऐड करते हैं। अब नाउ चूज़ अ कनेक्शन मेथड, आप कैसे अपने डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हो, तो चूज़ अ कनेक्शन मेथड में जाना है आपको। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रहेगा कंपास, कंपास में आपको जाना है। और कंपास में जाने के बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड कंपास। आपको अपने सिस्टम में कंपास डाउनलोड करना है, ठीक है। सो जैसे कॉपी डाउनलोड यूआरएल, तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं जैसी यूआरएल पेस्ट करूँगा ना ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस पर मैं नहीं करने वाला। सो डाउनलोड बटन पे चलो मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी कैंसिल करते हैं हम लोग क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कंपास लिखना है, ठीक है। कंपास आप लिखोगे तो आपको मोंगो कंपास मिल जाएगा। तो मोंगो कंपास आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है, तो ये ओपन हो चुका है। लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे आपका होगा यहाँ पे एक भी आपका कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है, प्लस बटन जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। प्लस बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूआरएल डालना है। तो यूआरएल आपका यहाँ पे मिल जाएगा, यूज़ दिस कनेक्शन स्ट्रिंग इन योर एप्लीकेशन। तो ये सेम कनेक्शन स्ट्रिंग जो है आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है यहाँ पे आप देखोगे आपका पहला यूज़र नेम है और फिर ये पासवर्ड है और फिर आपका ये कुछ आईडी है डेटाबेस के लिए। तो ये जो डेटाबेस है हम लोग सेव एंड कनेक्ट करेंगे। और सेव एंड कनेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। और कनेक्ट हो जाने के बाद हम लोग करते हैं डन।
ठीक है, अब जो डेटाबेस में जो भी क्रिएट होगा, जो भी फाइल होगा, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ से एक्सेसिबल होगी। तो जैसे कि लेट सपोज मैं इन्वॉइसमो में गया और यहाँ पे लोकल गया, तो लोकल के अंदर कुछ मुझे दिख नहीं रहा खास, कॉन्फिग एडमिन, तो यहाँ पे ना फोल्डर बनता है। जैसे जब मैं इस पे काम करूँगा तो इस तरीके से फोल्डर बनेगा, जैसे कैलेंडर है, जर्नल एमवीपी है, इसको मैं क्लोज करूँगा तो यहाँ पे भी इस तरीके से एक फोल्डर बनेगा इन्वॉइसमो करके। सो यहाँ पे हम लोग इन्वॉइसमो करके एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, फोल्डर कैसे बनेगा सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। तो अभी क्या करते हैं, जो वो स्ट्रिंग था सेम, वो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ना स्लैश आता है, तो स्लैश के बाद ना इन्वॉइसमो इन्वॉइसमो लिख देंगे। अब इन्वॉइसमो लिखने से होगा क्या, स्लैश जो भी आपका स्ट्रिंग रहेगा, जिस भी नाम से लिखोगे, इन्वॉइसमो लिखोगे, टेस्ट लिखोगे या फिर यूजर लिखोगे, उस नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। जैसे मैंने फोल्डर बनाने के लिए क्या किया था, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैलेंडर करके स्लैश कैलेंडर लिखा था, एक कैलेंडर का फोल्डर बन गया। स्लैश जर्नल लिखा एमवीपी, तो जर्नल एमवीपी का फोल्डर बन गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। सो इसके लिए हम लोग ये लिखेंगे। अब इसके बाद मुझे सीक्रेट चाहिए और रिफ्रेश टोकन चाहिए। तो अभी हम लोग वापस आएंगे मोंगो डीबी पे, लेकिन मोंगो डीबी का हमारा सेटअप हो चुका है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सेटअप तो हमारा पूरा डन है। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, JWT टोकन जनरेटर। ठीक है, जनरेटर तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा है, मुझे ना एक्चुअली वो वाला साइट पसंद है। वैसे यहाँ पे क्लाउड बीन का आ रहा है, सो क्लाउड बीन का JWT टोकन जनरेटर यूज़ कर लेते हैं। इसी पे हम लोग डिप्लॉय भी करने वाले हैं क्लाउड बीन पे। सो टोकन जनरेटर में आपको कौन सा सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ रहने दो। आपका इशूर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल कर सकते हो, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ छोड़ दो। और टोकन जनरेटर में आपका 256 बीट जनरेट JWT टोकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जनरेट हो गया। 256 की जगह आप इसको कम भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे 32 कर दिया तो जनरेट JWT, तो आई गेस ये इसके हिसाब से जनरेट हो रहा है 256। ठीक है, तो मैंने ना कभी किया नहीं यार क्लाउड बीन का, ये थोड़ा एडवांस्ड है डेवलपर के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही एडवांस्ड और काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं क्लाउड बीन में। तो इसीलिए अभी मैं क्लाउड बीन का यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं इतने एडवांस लेवल पे चीज़ें यूज़ नहीं करता JWT टोकन के लिए। अभी हम लोग नॉर्मल JWT टोकन जनरेटर यूज़ करते हैं, जो हम लोग 1 क्लिक में जनरेट कर ले। ठीक है, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। सो यहाँ पे आते हैं, एक वेबसाइट आता है, वो मैं फाइंड करता हूँ आपके लिए। JWT टोकन जनरेटर नाम से है, ये रहा JWTsecrets.com, ये आप याद रख लो, JWTsecrets.com। इससे हम लोग JWT सीक्रेट जनरेट करेंगे। सो इससे काफ़ी इजी रहता है, बस आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कितना रहेगा। तो 256 तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो इसको अगर हम लोग जनरेट करते हैं तो यहाँ पे कैरेक्टर्स कितना है, 64 कैरेक्टर्स का है। तो 256 बिट्स आपका 64 कैरेक्टर्स का जनरेट करता है। हमें कितना चाहिए, 32 कैरेक्टर्स का। तो मैं AI को बोल के चेंज भी कर सकता हूँ, 32 को 64 करूँ, लेकिन इसमें क्या लगता है, प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा लगता है, आपके सर्वर पे ज़्यादा लोड आएगा। तो इसीलिए मैं 32 ही रखता हूँ। 32 इज़ कंपैरेटिवली सेफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरेट न्यू टोकन, तो हम लोग टोकन जनरेट करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं। सेम हम लोग रिफ्रेश टोकन भी जनरेट करेंगे, इसी को वापस से जनरेट पे क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। बस हमारा JWT एक्सेस सीक्रेट और रिफ्रेश सीक्रेट दोनों तैयार हैं। अगर मैं इससे पूछूंगा कि क्या होता है, व्हाट इज JWT सीक्रेट, नहीं, एक्सेस एंड रिफ्रेश एंड डिफरेंस, मैं ये बोलूँगा। तो अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो रहा है, टर्म्स में डाउट हो रहा है कि ये क्या है एक्चुअली में, मैं क्या पुट कर रहा हूँ, तो आप AI से पूछ सकते हो, वो आपको बता देगा कि क्या है जेसन वेब टोकन में क्या होता है। यहाँ पे डिफरेंस अगर बात करें एक्सेस में, कि ये नॉर्मल API कॉल्स का है और ये मिंटिंग न्यू एक्सेस टोकन्स के लिए। ये लिव जो है ये मिनट भर के लिए रहता है एक्सेस टोकन, और ये जो है ये रिफ्रेश होता है डेली बेसिस पे। और सेंट हाउ ऑथराइजेशन हेडर में होता है, ये कुकीज़ में होता है। तो ये कुकीज़ में रहेगा आपका डे वाला जो है, और बाकी ये जो रहेगा ये हेडर में रहेगा। ये हर मिनट आपको टोकन लगता है, एक्सेस टोकन। ठीक है, किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। रिस्क क्या है, इफ स्टोलन, हाई बट शॉर्ट विंडो। ठीक है, इसका रिस्क जो है हाई है, बट शॉर्ट विंडो रहता है, तो कुछ उतना रहता नहीं है रिस्क। और ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर ये चले गया, और ये जाएगा भी कैसे, जब तक आप खुद से शेयर नहीं करोगे, क्योंकि आप ही के कंप्यूटर आपके सिस्टम में रहने वाला, तो ये पूरा सिक्योर रहता है। अगर सामने वाला शेयर करेगा तभी हो सकता है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे पता कर सकते हो। तो ये हमने सेट कर दिया है, तो आई गेस वी आर ऑल सेट। सो अभी हम लोग वापस से बैकएंड को इसको किल करते हैं। यहाँ पे किल टर्मिनल के लिए डिलीट का ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ से किल होता है टर्मिनल, तो हम लोग यहाँ से किल कर देते हैं।
बैकएंड फोल्डर में जाते हैं वापस, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, npm run dev। ठीक है, अब सर्वर रन होना चाहिए। सो इनवैलिड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स स्टिल बोल रहा है। मैंने कहाँ चेंज कर दिया यार, मैंने env पे ही चेंज किया था, env पे चेंज किया है। mongo url invalid input expected string received undefined। मैं इसको बोलता हूँ why this message is showing here, I have already added .env file and values under it। ठीक है, तो अब इससे पूछते हैं कि भाई क्यों ऐसा दिख रहा है। ऑल राइट, अब यहाँ पे आ चुका है। सो ये बोल रहा है, वाई यू सॉ दिस मैसेज इनवैलिड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स विद एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग रिसीव्ड मींस दोस कीज वर नॉट ऑन प्रोसेस डॉट env। तो जो भी था टेक्निकली कुछ इशू था, तो इसने कोड में चेंज कर दिया है। सो ठीक है, वापस एक बार किल करते हैं और बैकएंड को ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल npm run dev। ठीक है, अब क्या आता है, तो इनवैलिड एनवायरनमेंट वेरिएबल बोल रहा है ईमेल फ्रॉम एडमिन नोटिफाई ईमेल। सो मैं इसको बोलता हूँ फॉर नाउ इनवैलिड एनवायरनमेंट वेरिएबल, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। नाउ आई डू नॉट want to use this email service। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, आपको भी इशू आएगा, तो आप क्या कर दो, ये आगे के लिए है। जैसे env हम लोग जाते हैं ना, तो यहाँ पे smtp होस्ट है, यूज़र है। तो अगर हम लोग कस्टम डोमेन से ईमेल यूज़ करते हैं ईमेल सेंड करने के लिए, तो ईमेल सेंड करने के लिए ये चीज़ें यूज़फुल है। तो इसको अभी हम लोग डिसेबल कर दे रहे हैं कि smtp होस्ट वगैरह ये चीज़ यूज़ ना करें हम लोग। सो बाकी अभी बैकएंड हमारा रन हो जाना चाहिए। ऑलराइट गाइज, ये हमारा इसने सेटअप कर दिया है। वापस से किल करते हैं, बैकएंड को ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल npm run dev। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, MongoDB कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे, क्रॉन जॉब शेड्यूल ट्रैश डेली। ठीक है, रीसेट क्लीन अप एवरी इनवॉइसमो API लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000। तो सारी चीज़ें आ रही है। वार्निंग क्या है, mongoose डुप्लीकेट स्कीमा। सो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। सो इज माई सर्वर रनिंग प्रॉपरली, मैं इससे पूछता हूँ और ये एंटर कर देता हूँ। ये जो पूरा का पूरा है लाइन मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया। तो यहाँ पे सर्वर इज़ रनिंग डुप्लीकेट यूज़र ईमेल, ऐसा एक इशू आ रहा है। तो ठीक है, अब इसको इशू फिक्स करने देते हैं। फिर उसके बाद 5000 पोर्ट नंबर हमारा इस पर ही लिसन कर रहा है, तो इस पर हम लोग अभी रन भी करेंगे। ठीक है, इसने फिक्स कर दिया है। तो मैं इसको एक चीज़ ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो लोकल होस्ट वाला है ना, ये क्लिकेबल रहे। ये ना क्लिकेबल नहीं है, तो ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल तो अपने को तो दिक्कत होगी। npm run dev अगर मैं इस पर जाऊँ, तो अब देखोगे अभी जो हमारा आएगा, ठीक है, MongoDB कनेक्टेड है, इनवॉइसमो API लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे आफ्टर रनिंग npm run dev कैन यू शो मी अ क्लिकेबल लिंक इन दी टर्मिनल टू ओपन इट। मैं बस ये लिखता हूँ, बाकी तो यार रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और http:/local host। अब मैंने लोकल होस्ट जितने बार रन किया ना, तो आदत हो गई है। सो 5000 हम लोग एक बार पुट करके एंटर करते हैं। देखो एक्सेस टू लोकल होस्ट डिनाइड बोल रहा है, तो 5000 में ना एक्चुअली रन नहीं होता और आपको भी दिक्कत आ सकता है। सो 5000 ना करके हम लोग इसको 5001 कर देते हैं और फिर रन करते हैं। तो ओपन इन ब्राउज़र में देखो, अब देखो ये तीन चीज़ें दे रहा है। सो एक बार इसको किल करते हैं और ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। अब 5000 की जगह 5001 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सारी चीज़ें कनेक्ट है और 5001 आ रहा है। सो यहाँ पे ओपन करने के लिए बोल रहा है रेडी इस पे। यार ये क्यों आ रहा है, लोकल होस्ट की जगह अपना ये वाला आ रहा है। मैं बोलता हूँ वाई इट्स नॉट शोइंग लोकल होस्ट। ठीक है, हमारा IP एड्रेस दिखा रहा है, वाई इट्स नॉट स्टार्टिंग विथ लोकल होस्ट, स्टार्ट इट लाइक दैट। बट ये स्टार होना चाहिए। अगर मैं ओपन भी करूँगा, आई गेस ये कोड लिखना चालू किया, तो वापस से एक बार ओपन करके देखते हैं। आई गेस लोकल होस्ट ही कॉपी हुआ है वैसे। एक्सेस फॉल्स एरर कोड इंटरनल एरर। ठीक है, इंटरनल एरर आ रहा है। तो इंटरनल एरर आपको याद है 500 था अपना इंटरनल एरर। अपडेटेड दी स्टार्टअप लिंक सो दे यूज HTTP लोकल होस्ट पोर्ट। ठीक है, कुछ इशू आ रहा है। दी पोर्ट अनहैंडल एरर, राइट क्लिक करते ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। तो देखो ऐसे फिक्स करना है आपको टर्मिनल में जो भी इशू आ रहा है npm run dev। मैं जब वीडियो बनाता हूँ तभी ये सब इशू आते हैं, अदरवाइज आते नहीं है ऐसे इशू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5001 है, इस पे एक बार क्लिक करते हैं, कमांड प्लस क्लिक, तो कमांड करके क्लिक करते हैं। ओपन नहीं हो रहा है यार, ये काम करते यहीं पे 1 कर देता हूँ मैं। ठीक है, सो सक्सेस फॉल्स हो रहा है, एरर कोड कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी क्वेरी मैसेज विच हैज ओनली गेटर। तो मैं ये कॉपी करके दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ सक्सेस फॉल्स आ रहा है। सो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, दिस मैसेज बस
प्लीज़ फिक्स इट। मैं ये एंटर कर दूंगा, देखते क्या आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हैंडल्ड एरर, टाइप स्क्रिप्ट कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी क्वेरी। तो कुछ कुछ इशू है बैकएंड में, तो इसको फिक्स करने देते हैं। इससे जब तक ये स्मूथली रन नहीं होता तब तक हम लोग फिक्स करते रहेंगे इसको बोल के। सो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि मेन कॉज क्या था, ये कॉज सारी चीज़ें बता रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं यार इसको, मुझे लगता नहीं है ठीक से हुआ है इम्प्लीमेंट। एन पी एम रन डेव टर्मिनल वापस स्टार्ट करके, ठीक है रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने से स्टिल फॉल्स आ रहा है, तो मैं इसको बोलता हूँ दी सेम इशू इज कमिंग। अब मैं इसको यहाँ बोलूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार टाइप कर देता हूँ, वॉइस टाइपिंग कर लेते हैं एक बार हम लोग। Kindly review the entire code base and after reviewing it, find the root cause of this issue and also audit it completely according to our backend. So you have to make sure that our backend run super smooth without any error and without any further problems. It should run smoothly. इतना आई गेस काफ़ी, और तो कुछ आ नहीं रहा माइंड में, ठीक है। सो एंटर हिट करते हैं। वैसे कुछ कुछ टर्म्स में सोच रहा था, लेकिन मैं बोला क्यों यूज़ करना, अभी देखते हैं, इसको प्लान करने देते हैं। तो अभी सर्च करते हैं और देखते हैं खुद ही इशू फाइंड कर लेगा। सो ऑलराइट गाइज, इसने कोड में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं, मतलब जो मैंने इसको बोला उसके बाद जो इसने चेंजेस किए ना काफ़ी सारे किए हैं, और अब मेरे हिसाब से फिक्स हो चुका है। ट्रू यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो ये ट्रू आ रहा है। सो अब हमारा जो है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, सक्सेस ट्रू है, डेटा स्टेटस ओके है। तो बैकएंड बस ऐसे ही दिखता है, ऐसा अगली रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया कुछ दिखने वाला है। सो इस तरीके से आपका बैकएंड दिखने वाला है। सो ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद रेडी है, तो रेडी वाला एक बार फॉलो करते हैं। तो इसको जाएंगे तो ट्रू है, डेटा रेडी है हमारा। तो ये क्या है, ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है ना, उसी प्रॉम्प्ट में चीज़ें डली हुई है कि ये चीज़ें ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग डेटा जो हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है उसको टेस्ट करेंगे। सो मैं इसको बोलूँगा कैन यू प्रोवाइड मी सम एंड पॉइंट टू टेस्ट फ्रॉम माई एंड इफ दिस इज़ वर्किंग और नॉट, ये मैं लिखूँगा। और वैसे तो एंड पॉइंट पता है, लेकिन इसको एंड पॉइंट हम लोग मांगेंगे इससे। और इनवॉइसमो में जाके अगर मैं इसको वापस से रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं एक फोल्डर बन चुका है इनवॉइसमो, और इनवॉइसमो के अंदर इनवॉइसेज है, यूज़र्स हैं और कॉन्टैक्ट मैसेजेस, इसके फोल्डर्स बन चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपना खुद का कलेक्शन यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। तो बस यही है जो आपको करना पड़ता है। इनवॉइसमो जो है, अब इनवॉइसमो के अंदर आपका जो ये डॉक्यूमेंट है इस पर हम लोग चीज़ें क्रिएट करेंगे। ये जो है हमारा कलेक्शन है, ठीक है। इनवॉइसमो के अंदर कॉन्टैक्ट मैसेजेस एक कलेक्शन है, इनवॉइसेस एक कलेक्शन है, यूज़र्स एक कलेक्शन है, और ये जो कलेक्शन है इसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, यूज़र्स हम लोग ऐड करेंगे जिससे यूज़र ऐड हो पाए। सो अभी इसने क्या दिया है, मुझे कर्ल कमांड दिया है। तो हमेशा याद रखना एक टर्म आप यूज़ करना, कर्ल कमांड, कि हमेशा मुझे क्या दो, एक कर्ल कमांड दो, ठीक है। सो यहाँ पे कर्ल कमांड दिया है इसने, तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ। इसने जो भी कर्ल कमांड दिया है मैं इसको बोलता हूँ प्रोवाइड मी कंप्लीट, टर्म क्या है, कर्ल कमांड, ठीक है। कर्ल कमांड आपको यूज़ करना है, इसको हम लोग इंपोर्ट आसानी से कर सकते हैं। सो क्यों करना है, क्योंकि देखो बॉडी भी रहता है, तो बॉडी आपको लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके लिए हेडेक होगा। सो उसके लिए मैं इस पर जाऊँगा, प्रोवाइड मी कंप्लीट कर्ल कमांड फॉर रजिस्टरिंग न्यू यूज़र। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने बैकएंड का यूज़ करके रजिस्टर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे न्यू यूज़र को। सो यूज़ दिस फॉर फ्रॉम योर टर्मिनल, चेंज पोर्ट इफ़ योर्स इजंट 5001। सो 5001 है, ठीक है। यूज़र यूनिक ईमेल आईडी, ऑल राइट। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने का अब हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे, मेन बात ये है, क्योंकि हमें न्यू यूज़र रजिस्टर करना है, ये हमारे पास यूआरएल है, लेकिन यहाँ से हम नहीं कर सकते। और यही एपीआई के टेस्टिंग के लिए रोल आता है पोस्टमैन का। तो हम लोग यहाँ पे पोस्टमैन यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो पोस्टमैन है, यहाँ पे इसका वेब वर्जन रहता है, ठीक है। हम लोग चाहे तो यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, आप साइन अप वगैरह कर लो, अकाउंट क्रिएट कर लो। और यहाँ पे अभी हम लोग साइन इन करेंगे, तो विवेक मिश्रा के नाम से मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो इस पर मैं साइन इन कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक नया हम लोग कलेक्शन बिल्ड करेंगे। तो कैसे आपको यूज़ करना है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका भी आपको डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो पैरेलली आप डेस्कटॉप वर्जन भी इंस्टॉल के लिए लगा दो, पोस्टमैन डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप ऐप यहाँ पे जाएंगे तो डाउनलोड पोस्टमैन का ऑप्शन रहेगा, सेम जैसे अभी हमने बाकी सब इंस्टॉल किया। तो एप्पल सिलिकॉन चिप, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और इंस्टॉल कर लूँगा। तो जाऊँगा डाउनलोड बटन में, इंस्टॉल हो रहा है।
तो पूरा इंस्टॉल होने दूंगा। तो इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है आपको, इंस्टॉल होने के बाद जैसे अभी तो ये है एज इट इज़, तो अभी मैं सर्च बार में जाता हूँ, पोस्टमैन सर्च करता हूँ। सो ये क्या है, मेरा पोस्टमैन है अभी जो मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये मेरा पोस्टमैन है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे होम पे जाता हूँ, ये जो होम का आइकन है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अकाउंट कनेक्ट कर लेना है, लॉगिन वगैरह कर लो। सो वेब वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेब का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं वेब वाला ऑफ ही कर लेता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्यों आ रहा है उसका रीज़न मुझे आई मेरे ख्याल से मुझे बता ही देना था इसके थ्रू, क्योंकि दिक्कत होगी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो लोकल होस्ट है ना वो इस पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि लोकल होस्ट मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ हमें ही एक्सेसिबल रहता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और मान लो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे वर्क स्पेसेस का आपको ऑप्शन मिलता है और वर्क स्पेस में आपको क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इनवॉइसमो नाम का वर्क स्पेस, ब्लैंक वर्क स्पेस रहने देंगे, नेक्स्ट बटन पे जाएंगे और यहाँ पे कर लेते हैं इनवॉइसमो। ठीक है, सो क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रिएट आपका ये कलेक्शन बिल्ड हो जाता है, जहाँ पे हम लोग इनवॉइसमो से रिलेटेड जितने भी एपीआई एंड पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे बना पाएंगे। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, प्लस पे जाने के बाद HTTP इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग गेट कर सकते हैं। जैसे अभी हेल्थ है, अभी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल हेल्थ वाला गेट करते हैं। जैसे ये हमारे पास गेट रेडी है, चलो लोकल होस्ट ये रेडी वाला, ये हम लोग कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और मैं इसको सेंड करता हूँ। और सेंड करने के बाद आपको एक एरर मैसेज आएगा कि ये है लोकल होस्ट, व्हेन टेस्टिंग एन एपीआई लोकली यू नीड टू यूज दी पोस्टमैन डेस्कटॉप ऐप। तो आपको डेस्कटॉप ऐप यूज़ करना है। ठीक है, तो अब इसको क्लोज कर देते हैं शांति से हम लोग और आ जाते हैं डेस्कटॉप ऐप पे। यहाँ पे वर्क स्पेसेस में जाएंगे, अभी हमने जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे अपने को दिख जाएगा। सो दिख नहीं रहा है, व्यू ऑल वर्क स्पेसेस पे जाते हैं, इनवॉइसमो ये रहा, इनवॉइसमो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग जाएंगे थ्री डॉट पे, प्लस पे जाते हैं, HTTP पे जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, गेट करेंगे क्योंकि उस URL पे जो भी आएगा कि ये हमारा सर्वर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसको चेक करने के लिए गेट कर रहे हैं और सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। तो सेंड बटन पे क्लिक करने देने के बाद अब आप देख सकते हो सक्सेस टू डेटा का स्टेटस रेडी आ रहा है। तो सेम जैसा यहाँ पे आ रहा था सेम उसी तरीके से आपको रिसीव हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये कर्ल कमांड यूज़ करेंगे, जो कर्ल कमांड अपने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो इस कर्ल कमांड में जाके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कर्ल कमांड को कॉपी करने के बाद अगर आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बॉडी भी ऐड करना पड़ता है। तो अभी सब बताऊंगा, जैसे हमने पहले थ्योरी समझा था बॉडी वगैरह, वो चीज़ें अभी हम लोग देखते हैं। थ्री डॉट पे जाते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट का आपको ऑप्शन मिलता है। इंपोर्ट में जाके जस्ट आपको पेस्ट कर देना है कर्ल URL। तो पेस्ट करते साथ यहाँ पे आपको आएगा पॉपअप कि इंपोर्ट इनटू कलेक्शन, कलेक्शन में आपको इंपोर्ट करना है या फिर विदाउट सेविंग आपको इसको इंपोर्ट करना है। सो मैं चाहता हूँ इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस नाम से सेव हो गया। थ्री डॉट में जाके रीनेम भी कर सकता हूँ, जैसे रजिस्टर, साइन अप कर लेते हैं, साइन अप। ठीक है, साइन अप नाम से मैंने बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉडी भी आ रहा है। बॉडी में क्या है कि अपने को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा सेंड करना पड़ता है। सो फुल नेम में टेस्ट यूज़र है, ईमेल आईडी आपका test@example.com है। अगर मैं जाऊं और सेंड बटन पे क्लिक करूं तो ये यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। सो देखते हैं, तो यूज़र अब आप देख सकते हो रजिस्टर हो चुका है। सो यहाँ पे देखो एक्सेस टोकन आया है, एक्सेस टोकन जो हमारे ब्राउज़र में सेव रहेगा कुकीज़ की तरह। ठीक है, तो एक एक्सेस टोकन रहेगा। सक्सेस हमारा ये सक्सेस हो चुका है ट्रू, और देखो 201 आया, और 201 हम लोग क्यों यूज़ करते थे आपको याद होगा। ठीक है, 201 क्यों यूज़ करते थे याद करो आप। 201 अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड पॉइंट, आई गेस सर्वर कहाँ पे था यार हमारा एंड पॉइंट, HTTP मेथड्स, ये रहा आपका 201 क्रिएटेड। तो आपने देखा कि हमने इसको क्रिएट किया तो 201 आ गया। ठीक है, तो बस इस तरीके से चीज़ें काम करती है। 201 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यूज़र का ID है, यूज़र का फुल नेम टेस्ट यूज़र है, ईमेल है, प्लान है, अब बिजनेस का नेम, लोगो, ये सारी चीज़ भी हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन ये एम्प्टी है अभी। इनवॉइस प्रीफिक्स सेटिंग, तो इनवॉइस का क्या है, अवतार URL, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे रिटर्न हो रही है। अब इसके बाद मैं वापस इसको रजिस्टर करना चाहता हूं और सेंड करूंगा, तो अब आप देख सकते हो कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा है, कोड कॉन्फ्लिक्ट मैसेज एंड अकाउंट विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर मैं वापस रजिस्टर करना चाहूँ तो मैं रजिस्टर नहीं कर सकता, तो मतलब बैकएंड हमारा काम कर रहा है। और डेटाबेस में अगर मैं यूजर्स में जाके इसको रिफ्रेश कर दूं, इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते हैं, तो अब आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे आ गया यूज़र।
अगर मैं चाहता हूँ दूसरा यूज़र करना, जैसे टेस्ट की जगह मैं करना चाहता हूँ विवेक, और टेस्ट यूज़र की जगह मैं कर देता हूँ विवेक मिश्रा। ठीक है, पासवर्ड एज इट इज़ रहने देते हैं और सेंड करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे एक्सेस टोकन भी हमारे पास रिसीव हो चुका है, जो JWT टोकन बनाया था उसके बेसिस पे ये एक्सेस टोकन क्रिएट हुआ है। अब इसके बाद मैं वापस से सेंड बटन पे क्लिक करूंगा तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ही आएगा, और हमारा जो पासवर्ड है वो हैश फॉर्मेट में सेव है, यानी कि अगर इनफैक्ट मैं भी लॉगिन करना चाहूं तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि ये हैश फॉर्मेट में सेव्ड है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग जाते हैं लॉगिन करने। ठीक है, तो लॉगिन करने का क्या था हमारे पास वो देख लेते हैं। मेरा कर्सर, ठीक है, सो कर्सर में जाके अभी हम लोग लॉगिन के लिए मांग लेते हैं, नाउ प्रोवाइड मी फॉर लॉगिन। ठीक है, सो लॉगिन के लिए मांग लेते हैं। तो ऐसे कर्न कमांड मांग के आप चीज़ें चेक कर सकते हो। ऑल राइट, हमारे पास इसका भी आ गया है कर्न कमांड, सो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाला। और आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके पहले आपने देखा होगा कि एक्सेस टोकन आया था। एक बार ना विवेक के बाद 2 जोड़ के वापस मैं सेंड करता हूँ, और सेंड करने के बाद आप देखोगे एक एक्सेस टोकन आया है हमारे पास, और इसके साथ जो कुकीज़ में स्टोर करता है ना, जो HTTP ओनली वाला था, आपको याद होगा इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी में अगर हम लोग जाते हैं, कुकीज़ पे जाते हैं, तो कुकीज़ में आपको मैंने बताया था कि HTTP ओनली कुकी होता है। तो ये HTTP ओनली कुकी जो रहता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। अब ये जो आपका रहेगा ये सेशन वगैरह में स्टोर होगा एक्सेस टोकन, लेकिन ये जो है अगर मैं ऊपर जाऊँ, कुकीज़ का ऑप्शन कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये ऊपर कुकीज़ का ऑप्शन है, कुकीज़ में जाऊँगा तो आप देखोगे एक कुकी मेरा सेव हो चुका है, और इस पर मैं क्लिक करूँगा इनवॉइस में रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कुकी यहाँ पे बना हुआ है जो कि एक्सपायर कब होगा, 12 अप्रैल को होगा। तो 12 अप्रैल इतने दिन का यहाँ पे है, तो ये डेज हमने सेट किया था, आपको याद होगा ये 7 डेज का रिफ्रेश टोकन हमने बनाया था, तो 7 दिन का इसने डेट सेट कर दिया है। तो इस तरीके से ये एक्सपायर हो जाएगा। तो क्या है, HTTP ओनली है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे सिक्योर्ड है, मोस्ट सिक्योर्ड फॉर ब्राउजर्स, तो हम यही वाला टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे पता चल जाती हैं। ठीक है गाइज, तो ये हमारा हो चुका है। अब हमें लॉगिन करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे, अगेन इंपोर्ट पे जाएंगे, इंपोर्ट में जाने के बाद कर्न कमांड पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर देने के बाद इंपोर्ट हो चुका है। रीनेम कर लेते हैं, वैसे बाय द वे पहले भी हम लोग कर सकते थे लेकिन कोई ना, अब कर लेते हैं लॉगिन करने के बाद अब आप देख सकते हो हमें बॉडी में ऑलरेडी आ रहा है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे अगर आपको ख़राब लगता है यहाँ पे ब्यूटीफाई का ऑप्शन है, ब्यूटीफाई पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा ब्यूटीफुली ये शो हो जाता है। तो test@example.com अगर लॉगिन करूँगा तो ये पहले ही से ही जो बना हुआ था ये लॉगिन हो गया, और हमें एक्सेस टोकन वगैरह ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मान लो मुझे कुछ और यूज़ करना है, जैसे विवेक था अपने पास, तो विवेक@example.com इसको हम लोग सेंड करते हैं। तो इसको सेंड करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन अगर पासवर्ड गलत मैं डालूँ, 3 डाल दूँ और सेंड करूँ, तो आप देखोगे इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड कुछ तो गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश भी करूँ तो एक और अकाउंट भी दिख जाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। बस इस तरीके से आपकी चीज़ें काम करेगी। सो आई होप आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा कि API जो है वो कैसे काम करता है। यहाँ पे आप चीज़ें चेक कर सकते हो। अब ये जो चीज़ है अभी मैं कर रहा हूँ मैनुअली, अब ये जो करेगा ये फ्रंट एंड करेगा, और वहाँ पे कुकीज़ स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे कुकीज़ दिखा रहा था ना, ये कुकीज़ वहाँ पे स्टोर होगा। ओके, सो ये चीज़ है। सो इवन जो ये वाला है, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था ना, साइन अप पे हमारे पास एक्सेस टोकन आ रहा था। अब मैं इससे ये पूछ लेता हूँ एक्सेस टोकन कहाँ स्टोर होता है। जैसे अब मुझे पता नहीं है, मुझे ये पता है कि रिफ्रेश टोकन कहाँ स्टोर हो रहा है, कुकीज़ में। सो एक्सेस टोकन कहाँ अपना स्टोर हो रहा है, मैं इससे ये पूछ लेता हूँ। सो इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ आर रिफ्रेश टोकन इज a refresh token is stored in the cookies, but where are access token are storing, ये मैं पूछता हूँ और यहाँ पे ये रिस्पॉन्स डाल देता हूँ और एंटर हिट करता हूँ। अब इस तरीके से ना डाउट आपको आने चाहिए। जब आप बैकएंड बना रहे हो आपको डाउट आएगा, आप AI से बात करो, समझो चीज़ें, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलते जाएगी। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है, तो एक बार पढ़ के देखते हैं।
So the server sets if after login or register the response includes set cookie for invoice refresh, ठीक है, the browser store that cookie and send it back on later request, ठीक है, later request में cookie भी जाता है उसके साथ. You do not put the refresh token in the JSON body. Access token not in a cookie in your API. The access token is only returned in JSON body as ये exactly like a response you pasted. The backend does not store the access token in a cookie for you. ठीक है. So where it is stored, where the client puts it, PRD blueprint, the front end should keep it in the memory only. Example variable react state context, ठीक है, small not local storage session storage. तो local storage session storage में नहीं रहेगा, ये फ्रंट एंड में ही रहेगा, फ्रंट एंड में स्टोर रहेगा. तो अपना वेरिएबल बना के वो स्टोर करेगा फ्रंट एंड में. तो कर्न देयर इज नो ऑटोमेटिक स्टोरेज. यू कॉपी द टोकन फ्रॉम लॉगिन रिस्पॉन्स एंड पेस्ट इट इनटू द नेक्स्ट कमांड्स ऑथराइजेशन हेडर और स्क्रिप्ट टोकन. ठीक है, तो ये है रिफ्रेश और एक्सेस का फंडा. तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो. बाकी तो ऑल दो मुझे काफ़ी सही लग रहा है. अब मैं इसको बोलता हूँ कि अब मुझे देखो मल्टीपल एंड पॉइंट चेक करना है. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ MCP सर्वर के थ्रू. तो मैं MCP सर्वर कनेक्ट करूँगा. सो यहाँ पे हम लोग MongoDB को भी कनेक्ट करेंगे MCP सर्वर के थ्रू और कनेक्ट करेंगे पोस्टमैन को भी. तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग MCP सर्वर क्रिएट करेंगे. तो MCP सर्वर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कर्सर मिलेगा. कर्सर में आपको सेटिंग्स मिलेगा और सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कर्सर सेटिंग्स. कर्सर सेटिंग्स में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा टूल्स एंड MCP. तो यहाँ पे आप MongoDB कनेक्ट कर सकते हो. आप देख सकते हो मेरे MongoDB ऑलरेडी कनेक्टेड है, पोस्टमैन ऑलरेडी कनेक्टेड है क्योंकि मैं इस पर काम कर चुका हूँ ऑलरेडी. और हम लोग ये क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया आपका ये इस लेवल पे. हम लोग चाहे तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट लेवल पे भी MCP बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. /MCP बनाने से यहाँ पे आता है, वैसे नहीं आता. ठीक है, तो चलो यार हम लोग इजी तरीका ही लेंगे, प्रोजेक्ट लेवल पे MCP नहीं बनाते. सो न्यू MCP सर्वर पे जाएंगे तो आप देख सकते हो मेरा पूरा का पूरा एक कोड खुल के आ चुका है जिसमें आप देख सकते हो सारी चीज़ें. सो आई विल नॉट रिकमेंड आप ये देखो, बट चलो देख लियो तो ठीक है. इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और काम भी नहीं करेगा वैसे ये चीज़ें क्योंकि वाइट लेबलिंग वाला है, IP वाइट लेबलिंग, आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते इस पर. सो इसको मैं रहने दूंगा और चीज़ें वैसे भी चेंज हो जाएगी. सो आई डोंट केयर. सो इसको कॉपी करके ना मैं पहली बात तो आपको ये डॉक पे देना चाहता हूँ. ठीक है, ये जो है ना रिसोर्स आपको मिल जाएगा. तो एक तो ये प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट के बाद MCP फॉर्मेट, ये MCP फॉर्मेट मैं आपको देना चाहूँगा. तो MCP फॉर्मेट है जिसमें से देख सकते हो दो ये स्ट्रिंग. सबसे पहली बात तो ये हटा देता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे आपका ये रहेगा. ठीक है, ओनली चेंज दिस, आपको हमेशा ये चेंज करना है. तो यहाँ पे ना एग्जाम्पल मैंने दिया है. अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ये एग्जाम्पल करके आप क्या करो, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो AI के पास. ठीक है, कॉपी करके आप पेस्ट करो और बोलो एक नया MCP सर्वर ऐड कर दे. तो मैं क्या करूँगा, ये सेम फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया जस्ट आपके लिए रेफरेंस के लिए कि MongoDB का कैसे यूज़ करना है. अगर आपको नहीं पता इन केस तो आप क्या करोगे, जस्ट यहाँ पे जाओ कर्सर पे, कर्सर हमारा कहाँ गया, कर्सर पे जाओ और मैंने जो कोड दिया है उसको जस्ट कोड को आप पेस्ट करो. ठीक है, मैं इनफैक्ट क्या करता हूँ ना, आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ मैं. हम लोग क्लाउड का यूज़ कर लेंगे अभी फ़िलहाल के लिए. सो एक तो यार इतने टैब्स हो गए, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ. इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं. ChatGPT, जेमिनाई, किसी के पास भी आप चले जाओ आंसर सभी दे देंगे. मैं ChatGPT के पास से ही पूछ लेता हूँ. एनालाइज दिस एंड हेल्प मी टू प्रिपेयर MCP फॉर माई यूज केस. आई वॉन्ट टू कनेक्ट MongoDB एंड पोस्टमैन. ठीक है, तो मैं आपको एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर दे रहा हूँ जिससे आप ये कर पाओ. सो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, सिंटेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें बोल रहा है लेकिन उसका मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. डुप्लीकेट Mongo सर्वर्स. ठीक है, तो अब ये मुझे एक सिंगल दे रहा है इस तरीके से, ये सिंगल मुझे दे दिया है. तो कॉपी कर लेता हूँ मैं और ये मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ यार, यही वाला प्रोवाइड कर देता हूँ मैं. इसको प्रोवाइड कर देता हूँ. ये फॉर्मेट अपना रहने वाला है. सो कलर इसका ब्लैक रख देते हैं. MCP फॉर्मेट फॉर बोथ MongoDB एंड पोस्टमैन. ठीक है, तो मैंने आपको ये फॉर्मेट दे दिया जिसको आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे किसी भी AI टूल में या फिर आप डायरेक्टली इसको जाओ और बस ये आप चेंज कर लेना. ये जो स्ट्रिंग है ना ये चेंज कर लेना. तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी जो है कर्सर में वो एक Mongo कनेक्टेड है. ठीक है, एक बार यार कन्फ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा. ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी
कर्सर सेटिंग्स में मैंने प्लस पे क्लिक किया था तो MCP जेसन यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो मोंगो है यहाँ पे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी करूँ तो ये ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर है, ठीक है। ये ऐसे करके मैं क्लोज करके देख सकता हूँ। सो मुझे चाहिए एक मोंगो DB एक्स्ट्रा इसके जैसे ही, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप AI टूल का यूज़ करो प्लीज़, ठीक है, बता दे रहा हूँ, AI का यूज़ करो, मेरे तरह मत करो। अगर आपको डाउट है, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ जिससे सिंटेक्स एरर हट जाए। और यहाँ पे इसको मैं हटा दूंगा स्ट्रिंग, और हम लोग जाते हैं यहाँ पे अपना जो डेटाबेस है इसको ओपन कर लेते हैं। अगर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग वापस चाहिए, आपने स्टोर करके नहीं रखा है, एक तो पहली बात हमारे ENV में ENV से कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जाता हूँ और आपको एक और मेथड दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 डॉट में आप जाते हो तो 3 डॉट में कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है। सो कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग में आप क्लिक करो तो कॉपी हो जाता है, और कॉपी होने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। पेस्ट होने के बाद कर्सर सेटिंग्स में जाओ। अब आप देखो ये चीज़ वापस होगा। तो मोंगो DB, सबसे पहली बात तो ये चेंज कर लो यार, मोंगो DB यहाँ पे मोंगो इन वॉइस मो, ठीक है, मोंगो इन वॉइस मो, काफ़ी राइमिंग सा हो गया यार। कर्सर सेटिंग्स में जाते हैं, अब यहाँ पे इन वॉइस मो, अब ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं इससे बात करना चाहता हूँ, कैन यू चेक वेदर माई मोंगो, और मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, बाकी जो है डेटाबेस है ना, बाकी ऑफ कर देता हूँ। कैन यू चेक वेदर माई मोंगो MCP इज वर्किंग और नॉट, एंड हाउ मैनी यूजर्स आर देयर, प्लीज चेक इट फॉर मी। तो देखो MCP क्या है, MCP सर्वर एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल है जिसमें जो आपके AI के मॉडल्स रहते हैं उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपको कनेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको टूल्स मिल जाते हैं। तो आप MongoDB में कुछ रीड करना है, कलेक्शन आपको बिल्ड करना है, या फिर स्कीमा रन करना है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आपको सारे टूल्स का एक्सेस मिल जाता है। तो आप देख सकते हो ये मेरे बिहाफ में सारी चीज़ें रन किया, और डेटाबेस से चेक करके बता सकता है कि 3 डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यूज़र 3 एग्जिस्ट करते हैं। तो यस बोल रहा है, कैन यू प्रोवाइड देयर नेम एंड ईमेल आईडी। तो अब क्या हो रहा है, AI जो है हमारे डेटाबेस को पढ़ पा रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़ें होने वाली है वो बहुत नेक्स्ट लेवल जाने वाली है, क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पे बिल्ड करूंगा वो मैं क्रॉस चेक करूंगा डेटाबेस में क्या वो चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही। तो टेस्टिंग पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग MCP सर्वर को यूज़ करें। तो अभी हम लोग बहुत सारे टेस्ट केसेस रन करने वाले हैं जिसमें MCP सर्वर यूज होगा और पोस्टमैन भी यूज होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम आ गया, टेस्ट यूजर विवेक मिश्रा 2 हमने क्रिएट किया था, विवेक और विवेक 2 इस नाम से आ गया। तो आप देख सकते हो जो भी डेटा हम लोग क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस से पढ़ पा रहा है, विच इज़ टोटली ओके। तो MCP सर्वर हमें ये करने के लिए हेल्प करता है। जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है MCP सर्वर क्या होता है, तो आप ये समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ MCP सर्वर, मैं बस नॉर्मली लिखूँ तो MCP सर्वर क्या है, MCP सर्वर यानी कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट कनेक्ट्स Gen AI एप्लीकेशंस लाइक क्लॉड डेस्कटॉप टू एक्सटर्नल टूल्स, डेटा सोर्सेज एंड सर्विसेज। जैसे कि पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, API पढ़ रहे थे। API क्या है, API बात करने का तरीका है, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग API कॉल करते हैं। लेकिन जो AI है वो AI API को ठीक से पढ़ नहीं पाता, API को यूज नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमने क्या बनाया, AI के लिए एक अलग हमने लैंग्वेज बना दिया जो कि है हमारे लिए MCP। तो API की जगह हम लोग यूज करते हैं MCP, और MCP के अंदर बहुत सारे API के एंड पॉइंट्स रहते हैं जिसको सेफली LLM यूज कर पाए, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो कि AI टूल्स है जैसे क्लॉड, चैट GPT, जेमिनाई, और इनफैक्ट कर्सर के अंदर हम लोग यूज करें। तो AI को हम लोग एक्सेस देते हैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, और उस प्लेटफॉर्म में आपको क्रिएट करना है, डिलीट करना है, तो सारे टूल्स है आपके पास। अब हमें क्या करना पड़ रहा है, उसके सारे API एंड पॉइंट को मैप नहीं करना पड़ रहा, कोई टेक्निकल सेटअप नहीं है। तो विदाउट एनी टेक्निकल सेटअप आप AI के लिए ये चीज रेडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ MCP। तो ये आपको बेसिकली एक कनेक्टर की तरह प्रोवाइड करता है, एक USB है जिसको आपने एंटर किया और आपको उस टूल का एक्सेस मिल गया। तो जैसे एक लैपटॉप रहता है ना, लैपटॉप पे आप अपना हेडफोन जैक लगा सकते हो गाने सुनने के लिए, आपको स्टोरेज के लिए अपना पेन ड्राइव लगाना है तो आप पेन ड्राइव लगा दिए, आपको फिर उसके बाद चार्ज करना है तो चार्जिंग केबल लगा दिए। तो इसमें मल्टीपल पोर्ट्स रहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग इसको मल्टीपल पोर्ट्स का एक्सेस देते हैं MCP सर्वर के थ्रू, ठीक है। तो सिंपल है, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, बस ये समझो कि LLM इसको यूज़ करके बहुत चीज़ें कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मेन देखते हैं पोस्टमैन वाला, ठीक है। पोस्टमैन भी कनेक्ट करना है अपने को। तो पोस्टमैन में जाके अब हम लोग इसे कनेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं।
कनेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे अपने को कुछ आईडी या सीक्रेट की नहीं डालना, जस्ट आपको अप्रूव कर देना है। अपना पोस्टमैन अकाउंट जो आपने क्रिएट किया है लॉगिन करके रखना है और फिर अप्रूव करना है। सिक्योरिटी एरर दिखा रहा है, एक बार फिर से करना पड़ेगा आई गेस मुझे। एक बार एडिट पे जाते हैं और एडिट पे जाने के बाद पोस्टमैन को ओपन करते हैं। एक बार इसका पी हटाते हैं हम लोग, पी हटा के वापस मैं पी डालूंगा तो कनेक्ट का बटन आ जाएगा। कनेक्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। अब आई होप काम कर जाना चाहिए। ये पोस्टमैन के साथ ना थोड़ा पंगा रहता है, जब भी ऐसा कुछ हो तो जस्ट एमसीपी सर्वर के फाइल पे जाओ, थोड़ा सा एडिट करो और फिर अप्रूव बटन पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगा। अप्रूव बोल रहा हूँ, कनेक्ट बटन पे क्लिक करके अप्रूव बटन पे क्लिक कर देना जब ये रीडायरेक्ट हो जाता है। तो बस पोस्टमैन का आ गया। अब मैं इससे पूछता हूँ, कैन यू यूज़ माई पोस्टमैन एमसीपी सर्वर एज वेल, इफ़ यस देन टेल मी। अब टेल मी में क्या होगा, पोस्टमैन के अंदर क्या चीज़ें होती है वो देखना पड़ेगा। तो पोस्टमैन के अंदर ना ये जो है ये वर्क स्पेस है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वर्क स्पेसेस बोलते हैं। व्यू ऑल वर्क स्पेसेस है और वर्क स्पेस के अंदर आपके कलेक्शन रहते हैं। तो मैं इसको बोलूँगा, हाउ मेनी कलेक्शंस आर देयर, कैन यू यूज़ माई पोस्टमैन एमसीपी सर्वर, देन टेल मी हाउ मैनी वर्क स्पेसेस आर देयर। बस एंटर कर लेते हैं। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि ये दोनों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो ऑलराइट गाइज, आप देख सकते हो इसने एक्चुअली में हमारा टूल यूज़ किया है, एवरीथिंग रन किया। और यहाँ पे याद रखना, जब भी आप एमसीपी सर्वर में जाते हो तो मैंने रन एवरीथिंग किया है। आप इसको एवरी टाइम या फिर यूज़ अलाउ लिस्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं सारी चीज़ें रन इसको करने दे रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डेटाबेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो एमसीपी सर्वर में, जैसे कि अलाउ लिस्ट एमसीपी टूल, इस पर आप जाओगे तो जो अलाउ लिस्ट रहेगा वही चीज़ होगा। या फिर आस्क एवरी टाइम करना चाहते हो तो आस्क एवरी टाइम करना चाहते हो तो आस्क एवरी टाइम कर लो। रन एवरी थिंग मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रन एवरी थिंग करते हैं। और मैं इसको बोलता हूँ, नाउ आई वॉन्ट टू मेक कैटेगरी वाइज कलेक्शंस अंडर इनवॉइसमो, ठीक है। इनवॉइसमो जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज मुझे कलेक्शन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो जाता है, कलेक्शन बन पाता है। अभी जो कलेक्शन है मैं इसको ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से कि ये हमारा हो गया ऑथ के लिए, ठीक है। अब इस तरीके से मैं और कर सकता हूँ। और मुझे अगर कलेक्शन क्रिएट करना है, प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कलेक्शन पे जाऊंगा तो मल्टीपल कलेक्शन क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हेल्थ, हेल्थ के नहीं लिख दिया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे हेल्थ का एक कलेक्शन बन गया। तो कलेक्शन के अंदर आपको एंड पॉइंट ऑर्गेनाइज करना है। अब मुझे इसको खुद मैनुअली लिखना पड़ता, मुझे कमांड जो है कर्न यूआरएल कॉपी करना पड़ता, पेस्ट करना पड़ता, लेकिन अब मैं इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकता हूँ। सो ऑटोमेट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ऑटोमेट करने से आपकी ये चीज़ें ना काफ़ी आसान हो जाने वाली है। सो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये जो ऑथ वाला है ना, इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ बट नहीं करता, चलो छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इनवॉइसमो क्रिएट every endpoint with body under it so that I can check it directly from postman। बस मैं ये लिखूंगा और एंटर मारूंगा और इसके बाद क्या होगा, जो होगा वो होगा मैजिक, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ ना कि मैं क्या ही बोलूँ यार। इसके लिए यार कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट बनता है जो भी आपको मन में है, मतलब आपको लग रहा है ऐसा कुछ मैं एकदम यूनिक सिखा रहा हूँ और मस्त सिखा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और ये चीज़ें जो है मैं बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ और यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं है जो इसको बता रहा है, कोई प्रैक्टिकली अपने कोर्स में भी नहीं बता रहा होगा। ये चीज़ मैं खुद ही फिगर आउट किया हूँ, खुद ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ बिकॉज मैं डेवलपमेंट बैकग्राउंड से कुछ रहा हूँ और वो चीज़ें मैंने की है। सो विच इज़ प्रेटी गुड। सो यहाँ पे ठीक है, क्रिएटिंग अ कंप्लीट कलेक्शन फाइल एंड अपलोडिंग इट वाया पोस्टमैन एमसीपी क्रिएट कलेक्शन एपीआई। सो ठीक है, ये हमारा बना रहा है जो कि इंस्ट्रक्शन में ही था। तो पोस्टमैन का एक फोल्डर है जहाँ पे पूरा कलेक्शन का ये जेसन बना रहा है टेस्ट करने के लिए, बॉडी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये लिखने के बाद ये पूरा का पूरा ये हमारा एमसीपी सर्वर का टूल यूज़ करेगा और ये पोस्ट कर देगा, ठीक है। सो आई गेस ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। रीड इनवॉइसमो कलेक्शन पेलोड एमसीपी सर्वर टूल, ठीक है, टूल यूज़ कर रहा है। एक बार हम लोग जाके देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ चीज़ क्रिएट हो रही है। अभी तक तो कोई चीज़ क्रिएट नहीं हुई है तो होने देते हैं इसे एक बार। गाइस ये कुछ क्रिएट तो कर रहा है। सो इनफैक्ट अगर मैं पोस्टमैन में जाऊँ तो इसने कलेक्शन डिलीट कर दिया। अभी मैंने कलेक्शन देखा था जस्ट आपको दिखाने के लिए, तो इसने शायद टेस्ट किया कुछ और अब ये फाइनल रन कर रहे हैं।
तो देखो डिलीट कलेक्शन कर दिया, तो इसने कलेक्शन लिटरली डिलीट कर दिया। तो ठीक है, होने देते हैं, मैं फाइनल रिजल्ट ही दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। गाइज मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ना बहुत सारे इशू आ रहे हैं, तो मैं आपको भी दिखा दूँ कि यहाँ पे देखो इसने फोल्डर तो बना दिया, ठीक है, कलेक्शन बना दिया है खुद से, लेकिन बाकी चीज़ें ना कर नहीं पा रहे, बैक एंड फोर्थ जा रहा है और रिपीट वे में वो सेम मिस्टेक कर रहे हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पॉज कर रहा हूँ और मैं इसको बोलता हूँ यूज़ वेब सर्च। अगर आपको भी कभी ऐसा प्रॉब्लम है ना, रिपीटेड वे में गलत आंसर दे रहा है, ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो ये टेक्निक यूज़ करना, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। यूज़ वेब सर्च एंड find why you are not able to execute it. I want proper solution as your current approach is wrong। ठीक है, बस मैं ये लिखता हूँ। अब ये क्या करेगा, वेब सर्च करेगा अपने आप। वेब सर्च देख सकते हो, वेब सर्च पोस्टमैन। तो अभी वेब सर्च करके इसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, लोग क्या बोल रहे हैं या फिर पोस्टमैन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन देगा। तो अभी वेट करते हैं इसका। सो ऑलराइट गाइज, इसने पूरा रीड किया, उसके बाद कुछ चेंजेस करके इसने फाइनली कर दिखाया वॉट वी हैव एडेड। ठीक है, तो यहाँ पे इनवॉइसमो करके इसने ऐड किया है कंप्लीट हेल्थ एंड रिलायबिलिटी। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट खींच के भेजता हूँ, मैं बोलता हूँ these are very limited, update all एंड पॉइंट्स। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ अपडेट करें ऑल एंड पॉइंट्स को। सो गाइज अभी भी इशू आ रहा है यहाँ पे कि इसने बोल दिया कि कर दिया, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सो मैं इसको बोलता हूँ स्टिल द रिजल्ट इज द सेम, Still the result is the same. So तो सेम रिजल्ट है हमारा, और रिजल्ट सेम होने के बाद ये भी है कि मैं इसको ये बोलना चाहता हूँ ऑल्सो प्लीज़ वेरीफाई आफ्टर अपडेटिंग वेदर इट्स showing on your end or not. Without verification, do not stop the process। ठीक है, होने देता है, क्योंकि अब एक बार ये हम लोग डिफाइन कर लेंगे ना, ऐसे आपको प्रॉब्लम आ सकता है जब भी आप इन चीज़ों के साथ काम करते हो। एक बार ये सॉर्ट हो जाएगा तो हम लोग एक स्किल बना देंगे, skill.md वाली एक फाइल रहेगी, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि कैसे वो चीज़ें मैनेज करनी है। सो ऑलराइट गाइस, इसने फाइंड कर लिया इशू, और इशू फाइंड करने के बाद इसने ये बना दिया। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं थोड़ा सा और इसमें अपडेट चाहता हूँ कि आप इसके साथ नहीं, हो सकता है आप मल्टीपल चीज़ों के साथ काम कर रहे हो, तो यहाँ पे मुझे फोल्डर बनाना है। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर फोल्डर वाइज नहीं है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट खींचूंगा। ठीक है, और मैं चाहूँगा यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा और मैं इसको बोलूँगा हियर आई डू नॉट want do not want this kind of messy list। I have already created auth collection just like that, you need to organize it because the workspace is dedicatedly for our project in Voicemo, so treat it like that। अब देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको बता दिया कि मुझे क्या करना है। ये पूरा वर्कस्पेस जो है, ये वर्कस्पेस का नाम ही इन्वॉइसमो है, तो ये इन्वॉइसमो करके कंप्लीट क्यों बनाना है फोल्डर। इसको फोल्डर वाइज बनाओ, जैसे ऑथ का अलग बनाओ, हेल्थ का अलग बनाओ, तो इस तरीके से मल्टीपल कलेक्शन बनाओ, उसके अंदर ये आप डालो। तो इस तरीके से मैंने बोला है, और आई होप इस तरीके से वर्क करना चाहिए। सो लेट्स सी क्या होता है। सो ऑलराइट गाइज, ये रन हो रहा है स्टिल, बट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कलेक्शन बन गया है। तो इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन देना है एआई को और हेल्प करना है इस चीज़ें फिगर आउट करने में। तो आप देख सकते हो, अब आपको खुद अपडेट नहीं करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है कि गेट मी करके आपको पूरा का पूरा यहाँ पे कोड मिल जाएगा।
सो ये कर्सर वुड लाइक टू एक्सेस योर एप्पल म्यूजिक क्यों चाहता है, डू नॉट अलाउ, वुड एक्सेस डेटा फ्रॉम योर एप्स फॉर सिक्योरिटी रीज़न, ठीक है अलाउ कर देते हैं, डेस्कटॉप फोल्डर अलाउ कर देते हैं, कर्सर वांट्स टू एक्सेस फाइल्स मैनेज बाय आईक्लाउड, नो, ठीक है। सो ये बेस यूआरएल क्या है, ये मैं चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन आप ये समझो कि जैसे ये ऑथ है, यहाँ पे साइन अप है, तो साइन अप में जैसे बॉडी अपना सेव है, तो ऐसे यहाँ पे भी सेव होगा कुछ चीज़ें बॉडी में, गेट एक्सपोर्ट डिलीट, तो डिलीट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉडी बना हुआ है, तो बॉडी है इसका मतलब कि इस फॉर्मेट में ही अपने को लिखना है और कंफर्म डिलीट करके अपने को सेंड कर देना है, जिससे ये डिलीट हो जाएगा। सो एपीआई में यूज़र मी में, तो जो भी यूज़र रहेगा वो इस पे डालेगा, सेंड करेगा और उसका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए बिजनेस लोगो है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एंड पॉइंट। अब मैं चाहता हूँ इसको डॉक्यूमेंट करके रखना, अब इतने सारे एंड पॉइंट जो है ना वो मैं डॉक्यूमेंट भी कर दूँ। सो ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसने बिल्ड कर दिया है। अब मैं इसको बोलूँगा नाउ मेक अ स्किल ऑफ इट, स्किल ऑफ इट, सो whenever we want we can execute it प्रॉपरली। तो मैं इसको बोलूँगा एक स्किल बनाना है। स्किल क्या है, बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम लोग एआई टूल को स्किल प्रोवाइड कर देते हैं कि आप ये चीज़ स्मूथली कर सकते हो, इसका क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आपको करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी, वो सारी चीज़ें उस पर लिस्ट रहती है। तो ये स्किल मैं आपको भी दे दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जस्ट मैं इसको बोलूँगा स्किल बनाने, तो स्किल बनाना स्टार्ट कर देगा। सो रीडिंग द क्रिएट स्किल गाइड एंड इंस्पेक्टिंग द पोस्टमैन स्क्रिप्ट सो वी कैन ऑथर एन एक्यूरेट स्किल। तो ठीक है, ये स्किल बनाना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे इनफैक्ट आपको ऑप्शन मिलता है रूल स्किल्स और सब एजेंट्स का, यहाँ पे जाके आप स्किल बना सकते हो। यहाँ पे अगर आप स्किल पे जाओ तो आप देख सकते हो ये इनवॉइसमो पोस्टमैन करके एक इसने स्किल बना दिया है। तो ये स्किल हमारे यहाँ पे सेव्ड है और यहाँ लेफ्ट में आप जाओगे कर्सर डॉट इस पे, तो आप देखोगे स्किल डॉट एम डी करके एक फाइल बना हुआ है जहाँ पे इनवॉइसमो पोस्टमैन के जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। सो की फाइल कर लेते हैं, बहुत छोटा सा स्किल डॉट एम डी का फाइल है, बस यही चीज़ आपको करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। मुझे डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना है, ऑल्सो प्रिपेयर और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ माई APIs, ठीक है APIs, और APIs का डॉक्यूमेंटेशन इसे बनाना है और डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करना है, मेंशन ऑल दी स्टेटस कोड। स्टेटस कोड आपको पता है 404 होता है, 201 होता है, 40 कोड, और मैं इसको बोल देता हूँ इफ़ विथ मल्टीपल सिनेरियोज, लाइक जैसे कि अपना होता है डिस्कार्ड, डिस्कार्ड होता है, अप्रूव होता है या फिर चेंज होता है, एंड ऑल्सो शो दी एरर पॉसिबिलिटी। सो मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ माई बैकएंड, but first do web search that what else we can document so that any developer can start building from where we had left। ठीक है, बस मैं ये लिखता हूँ। अब ये क्या करेगा, वेब सर्च करेगा और वेब सर्च करके चीज़ें पता करेगा और वो चीज़ें पता करने के बाद ये सारी चीज़ों के बेसिस पे एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर देगा। सो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन वेब में लोग कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं, क्या तरीका है पूरे इंडस्ट्री का, तो वो चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं। सो ये जो सिस्टम्स मैं अभी आपको बिल्ड करके दिखा रहा हूँ इसी वीडियो में, तो ये सारे सिस्टम्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप पूरा का पूरा ये जो स्किल वाला एमडी है, सिस्टम है, ये चीज़ें ले सकते हो। इन केस आपको हो सकता है दिक्कत हो, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से ना हो, तो जस्ट प्लग एंड प्ले करने के लिए आपको मैं ये चीज़ें दे दूंगा ताकि ये ईजिली आप यूज़ कर पाओ। सो अभी ये रन होना भी स्टार्ट हो चुका है, तो API.md में अगर मैं जाऊँ तो अभी फाइल इसने यहाँ पे बनाया नहीं है, अब आई गेस इसने बना दिया है API.md डॉक्स में जाके। सो इसने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लिख दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो API में क्या है हमारा। तो अगर मैं इसको प्रीव्यू करके देखूँ मार्कडाउन फाइल को, तो हमारा क्या क्या है, तो ये चीज़ें दिया है यहाँ पे। रिस्पॉन्स में सक्सेस क्या है, जेसन है, एंड पॉइंट है हमारा, स्टेटस कोड,
ठीक है, पोस्ट मेथड ये सारी चीज़ें दिया है, एरर मैसेज क्या है, सक्सेस मैसेज क्या है, ठीक है, तो इस तरीके से दिया है। अब मैं इसको बोलूँगा कैन यू क्रिएट अ रूल। अब देखो रूल भी होता है, जब आप ये AI टूल यूज़ करते हो ना तो एक रूल भी बनता है, जैसे कर्सर है, कर्सर के अंदर एक स्किल्स बना हुआ है, अब इसके अंदर एक रूल्स भी बनेगा, कैन यू क्रिएट अ रूल टू अपडेट द डॉक्यूमेंट every time whenever we do changes on our API or add endpoint। ठीक है, तो बस मैं ये डाल देता हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक रूल बनाएगा कि जब भी हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे तो अब मुझे बार बार इसको बोलना नहीं पड़ेगा, या ऑटोमेटिक उस पर चेंजेस कर लेगा। तो इस तरीके का आप रूल भी सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं रूल लिखूंगा, तो आप देखोगे ये जो कर्सर का फोल्डर है ना, डॉट कर्सर का, इसी पे ही ऐड होने वाला है ये। सो ऑलराइट गाइस, रूल्स का फोल्डर ऐड हो चुका है, जैसे मैंने आपको बोला था ये स्किल्स का था। अब इसके बाद एक रूल्स का फोल्डर ऐड हुआ है जहाँ पे पूरा रूल लिखा हुआ है। तो ये जो रूल है सबसे पहले रन होता है जब भी मैं कोई भी चीज़ चैट कर रहा हूँ, तो पहले ये देखता है कि मुझे किन रूल्स को फॉलो करना है, फिर किन रूल्स को फॉलो करने के बाद ये देखता है कि कौन से स्किल को फॉलो करना है, और फिर उसके बाद चीज़ें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करता है। तो इसलिए हम लोग इस रूल्स का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो कर्सर स्पेसिफिक, जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सेम ये जो काम करता है ये एंटी ग्रेविटी पे भी करता है, क्लाउड कोड पे भी करता है, और ट्रे का आई एम नॉट श्योर उस पर भी करता होगा। सो आप ऐसे बोल सकते हो डिफरेंट AI टूल्स में, तो वहाँ पे भी ऑप्शंस होंगे। सो ठीक है, कर्सर रूल्स, अब आपको ये ग्लोबल रखना है या फिर इस पे रखना है इंस्ट्रक्शन फॉर एनी ऑब्जर्वेशन। तो आई गेस ये पूछ रहा है ग्लोबल बैकएंड कर्सर अटैचेस दिस रूल व्हेन दोज फाइल्स आर स्कोप टू एडिट राउट्स कंट्रोलर्स। ठीक है, ग्लोब्स always apply false, it doesn't run on unrelated files, instruction for any observation std changes, update changes। ठीक है, there's a short checklist and a pointer to invoice moskill.md for the full postman workflow। note cursor rules guide the agent, they do not run git hooks। if you want guaranteed updates you could add a CLI command line step or pre commit check later। ठीक है, तो और भी चीज़ कर सकते हो लेकिन यहाँ पे इतना नहीं जाना। बाकी ठीक है, ओके है हमारा रिपोर्ट, तो यहाँ पे हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट चीज़ है टेस्ट केसेस रन करना। नाउ व्हाट आई वांट इज, आई वांट यू टू रन कंप्लीट टेस्ट केसेस ऑफ ऑल सिनेरियो ऑन माई every API endpoint, every endpoint to check the logic and working of it। अब मैं इसको बोल देता हूँ, you also you need to run command from the terminal and then check the database if it gets updated or not, and check again if you have deleted or updated anything। तो मैं इसको ये लिख के एंटर कर दूंगा। देखो ये मैंने क्यों लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये जो भी करेगा ये क्या कर सकता है, जैसे हम लोग पोस्टमैन का यूज़ कर रहे हैं ना, पोस्टमैन का यूज़ करने की जगह ये अपना टर्मिनल का यूज़ करेगा। ठीक है, जैसे टर्मिनल में npm run dev किए थे ना, ये टर्मिनल का यूज़ करेगा, और टर्मिनल का यूज़ करने के बाद ये रजिस्टर कर देगा किसी भी यूज़र को, और वो उसको डेटाबेस में दिखेगा। तो वो क्या करेगा, MCP सर्वर का यूज़ करेगा, जो हमारा MongoDB का MCP सर्वर है, और वहाँ से चेक करके बताएगा कि अच्छा ये यहाँ पे आया कि नहीं आया। अच्छा आ गया तो मतलब हमारा ठीक से काम कर रहा है। अब इसमें मल्टीपल टेस्ट केसेस वो रन करेगा कि ये चीज़ ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, और आफ्टर टेस्टिंग इट वो बताएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था, और सॉल्व भी कर देगा। तो अभी हम लोग टेस्ट केसेस रन करेंगे, तो इसको होने देते हैं एक बार। सो अभी ये कुछ इंस्टॉल भी कर रहा है, वाई टेस्ट एंड सुपर टेस्ट एज डेव डिपेंडेंसीज। तो कुछ डिपेंडेंसीज ये यूज़ कर रहा है टेस्ट करने के लिए, तो करने देते हैं इसे डिपेंडेंसी रन। सो मैंने जो टेस्टिंग वगैरह बोला ना, इसके बाद इसने बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल की है, और अभी ये कोड पे ही रन कर रहा है, कोड पे चेंजेस कर रहा है, कुछ ना कुछ है। तो ठीक है, इसको करने देते एक बार, और एक बार जब चीज़ें करेगा ना तब हम लोग खुद भी क्रॉस चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस पे कुछ अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो एक डेटाबेस आपको खोल के रखना है और यहाँ पे रिफ्रेश करते रहना है बीच बीच में, जैसे जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो पूरा ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं कि इसको खुला छोड़ दो और आराम से चले गए, खाने चले गए, वॉक करके आ रहे हो, तो इसको आप करने दो एक बार। तो गाइज इसने टेस्टिंग के लिए ना एक अलग से अपने को एग्जाम्पल ही दे दिया है डॉट ई एन वी एग्जाम्पल पे। सो मैं एक काम करता हूँ, इसको डाल ही देता हूँ इस पर ऑप्शनल री रन टेस्ट एन पी एम रन टेस्ट इंटीग्रेशन अगेंस्ट दिस ऑप्शनल। तो ये ऑप्शनल है लेकिन मैं ये वाला पुट कर देता हूँ, ठीक है। या फिर मैं इसको बोलता हूँ डू नॉट यूज द टेस्ट वन, जस्ट यूज द current Mongo URI connected, run commands like adding new user and then check from database if added or not. Do this quick test just now, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रक्शन देता है क्योंकि काफ़ी बार ना एआई कंफ्यूज होता है। मुझे पहले ही समझ आ गया था कि ये नहीं देने वाला वैसा रिजल्ट, क्योंकि जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ये काम कर नहीं रहा था शुरुआत में। तो इसको एक बार करने देते हैं रिवाइज इंस्ट्रक्शन के साथ। सो अब आप देख सकते हो ये पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, यहाँ पे आ गया कमांड में कि ये रजिस्टर सेंड कर रहा है। अब इसके बाद ये चेक करेगा डेटाबेस में, तो रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश करने का देखो 4 आ गया। तो इसने एक रन किया हमारा, तो ठीक है, क्विक वेरीफाई करके इसने रन कर लिया, ठीक है, विच इज़ प्रिटी गुड। नाउ आई वॉन्ट यू टू मेक मोर API calls, but before that make sure to plan properly to test all endpoints with all possibility where we can make mistake, check whether errors are handled properly or not, ठीक है, एरर जो भी हो रहा है प्रॉपरली हैंडल हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंड इफ यू थिंक certain conditions can cause issue, then just test it and then fix it in a loop, ठीक है। तो इसको मैं ये बोलता हूँ कि एक लूप में बार बार चेक करो जो चीज़ें काम कर रही है, जो चीज़ काम नहीं कर रही है, एरर क्या आ रहा है, पॉसिबिलिटी क्या है, सारे टेस्ट केसेस रन करो। सो मेरा इंस्ट्रक्शन बेसिकली यही है, इसको फंडा। अब ये चीज़ एक बार ये समझ जाए तो इसके बेसिस पे भी मैं एक और स्किल बनाना चाहूँगा। सो इसको करने देते हैं। अब देखो ये प्रॉम्प्ट देने के बाद मुझे ये समझ आया कि ये एरर ठीक से हैंडल नहीं कर रहा होगा। प्लानिंग एग्जॉस्टिव नेगेटिव एंड एज केसेस, इम्प्लीमेंटिंग मल्टर एंड बॉडी पार्सर एरर हैंडलिंग। तो एरर हैंडलिंग के लिए ये और भी चीज़ें ऐड कर रहा है कोड में। तो आप देख सकते हो ऐसे ऐसे बस आपको टर्म्स एक बार हिट कर दें और फिर ये चीज़ें कर लेगा। तो रन फुल इंटीग्रेशन प्लस एरर मैट्रिक्स टेस्ट, तो CD npm रन, ठीक है। तो ये एक टेस्ट रन कर रहा है फुल इंटीग्रेशन के लिए, तो इसको रन होने देते हैं। यहाँ पे तो वैसे कुछ अभी दिखेगा नहीं क्योंकि कमांड रन नहीं कर रहा। कमांड जब भी रन करता है ना तो पोस्ट करके दिख जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि पोस्ट गेट करके यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ऐसा आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये कमांड रन कर रहा है इन चीज़ों से रिलेटेड, जिसमें कोई चीज़ पब्लिश होगा या फिर डिलीट होगा या पुट पैच, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। ऑलराइट गाइस, इसने काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट कर ली है। सो आई गेस इसने कोड लेवल पे किया है, वेरीफाई रन किया है। सो मैं इसको बोलूँगा, बस मैं इससे आस्क करूँगा, अभी एजेंट मोड करके था, इसको आस्क करते हैं। हैव यू run the command of post, get and other API calls for testing, or you have just used another method? ये पूछता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कमांड इसने रन किया है हैप्पी रजिस्टर लॉगिन क्रड स्टेटस रिस्टोर परमानेंट, ठीक है। क्योंकि इसके बातों में बताना, आप पूरा चेक करना पहले खुद कैसे होता है और मैं कैसे चेक कर रहा हूँ। वो ये है कि ये कोड पे चेंजेस कर रहा है कुछ, कि क्या हो सकता है एरर पे, सारी चीज़ें।
सो यहाँ पे वी हैव रियल HTTP स्टाइल कॉल्स, नॉट ओनली डायरेक्ट सर्विस कॉल्स विथ मॉक्स. द इंटीग्रेशन वुड यूजेस सुपर टेस्ट ऑन टॉप ऑफ योर एक्सप्रेस ऐप. ठीक है. सो द सेम मिडलवेयर चेन एज द प्रोडक्शन सेपरेट यू वन. And then small node plus Mongo script with dots. So PostGet etc. were used for testing. The other method was only where the server runs process via super. So अब मैं बोलता हूँ I want you to test every end point with various test cases. Do not jump to code. Test, then tell me what is the problem. But before that, make sure to use MongoDB MCP to confirm. Above, you have never used MongoDB MCP server. MongoDB MCP server आपने कभी यूज़ ही नहीं किया. So why are you lying? अब मैं lying सीधा लिख देता हूँ. Why are you lying that you have test it properly? ठीक है, properly बोला नहीं लेकिन properly लिख देता हूँ. अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स इसका आता है. ठीक है, क्लैरिफाई कर रहा है, क्लैरिफाइंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड, देन चेकिंग वेदर वी कैन यूज़ द MongoDB MCP इन रीड ऑन द मोड. रीड ऑन द मोड में नहीं करना है भाई. अब इसमें बोल रहा है डिड वी यूज़ MongoDB? नो. Vitest super test HTTP into Express and Mongo's inside the same Express to read write collection and ये none of the event cursor. Was the API still exercised for real? Yes, at the HTTP layer super test issues real get post ठीक है through your Express. तो मैं इसको बोलता हूँ but I only want you to use your CLI for making a request and then verifying it with MongoDB. I exactly want this workflow, nothing else. ठीक है, अब लिख के देखते हैं क्या होता है. ठीक है, ये बता रहे हैं यहाँ पे कि here's the workflow, describe preconditions, terminal. ठीक है, यूज़र फाइंड emails, verifying MongoDB. तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नोट करेंट DB ऑप्शनल डॉक्यूमेंट. ठीक है, कर दी API Mongo confirm inserts. What can I do? Ask. I have fizzed. Now please do this properly this time. ठीक है. सो गाइज अभी ये वर्क कर रहा है. मैंने इसको एक और बोला कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो. सो अब ये ठीक तरीके से इसने किया है कि एक पोस्ट गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट फिर वेरीफाई किया है. सो CLI पोस्ट क्रिएट यूज़र हियर्स एग्जैक्टली व्हाट वी रन मैचिंग व्हाट वी आस्क्ड फॉर. ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड एंड डू दी टेस्टिंग. Do not use any other method for it. बस ये कर लेते हैं और मैं इसका स्किल फाइल आपको दे दूंगा यार. इसको हम लोग स्किल में कन्वर्ट करेंगे. अब देखो इस तरीके की ना कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं जिसमें ये चीज़ें फंस जाती है. अब वहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको अलग से रन करना पड़ता है. रनिंग फुल API checks with curl and write the MongoDB MCP, adding a short project rule so we can keep this in workflow. ठीक है, एक प्रोजेक्ट का ये रूल बना रहा है .mdc करके. ठीक है, और रूल इसने बना दिया है जब भी यूज़ करेगा ये ऐसे करेगा. सो कन्फर्म कर्ल कन्फर्म. तो बार बार ये कन्फर्म कर रहा है. अब आप देख सकते हो अब प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं. और इसका मैं जल्दी एक स्किल भी बना दूंगा. तो सारे रूल्स के भी फाइल मैं आपको दे दूंगा, सारे जितने भी रूल्स बनाए और स्किल जो फाइल मैंने बनाया वो भी मैं आपको सारी चीज़ें दे दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना आए. ठीक है, इन केस अगर आपको भी फिगर आउट करने में टाइम लग रहा है और आप मेरे जैसे नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत लोग मेरे जैसे नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी सॉल्यूशन मुझे देना है. तो इसलिए मैं आपको स्किल रूल फाइल ये सारी चीज़ें दे दूंगा. अब देखो कैसे स्मूथली ये रन हो रहा है.
बस ये इंस्ट्रक्शन की बात है, एक बार अगर ये गलती करता है तो इसको लाइन पे लाना है, और लाइन पे लाने के बाद आपको एक सिस्टम सेट करना है, एक डॉक्यूमेंट सेट करना है कि अब वो डॉक्यूमेंट पढ़ के वो समझ जाए कि वो जो गलती कर रहा था वो वापस गलतियां ना करे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ, आप आगे जाके कोई और चीज़ परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे जो गलतियां हो रही है उसको आप ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है? Here's what was done using only curl for HTTP MongoDB for DB checks, no white rule added, so this stays for default। ठीक है, तो rule add कर दिया इसने, this runs base URL from, ठीक है, 5001 health, आपका स्टडी है, ये सारी चीज़ें एंड पॉइंट है। नॉट रन दिस पास सेम पॉलिसी स्टिल अप्लाइज इफ़ यू वांट देम नेक्स्ट PDF बाइनरी प्लस पपीटियर लोगो अवतार मल्टी। ठीक है, इफ़ यू वांट वी कैन कंटिन्यू विद कुकी फाइल प्लस रिफ्रेश लॉगआउट एंड कर्ल अपलोड्स द सेम वे विद MCP चेक्स आफ्टर ईच राइट। ठीक है, दिस रन बेस URL फ्रॉम ENV added step not run this pass same policy still। क्या बोल रहा है? वो which endpoint have you not tested, पूछते हैं, बाकी तो उसने बनाया होगा। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके 6 दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे इसने बना दिए। कर्ल MCP अपडेटेड, वेरीफाई MCP के बाद कर्ल MCP अपडेटेड इसने यूज़ किया है। इन्वॉइसेस में नहीं किया है, कोई इन्वॉइस नहीं है। कॉन्टैक्ट मैसेजेस नहीं है, कॉन्टैक्ट मैसेजेस में एक है, इन्वॉइस का नहीं है आई गेस। सो यहाँ पे यूज़र्स है, नॉट टेस्टेड इन डैट रन ऑथ कुकी। ठीक है, यूज़र पोस्ट पासवर्ड चेंज। ठीक है, समरी एवरीथिंग अबव अंडर नॉट टेस्टेड इज वॉट सेशन स्किप्ड मोस्टली रिफ्रेश लॉग आउट रीसेट पासवर्ड प्लस काउंट डिलीट अपलोड्स PDF फाइल डाउनलोड इनवॉइस लिस्ट। मैं पूछता हूँ वाई यू हैव नॉट टेस्टेड इट। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको बोलता हूँ नाउ कैन वी check entire thing as well as invoice creation, update, delete, etc। एक बार ये बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चेक करना है कि ये चीज़ें काम कर रही कि नहीं कर रही। आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं इनवॉइस अगर क्रिएट कर ले बैकएंड में जाके, लेकिन मैं इसको टेस्ट करने बोल रहा हूँ ताकि हम लोग ऑटोमेट कर पाइए टेस्टिंग प्रोसेस को। तो चेक इफ़ बैकएंड हेल्थ रिस्पॉन्स टू पोर्ट 5001। तो पहले ये चेक कर रहा है कि बैकएंड रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई गेस इसने कर दिया है, करने देते इसे। देखो गाइस रन तो हो रहा है, यहाँ पे 7 हो गया 6 से। सो देख सकते हो इस तरीके से रन हो रहा है। पोस्ट मुझे कहीं पे दिखा नहीं, लेकिन इसने खुद से रन कर दिया काफ़ी सारे। सो ऑथ हेल्थ यूज़र्स इनवॉइसेस, तो इनवॉइसेस में इसने इनवॉइस क्रिएट नहीं किया है। आई कैन सी नथिंग इन इनवॉइसेस फोल्डर। सो create invoice once for me again and tell me then how many invoices are there। मुझे ऐसा लगता है कि invoices जो है ना, ये बना के शायद डिलीट कर दिया हो इसने। Still not covered by this run, post API auth reset password, the reset token is hashed on the user document without the plain token from email और डेवलपर। तो इसके ये चीज़ नहीं हो सकता टेस्ट। तो और अच्छे तरीके से टेस्ट करने के लिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो आगे मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, पहले ये चीज़ हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग और डीप लेवल में देखेंगे कि प्रॉपर टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई है, और भी टूल्स अभी हम लोग यूज़ करेंगे। ऑलराइट गाइज, इसने एक रजिस्टर किया है यूज़र को, क्रिएट वन इनवॉइस HTTP 01 आ गया। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो देखो यहाँ पे एक इनवॉइस क्रिएट हो गया, और इनवॉइस क्रिएट होने के बाद अब देखो जितना स्पेसिफिक जाओगे ना उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको देखने की ज़रूरत है। तो इनवॉइस तो इसने क्रिएट कर दिया है, और इनफैक्ट मैं फ्रंट एंड और बैक एंड को इंटीग्रेट करने के बाद भी बैक एंड में चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम में इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी इस लेवल पे परफेक्ट हो गया था, तो मुझे फ्रंट एंड तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बैक एंड मुझे पहले से थोड़ा परफेक्ट करके चलना है ताकि प्रॉपरली वर्क करें। सो ठीक है, ये इनवॉइस अपना हो गया है। ठीक है, हमारा इनवॉइस जनरेट हो रहा है, फिर उसका डिलीटेड फॉल्स। सो राइट नाउ देयर इज़ वन इनवॉइस इन द डेटाबेस इन टोटल एंड द सेम डॉक्यूमेंट। अब मैं इससे पूछता हूँ हैव यू
टेस्टेड दिस बिफोर। ये पहले टेस्ट कर लिया होगा तो इसने फिर डिलीट किया होगा, तभी मुझे नहीं दिखा है। सो पार्शली डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू मीन, क्रिएटिंग इनवॉइस यस अर्लियर इन फुल कर्ल मोंगो। ठीक है, पोस्ट रीस्टोर एंड परमानेंटली डिलीट एंड वी यूज मोंगो फाइंड काउंट वेयर इट मैटर दिस एग्जैक्ट सीक्वेंस ओनली व्हेन यू आस्क्ड फॉर इट द लास्ट रिप्लाई वाज द फर्स्ट टाइम वी डिड ओनली रजिस्टर create one invoice, count on invoice, and reportedly total document collection. This small target check, not a duplicate of the E2E script. Invoice creation, that creation. So, give me direct answer, yes or no. In previous attempt, have you created and deleted the invoice? ये देख लेते, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से ना आपका क्वेश्चन पूछते रहना है, अगर आप क्वेश्चन जितना ज़्यादा पूछोगे तो उतना बेस्ट रहेगा। तो यस बोल रहा है यानी कि इनवॉइस क्रिएट हो रहा था, तो सारी चीज़ें वर्क कर रही है। अब आप क्या करो, मैनुअली खुद भी चेक कर लो, आपके पास तो है ये खुद। तो यहाँ पे अब इनवॉइसेस में जाओ, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है, पोस्ट में जाके आप पोस्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो इनवॉइसेस है, यहाँ पे बेस यूआरएल जो है ना आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे बेस यूआरएल पे आप क्लिक करोगे, जस्ट आप होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लोकल होस्ट, इसको 5000 लिखा है, 5001 कर दो और एक बार एंटर हिट कर दो तो यहाँ पे बेस यूआरएल ये चेंज हो जाएगा। और सेंड बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हो अनऑथराइज्ड इनवैलिड बोल रहा है मुझे। सो सबसे पहले तो वैलिड करना पड़ेगा अपने को, लॉगिन कर लेते हैं, ऑथ में जाके लॉगिन, लॉगिन में जाके सेंड कर देते हैं। तो ईमेल आईडी पासवर्ड, अनऑथराइज्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड बोल रहा है। क्या दिक्कत है, अनऑथराइज्ड क्यों बोल रहा है? एंड विवेक@example.com, इसको हम लोग टेस्ट टेस्ट करके देखें, टेस्ट करके सेंड करते हैं। अनऑथराइज्ड ईमेल सक्सेस फॉल्स क्यों बता रहा है? एक बार हम लोग साइन अप करके देखते हैं। विवेक टू सेंड, तो कॉन्फिग तो बता रहा है ये आईडी पासवर्ड है, तो पासवर्ड 12 है, ये याद रखेंगे हम लोग। आई गेस पूरा ही कॉपी हो गई है। ठीक है, पासवर्ड 123, साइन अप में 12। ठीक है, आई गेस इट शुड वर्क नाउ। ओके, तो वर्क कर गया, आईडी पासवर्ड में कुछ गलती होगी। सो एक्सेस टोकन आ गया हमारे पास, यूज़र प्लान वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोग एक बार इनवॉइस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास कुकीज़ में कुछ चीज़ें स्टोर हुई होगी। सो लेट्स सी, गेट लिस्ट इनवॉइस, पोस्ट क्रिएट इनवॉइस, तो क्रिएट इनवॉइस में जाके एक बार सेंड करते हैं। तो सेंड में बॉडी में जाके देखते हैं एक बार क्या है। फ्रंट इनवॉइस 001, ठीक है। अनऑथराइज्ड इनवैलिड और एक्सपायर्ड टोकन ये बोल रहे हैं। अब हम लोग इस चीज़ को कैसे टेस्ट करें वो एक बार पूछ लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, लेट्स आस्क हाउ कैन आई टेस्ट दिस, currently it is saying unauthorized during testing invoice creation। ठीक है, ऑलराइट गाइज, ये मुझे बोल रहा है कि एक्सेस टोकन मिसिंग हो सकता है और मुझे यही लग रहा है यही इशू होगा। सो एक्चुअली क्या होता है ना, आपको जब ये चीज़ें टेस्ट करनी पड़ती है तो एक एक्सेस टोकन लगता है। सो यहाँ हेडर्स में जाओगे आप, हेडर्स में जाके आपको एक्सेस टोकन डालना पड़ता है, वैल्यू। सो एक्सेस टोकन आपको याद होगा हमने जनरेट किया था जब हम लॉगिन कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, जस्ट लॉगिन पे जाना है और लॉगिन में जाने के बाद ये जो एक्सेस टोकन था ना, इसको आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। कॉपी करने के बाद ये आपका एक्सेस टोकन जो है आपको पेस्ट करना पड़ेगा
जो आपका इनवॉइस क्रिएशन वाला है, पोस्ट क्रिएट इनवॉइस ऑथराइजेशन, तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे सेफ्टी यार, मतलब ऐसे नॉर्मली कोई कर नहीं सकता। तो ठीक है, ऐड कर दिया हमने, एक बार सेंड करके देखते हैं। ओके ऑल राइट गाइज, देखो ऑथराइजेशन जो हमने साइन अप किया था, लॉगिन किया था, वहाँ पे जो कोड मिलता है जस्ट आपको यहाँ पे पेस्ट करके रख देना है और फिर ये वर्क कर जाता है। सो यहाँ पे देखो ट्रू बता रहा है, और आईडी है, यूज़र आईडी है, इनवॉइस नंबर, स्टेटस वगैरह सारी चीज़ें आ गई और हमारा इनवॉइस बन के रेडी है। ठीक है, बॉडी में बाकी जैसे किया था सारी चीज़ें हैं कि इनवॉइस में क्या क्या रहेगा वो डिटेल है, बाकी इसको चेंज भी आप कर सकते हो, आपको चेंज करना है। और यहाँ पे अगर गेट करना है लिस्ट इनवॉइसेस, तो हमारे पास कौन कौन सा है तो सेंड करेंगे तो हमारे पास लिस्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए भी ऑथराइजेशन में हेडर्स में जाके एक्सेस टोकन डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, पेस्ट करोगे, सेंड करोगे। सो देखो यहाँ पे आ गया। अगर आप चाहते हो कि बार बार हर जगह आपको चेंज ना करना पड़े तो आप क्या कर सकते हो, इनफैक्ट यहाँ पे सर्च बाय आईडी का भी है, आप यहाँ पे आईडी भी डाल सकते हो, यहाँ पे इनवॉइस बाय आईडी। तो इनवॉइस बाय आईडी में आपको इनवॉइस का आईडी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे मिला होगा लिस्ट इनवॉइसेस में, यहाँ पे आईडी मिलेगा, या आप इनवॉइस नंबर, ठीक है सारी चीज़ें हैं, हमें ये आईडी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो आईडी कॉपी है ये हमने किया, और इनवॉइस बाय गेट इनवॉइस बाय आईडी यहाँ पे आपको बस एक बार करना है और एंटर वैल्यू में पेस्ट कर देना है। और ये याद रखना है, यहाँ पे वेरिएबल्स इन रिक्वेस्ट है, यहाँ पे इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वेरिएबल्स दिख जाएंगे सारे, जो भी वेरिएबल्स, वेरिएबल बेसिकली एक स्टोरेज है। ठीक है, आप अगर वेरिएबल बना रहे हो तो आप इसको स्टोर कर रहे हो यहाँ पे। तो बेस यूआरएल क्या है, इनवॉइस आईडी क्या है, तो आप ऐसे सेव करके रख रहे हो यहाँ पे। सो ऑल में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनवॉइस आईडी, बेस यूआरएल, यूज़र आईडी, सेशन आईडी, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम लोग रहने देते हैं और सेंड करते हैं। तो सेंड करने के बाद अनऑथराइज बता रहा है क्योंकि ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है। तो अगेन लॉगिन में जाएंगे, कॉपी करेंगे और वापस से गेट इनवॉइस बाय आईडी में जाएंगे, हेडर्स में जाएंगे, एक्सेस टोकन में अभी मुझे पेस्ट करना है और यहाँ पे ऐड टू का ऑप्शन है। ऐड टू क्या है, कलेक्शन है, ग्लोबल्स है। तो मैं इसको कलेक्शन में कर देता हूँ ऐड, क्योंकि मुझे बार बार ये ऐड करना पड़ रहा है। तो कलेक्शन में ऐड करूँगा तो ये ऐसे ऐड हो जाएगा इनवॉइस टोकन, तो मुझे बार बार नहीं डालना नहीं पड़ेगा। और आई गेस ये इनवॉइस टोकन में क्या दिक्कत आ रही है, कुछ तो दिक्कत आई है इनवॉइस टोकन में, ये आईडी चली गई है। लॉगिन में जाके मुझे इसको कॉपी करना था, कॉपी और गेट लिस्ट, गेट इनवॉइस बाय आईडी, एक्सेस टोकन, इसको चेंज करके पेस्ट करते हैं। अभी हमारा सही है, सेंड करते हैं। तो अब आप देखोगे ये वर्क कर गया। बस इस तरीके से आपको चेक करना है, मैंने आपको पूरा बता दिया है कि इसको कैसे टेस्टिंग वगैरह करना है, ऑथराइजेशन और टोकन वगैरह कैसे पुट करना है। अब इस चीज़ से अपने को एक्सेस मिल जाएगा। अब देखो इतना डीप लेवल में इतनी सिक्योरिटी है ना कि इससे आपका पूरा जो बैकएंड, आप समझ सकते हो कि इस हद लेवल तक हम लोग सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं कि टोकन जनरेट हो रहा है और ऐसे साइन अप करना पड़ रहा है। जब हम लोग साइन अप या लॉग इन करते हैं तब ये टोकन जनरेट होता है और ये सिर्फ उसी यूज़र के लिए रहता है, ऐसा नहीं किसी भी यूज़र का डेटा वो देख लेगा। तो ये रहता है। तो ये हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने कलेक्शन लेवल पे लगा दिया। अगर कलेक्शन लेवल पे अगर मैं जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पे जा सकता हूँ, थ्री डॉट में आपको वर्क स्पेस ओवरव्यू, इस पर नहीं जाना पड़ता वैसे, यहाँ पे आपको दिख जाता है। जस्ट आप इस पर जाओगे, वेरिएबल क्लोज कर लेते हैं वेरिएबल्स का। ठीक है, आई गेस वी आर ऑल सेट गाइज। यहाँ पे नीचे आपको एनवायरनमेंट वगैरह सारी चीज़ें मिलती है, बट कलेक्शन इज़ ओके। ठीक है, इतना ही नॉलेज इतना रिटेन करो, वो काफ़ी रहेगा। यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। अब अपडेट करना है आपको तो अपडेट करने का भी ऑप्शन है कि हमने एक इनवॉइस आईडी को सेव कर लिया है, आप चाहो तो कोई दूसरा इनवॉइस आईडी के लिए वापस आप लिस्ट करो, वापस इनवॉइस का आईडी डालो, तो आप मल्टीपल इनवॉइसेस के साथ काम कर सकते हो। अब बॉडी में आपको क्या अपडेट करना है, जैसे टैक्स का परसेंटेज 12 आपको करना है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 122। ठीक है, इसको मैं सेंड कर देता हूँ। और सेंड करने के बाद वैलिडेशन एरर, वैलिडेशन फेल्ड टू बिग एक्सपेक्टेड टू बी, अच्छा बहुत ज़्यादा बिग हो गया है। तो भाई इस तरीके से एरर हैंडलिंग भी हमने कर रखा है। ठीक है, मैंने उसको बोला था ना कि एरर हैंडल करो, तो इसने बहुत बढ़िया तरीके से एरर हैंडल किया है, क्योंकि ऑब्वियसली यार टैक्स परसेंटेज 100 से ऊपर थोड़ी होगा।
और इसका मैं लॉजिक चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मुझे पता है कि 48% मैक्सिमम है जितना गवर्नमेंट चार्ज कर दिया है, तो मैं इसको 100 भी नहीं करूँगा, लॉजिकली सोच के देखूंगा। अगर आप एक एक चीज़ को टेस्ट करते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिक निकाल सकते हो। मतलब इतनी ज़्यादा कमी आपको एआई के थ्रू मिल जाती है। तो इसलिए जितना ज़्यादा मैनुअल टेस्ट करोगे वो बेटर रहेगा आपके लिए। अगर नहीं भी करते, ऑटोमेटिक करते हो, तो मैक्सिमम केसेस कवर कर लोगे। बट कुछ चीज़ें रहेगी जिसमें लगेगा लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। और यहीं पे एआई जो है ना, वो थोड़ा मात खाता है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर हम लोग गाइडेंस दें तो वो सही डायरेक्शन में जाके चीज़ें फिक्स कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लेट सपोज कर देते 3%, सेंड करते हैं, और देखो ट्रू आ गया। तो हमारा ये जो सिस्टम है वो सेट हो चुका है। यहाँ पे जाते हैं, इन्वॉइसेस में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। पहली बात, अभी कितना है, ये यूएसडी है, सब टोटल 100 है। टैक्स कितना है, टैक्स मेंशन नहीं है आई गेस। ओके, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे इनवॉइस हमने एक नया क्रिएट किया है, जिसके हिसाब से टैक्स परसेंटेज हमारा 3 है। ठीक है, तो टैक्स परसेंटेज पहले 0 था, इस पे 3 है। और वापस हम लोग अगर चेंज करना चाहते हैं तो 3 की जगह अगर मैं 30 करना चाहता हूँ, सेंड करते हैं, तो 30 हो गया होगा। रिफ्रेश कर दें, सो देखो 30 यहाँ पे हो गया। अब यूएस डॉलर मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ। टैक्स अमाउंट हो गया है, और ये जो करेंसी है ये यूएसडी है, तो इसको मैं आईएनआर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा एआई से लिखवा सकता हूँ, लेकिन मैं खुद ही कर लेता हूँ यहाँ बॉडी में। यहाँ पे कॉमा डालते हैं, फिर उसके बाद ये डबल कोटेशन के अंदर आपको लिखना पड़ता है एग्जैक्ट वैल्यू, कि क्या है हमारा, ये है करेंसी। ठीक है, तो करेंसी है, तो करेंसी करेंसी हमारा हो गया। और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं करेंसी के बाद आईएनआर, आईएनआर। ठीक है, अब इसके बाद मैं सेंड करता हूँ। तो आई होप ये चेंज हो गया होगा। फॉल्स बता रहा है, प्लान लिमिट एक्सीडेड, कोड फ्री प्लान सपोर्ट्स यूएसडी ओनली। अच्छा, फ्री प्लान यूएसडी सपोर्ट करता है। ये चीज़ भी है यहाँ पे, जो भी है फ्री प्लान में यूएसडी सपोर्ट करता है, मल्टीपल आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो मैं फ्री प्लान में हूँ, मैं अगर प्रो में अपग्रेड करना चाहूँ तो प्रो में अपग्रेड भी करना पड़ेगा। तो प्रो के लिए ऑप्शन है क्या, ट्रैश यूज़र्स, यूज़र में गेट है, एक्सपोर्ट है, डिलीट है। सो अपग्रेड करने का ऑप्शन है क्या हमारे पास बैकएंड में, वो देखना पड़ेगा। डू वी हैव एनी ऑप्शन टू अपग्रेड टू प्रो, इज दिस काइंड ऑफ एंड पॉइंट अवेलेबल और नॉट। ठीक है, अब अपग्रेड जो हम लोग करेंगे यूज़र को, वो एंड पॉइंट अब है नहीं है, वो चीज़ चेक करना पड़ेगा। सो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो इन दिस सेकंड देयर इज नो एच टी टी पी एंड पॉइंट टू अपग्रेड अ यूज़र। अब देखो मुझे प्रो में अपग्रेड करना है, तो प्रो में अपग्रेड करने के लिए इसको मैं बोल दूंगा कि प्रो में अपग्रेड कर दे। सो प्लीज़ अपग्रेड, सो प्लीज़ ऐड दिस एज वेल। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूजर्स हैव अ प्लान फील्ड टू मॉडर्न फ्री प्रो डिफॉल्ट, इट इज़ रिटर्न ऑन रजिस्टर्ड लॉगिन। ठीक है, देयर इज़ नो बिलिंग स्ट्राइप और सब्सक्राइब अपग्रेड राउट इन द कोड बेस फॉर लोकल सेटिंग्स, प्रो इज इफेक्टिवली टॉगल्ड बाई सेटिंग्स प्लान प्रो ऑन द यूज़र डॉक्यूमेंट। तो हम लोग वैसे एक काम ये भी कर सकते हैं कि यूज़र्स में जाके प्रो इसको सेट कर देते हैं। हमारा ईमेल आईडी क्या था, विवेक मिश्रा, विवेक एट द रेट 2 ही था, विवेक 2 ये वाला था। और यहाँ पे प्लान फ्री है, इसको मैं प्रो कर देता हूँ एडिट में जाके। यहाँ पे एडिट करके ना, यहाँ पे प्रो हो जाएगा, इसको हम लोग प्रो कर देते हैं और अपडेट करते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग ऐसे जुगाड़ करें, वैसे इसका एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। अभी एंड पॉइंट मैं नहीं बना रहा, जुगाड़ करके देखते हैं। इस तरीके से आप अपने डेटाबेस में एडिट कर सकते हो खुद का, और टेस्ट कर सकते हो। अब मैं सेंड करके देखता हूँ क्या होता है, हो जाए बस। ये देखो हो गया ट्रू। ठीक है, मैंने प्रो में अपग्रेड कर दिया डेटाबेस में। ऐसा एंड पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट में बस मुझे चेंज करने के लिए डालना पड़ेगा कि एक एंड पॉइंट हो जिसमें वो हिट करे और वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन वो चीज़ पेमेंट कन्फर्मेशन की एक अलग चीज़ है। तो अभी हम लोग बिल्ड नहीं करेंगे पेमेंट कन्फर्मेशन, क्योंकि उसमें एक अलग लॉजिक लगेगा, अदरवाइज तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। सो ठीक है, हमारा यहाँ पे काम कर रहे हैं, डेटाबेस पे इनवॉइसेस पे जाए। इनवॉइसेस पे जाने के बाद अगर रिफ्रेश करें हम लोग, सो यहाँ पे आईएनआर हो गया। ठीक है, सो बस डन। इस तरीके से आप आईएनआर कर सकते हो ऑटोमेटिक।
अब इसको और भी हम लोग कुछ टूल्स कवर करेंगे और फिर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। और हाँ, मुझे एक दूसरे सेटिंग में बैठना पड़ेगा, ऑल्दो अभी मैं पूरा रात भर बैठा और 5:50 AM हो गए सुबह के। ऑलराइट गाइज, वीडियो का ये पार्ट मैं 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रात को नींद भी आ रही है, 2:29 AM हो गए, लेकिन शूट करना पड़ेगा क्योंकि डिलीवर करना है आप लोगों को। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो क्या करने वाले हैं अभी हम लोग आगे? तो मैं सोच रहा हूँ यार, टूल्स वगैरह कुछ बताना था, एरर हैंडलिंग के ऊपर भी बताना था, लॉगिंग मॉनिटरिंग, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये जब हम लोग प्रोडक्शन लेवल तक लेके जाएंगे, जब फाइनल डिप्लॉयमेंट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो में इसको कवर नहीं करते, बट नॉर्मल जो एरर हैंडलिंग था वो तो हमने कर लिया। इसको बोला कि हमने सारी चीज़ों पे आप एरर हैंडल करो, तो इसने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो बनाया है उसमें एरर हैंडल करते हुए ही इसने बनाया है सारी चीज़। अगर हम लोग देखें तो इसने एरर हैंडल किया हुआ है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो सक्सेस फॉल्स एरर में आएगा, तो कोड एरर, मैसेज, फील्ड्स वगैरह सारी चीज़ में इशू का डिटेल वगैरह इसने हैंडल किया हुआ है। एरर जेसन कैसे भेजेगा, तो इसमें सारी चीज़ें इसने लिखा हुआ है। एरर कोड्स के कैटलॉग भी इसने बनाए हैं, तो मतलब इट्स प्रीटी गुड। मतलब जो हमने पूरे वीडियो भर में किया है वही चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल के लिए। आगे मैं आपको बता दूंगा जब कुछ और चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो ये पूरा सीरीज़ है ना, तो सीरीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो आपका काम अभी भी नहीं बनेगा अगर आप डिप्लॉय नहीं करोगे। तो डिप्लॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिप्लॉय करने का मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। आई विल हाईली रिकमेंड आप मेरे गिटहब की वीडियो देखो। सो मेरे यूट्यूब पे जाओगे ना, यहाँ पे एक वीडियो है गिट एंड गिटहब के ऊपर। अगर आप ये वाली वीडियो देख ले तो 1 घंटा 19 मिनट इसमें आपको हेल्प मिल जाएगा। अभी जो प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं वो डिप्लॉयमेंट का करने वाले हैं, तो मैं आपको बेसिक गिट एंड गिटहब के बारे में बता देता हूँ। लेकिन डिटेल्ड वीडियो के लिए अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है, आई विल रिकमेंड कि 1 घंटा 19 मिनट की वीडियो देखो। एंड इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, सो इसलिए मैंने इसको पहले से लाइव कर रखा है। अब इसके बाद अभी हम लोग क्या करते हैं फिलहाल के लिए, इस ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ मैं। सो देखो, गिटहब और गिट वाला क्या सीन है। एक है गिट, ठीक है। गिट देखो और गिटहब है वर्जन कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन अभी आप ये मान के चल सकते हो, नॉन टेक्निकल पर्सन आप हो तो, कि गिटहब में एक्चुअली में हम लोग कोड को स्टोर करके रखेंगे क्लाउड में। आप ये मान सकते हो जैसे गूगल ड्राइव में फाइल फोल्डर्स रखते हैं, वैसे ही गिटहब में स्टोर करके रखेंगे। अब फायदा क्या है कि हमें अगर डिप्लॉय करना है तो फाइल वापस वहाँ पे अपलोड नहीं करना पड़ेगा, और फाइल में बहुत सारी चीज़ें और भी अपलोड हो जाती है, तो वो चीज़ें अपलोड ना हो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो अभी गिट एक चीज़ है जो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो इंस्टॉल फॉर मैक, इस पर आपको क्लिक करना है। तो बस इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे node.js था ना, ये रन हो रहा था, ठीक है, इसके कारण ही आपका कोड रन हो रहा है। अगर node.js नहीं होता तो जावास्क्रिप्ट का कोड आप रन नहीं कर पाते अपने लोकल सिस्टम में। और अगर बात करूं गिट की, तो गिट इसलिए यूजफुल है क्योंकि आप जो वर्जन कंट्रोलिंग करोगे, जो गिट इग्नोर वाली फाइल बनाओगे, वो कैसे करोगे विदाउट गिट, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। और विंडोज़ में तो देखो, अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली क्लिक हियर टू डाउनलोड में जाके डाउनलोड हो जाता है। मैक ओएस में आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा कॉपी कर सकते हो और आप एआई को बोल सकते हो, ठीक है, इंस्टॉल दिस फॉर मी, ऐसे करके आप ये करोगे और फिर एंटर मार दोगे तो ये इंस्टॉल कर देगा आपके लिए गिट। आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप खुद भी फिगर आउट कर सकते हो, तो वो खुद भी डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आपको ये वाला फॉलो करना है, गिट। यहाँ से आप इंस्टॉल कर लो गिट को। तो होम ब्रू इंस्टॉल गिट, ये कमांड लाइन में आप डाल सकते हो। अगर दिक्कत आ रही है सो आई विल हाईली रिकमेंड, नीचे वीडियो का लिंक है उसको देखो, गिट एंड गिटहब, तो वो हो जाएगा। और यहाँ ऊपर जाना आपको टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे अभी अगर हम लोग जाएंगे, देखो मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ और इसको भी बोल सकता हूँ एआई को। आप एआई को बोल दो कि इसको कमिट कर दो, बस आपको इतना बोलना है, ठीक है, कमिट कर दो या गिटहब पे पुश कर दो डायरेक्टली कोड को। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो npm run dev हम लोग करते थे, लेकिन अभी ये नहीं करना है। अपने को गिट स्टेटस चेक करना है। अगर मैं गिट स्टेटस चेक करूं तो इसमें बोलेगा नॉट अ गिट रिपॉजिटरी, तो गिट रिपॉजिटरी नहीं है, तो गिट इनिट करना पड़ेगा। अगर गिट इनिट करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या है, सिर्फ और सिर्फ बैकएंड को नहीं करना, मुझे पूरा का पूरा ये फोल्डर करना है। लेकिन इस पूरे फोल्डर में आपको एक फाइल मिलेगा गिट इग्नोर। गिट इग्नोर क्या होता है, ये ऐसे फाइल्स फोल्डर्स को कमिट नहीं करता, ऐसे फाइल फोल्डर्स को क्लाउड में नहीं डालता जो सेंसिटिव है। जैसे मुझे क्या नहीं डालना है, देखो डिस्ट जो होता है ये क्या होता है, ये बिल्ड फाइल होती है, ठीक है। जो डिस्ट होती है वो बिल्ड फाइल होती है। जो बैकएंड में देखें यहाँ पे एक डिस्ट फाइल है। अब डिस्ट फाइल क्या है, अब आपका इतना बड़ा कोड है,
जब आप डिप्लॉय करते हो ना, इतने सारे कोड एक्चुअली में डिप्लॉयमेंट में नहीं जाते, ये प्रोसेस होता है और प्रोसेस होके ना ये बिल्ड होता है आपस में, और बिल्ड होने के बाद सिर्फ कुछ फाइल आता है। तो डिस्ट में आप देख सकते हो कॉन्फ़िग है, सर्वर में तो देखो अलग अलग हो जाती है डिस्ट में। तो डिस्ट में पूरा का पूरा फाइल है, जो ये सारे फाइल है आप देखोगे, ये आपका टाइप स्क्रिप्ट वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो ये डिस्ट में आपको यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग फ्रंट एंड का बात करें तो यहाँ पे 2-3 फाइल ही होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्ट में, तो ये बेसिकली आपका बिल्ड फाइल है, जो कि एक्चुअली डिप्लॉयमेंट में जाता है। जब आप डिप्लॉय करते हो तो आपको ये पूरा कोड नहीं डालना होता, आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिस्ट फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है वो डालने पड़ते हैं। तो इसलिए हम लोग डिस्ट को भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि डिस्ट जो है, जो आपका डिप्लॉयमेंट होगा वो आपके एग्जिस्टिंग कोड के बेसिस पे होगा, आप चेंजेस करोगे तो वो हो जाएगा। तो हम लोग एक पाइपलाइन पूरा क्रिएट करेंगे। सो डिप्लॉयमेंट में बेसिक बताने वाला हूँ, आगे जब आगे वीडियोस में हम लोग बात करेंगे तो उसमें मैं डिटेल वे में बताऊंगा कि आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, और इसके लिए आप रेलवे, आपका रेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन जो मुझे बेस्ट लगता है, ठीक है, पर्सनली जो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा डिप्लॉयमेंट की अगर बात करें लोकल होस्ट टू लाइव ले जाने की, जिसमें हमारा कोड रेडी हो जाएगा, लोकली रन हो रहा है अच्छे तरीके से, फिर हम लोग गिटहब पे पुश करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म को गिटहब से, मतलब जिस पे भी आप करना चाहते हो, रेलवे, रेंडर, क्लाउडबिन, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं यूज़ करूँगा क्लाउडबिन, क्योंकि इसमें स्केलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जो कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और मुझे इसकी एक चीज़ और अच्छी लगती है, और वो है सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। बाकी चीज़ जो है ना, रेंडर, रेलवे में उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता कि चैट में जाओ अभी मिल जाए, क्योंकि डिप्लॉयमेंट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था और मैंने क्लाउडबीन का यूज़ किया और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। सो इसलिए मैं इसको रेकमेंड करूँगा, बाकी तो चॉइस आपकी है। सो अभी हम लोग जाते हैं न्यू टैब पे, क्लाउडबिन मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, क्लाउडबिन। तो ये पहली वेबसाइट मिलेगी, ये क्लाउडबिन ओपन कर लेते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। और एक ओपन कर लेते हैं गिटहब, गिटहब ओपन कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे पहला वेबसाइट, इसको ओपन कर लेना। तो गिटहब पे आपकी चीज़ें स्टोर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक रिपॉजिटरी बना लेना है, बट उससे पहले आपको ये याद रखना है कि आप बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर ना हो। एक न्यू टर्मिनल ले लो, न्यू टर्मिनल में सिर्फ आपका जो पेरेंट फोल्डर है इनवॉइसमो करके वही दिखे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे गिट स्टेटस अगर मैं लिखता हूँ, जो कि कमांड है, जो कि आप वीडियो देखने के बाद सीख जाओगे नीचे वाली, तो अभी मैं गिट इनिट करूंगा तो यहाँ पे गिट इनिशियलाइज हो जाएगा, और अभी आप देखोगे सारे ब्लू ब्लू से दिख रहे हैं, यू मतलब ये अनट्रैक्ड है, ठीक है। और अब मैं गिट स्टेटस लिखूंगा तो आप देख सकते हो कर्सर, गिट इग्नोर, ये सारी चीज़ें आ गई। तो गिट इग्नोर में मेनली जो env फाइल है जिसमें हमारे कीज़ है, ठीक है, ये याद रखना, env फाइल में हमारे क्या है, कीज़ है सारे। तो env फाइल में कीज़ है, तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ ये ना दिखे गिट इग्नोर में, और क्या ना दिखे गिट इग्नोर में, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ यार, ये कर्सर जो वाला फोल्डर है ना, ये भी ना दिखे। नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो नोड मॉड्यूल्स ऐसे फाइल्स होते हैं जो एक्चुअली में आपकी कोड को रन होने में मदद करती है, डिपेंडेंसीज होती है एक तरीके से। सो बिना नोड मॉड्यूल से क्या आपका सर्वर रन हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो नोड मॉड्यूल होता है वो जब आपका सर्वर, जो भी सर्वर हम लोग लेंगे क्लाउडबीन से, तो वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा। तो वहाँ पे कमांड होता है, और ऐसे ही इंडस्ट्री में प्रैक्टिस फॉलो किया जाता है, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स हैवी होता है और इसको हम लोग अपलोड नहीं करते कभी भी, तो याद रखना। तो इसलिए गिट इग्नोर में रहता है कि ये सारे फाइल अपलोड नहीं होंगे आपके। बाकी तो यार आप और भी कर सकते हो, जो भी आपको गिट इग्नोर करना है इसको बोल दो चैट में ही कि इसको इग्नोर में डाल दे। जैसे डॉट कर्सर है, मैं चाहता नहीं हूँ कि ये जाए, तो डॉट कर्सर मैं बोल सकता हूँ कि पुट डॉट कर्सर, पुट डॉट कर्सर एज इग्नोर, ठीक है, ये मैं बोल देता हूँ। अभी देखो ये रेड में है तो ट्रैक नहीं हुआ है, तो कोई भी चीज़ ना अभी कमिट में दिखेगा नहीं, तो मुझे अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। पुट डॉट कर्सर एज इग्नोर in dot git ignore, and also tell me if I need to ignore anything else, ठीक है। बस मैं ये लिखता हूँ, अब देखते हैं एआई क्या करता है। और राइट, इसने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी ये बोल रहा है कि डॉट आइडिया, डॉट वी एस कोड, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। डॉट कर्सर इसने कर दिया है, तो मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन चलो इसे कोई करने बोले। एडेड डॉट कर्सर टू द रूट गुड गेट इग्नोर, सो कर्सर लोकल फोल्डर रूल्स कैशे, ठीक है। एनीथिंग एल्स टू इग्नोर, यू आर ऑलरेडी इन गुड शेप फॉर दिस रेपो, कवरेज कीज ये सब ऑप्शनल, ओनली इफ शो अप एंड बॉदर यू, अगर मुझे बॉदर करता है तो आइडिया हो गया, डॉट आइडिया कहीं पे होगा, और वी एस कोड, डॉट वी एस कोड, तो डॉट वी एस कोड करके तो हमने बनाया नहीं है कुछ भी, तो डॉट वी एस कोड है नहीं यहाँ पे, ठीक है।
तो अगर आपके पास ऐसा कुछ फाइल है तो आप देख सकते हो, मतलब जो फाइल आपको सेंसिटिव लगता है, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो कि दिखे ना गिटहब पे, उसके लिए आप करोगे। और फिर यहाँ पे आप गेट स्टेटस मैं अगेन करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कर्सर का नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से बाकी इसको मैं गिट ऐड करूँगा तो पूरे फाइल ट्रैक हो जाएंगे। तो अभी मैं वो प्रोसेस नहीं दिखाना चाहता हूँ, उस प्रोसेस के लिए वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुश दिस टू गिटहब। ठीक है, पुश दिस टू गिटहब। तो गिटहब में पुश करने से पहले हम लोग यहाँ पे गिटहब पे एक न्यू पे क्लिक करते हैं। साइन अप वगैरह आप कर लोगे तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बैक जाऊँ तो कहाँ से मैंने न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे। ठीक है, जो रिपॉजिटरीज वाला ऑप्शन रहता है। अदरवाइज यहाँ डैश पे जाओगे, यहाँ पे भी रिपॉजिटरीज मिल जाता है। यहाँ पे भी रिपॉजिटरीज में जाओगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा न्यू रिपॉजिटरी। न्यू रिपॉजिटरी में जाओ और यहाँ पे देन आपको नेम मिलेगा रिपॉजिटरी का। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ इनवॉइसमो। ठीक है, इनवॉइसमो रख देता हूँ स्लैश इनवॉइसमो। और यहाँ पे ठीक है, एज इट इज़ रहने दो, बस इसको चूज़ विजिबिलिटी पर पब्लिक से प्राइवेट कर लो। इतना आपको करना है और क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक कर लेना है। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसका नाम लिख लेना। और फिर इसके बाद जो ये HTTPS रहेगा इसको आप कॉपी कर लो। और ये HTTPS, ठीक है, मैं भी एक्चुअली बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बॉटल भी दूर है। सो पुश दिस टू गिटहब, यहाँ पे URL डाल देते हैं और एंटर मारते हैं। तो जो HTTPS हमने URL कॉपी किया था वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। तो इसके हिसाब से आप देखो ये कमांड रन कर रहा है, गेट स्टेटस देख रहा है, अभी स्टेटस क्या है, फिर लिस्ट कर रहा है रिमोट्स को। तो बेसिकली अभी ये जो अनट्रैक्ड है, आप देखो ट्रैक हो चुका है, ए आ चुका है, मतलब कि ये ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये ग्रीन हो जाता है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे भी रन करूँगा गेट स्टेटस, तो यहाँ पे आपको अब देखो ये उस स्टेटस से भी निकल चुका है, ऐड के बाद इसने पुश कर दिया। तो अभी देखो मैं रिफ्रेश करूंगा तो जो चीज करेगा ना AI खुद ही पॉपअप कर देगा, खुद ही सारी चीजें। आपको जानने की जरूरत नहीं है, अगर आपको वर्किंग समझना है। अगेन बोलूंगा उस वीडियो को देख लो। अब देखो यहाँ पे आ गया बैकएंड। अब डॉट गिट इग्नोर फाइल भी इसने अपलोड कर दिया है वैसे। ये भी अपने को किसी तरीके से कर लेता है हैंडल, बट ठीक है, गिट इग्नोर। बट ये भी है ना कि कोई पुल करेगा, अगर हम लोग कोलैबोरेशन करके करते हैं तो इशू आ सकता है। बाकी तो ठीक है। बैकएंड में देखा जाए तो env डॉट एग्जाम्पल क्यों दिख रहा है अभी भी, env डॉट एग्जाम्पल दिख रहा है। खैर env फाइल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो ओके है। रिपोर्ट हमारा। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, गिटहब में बना दिए, अब गिटहब को कनेक्ट कर लेंगे क्लाउड बीन से। तो क्लाउड बीन में जाते हैं और यहाँ पे मैं बता दूँ ये सर्वर वाला जो चीज़ है ना, ये फ्री नहीं होता। अगर आप फ्री के पीछे जाओगे तो नहीं हो पाएगा। फ्रंट एंड वगैरह भले फ्री में हो जाता है बहुत जगह, लेकिन बैक एंड नहीं हो पाता। तो बैक एंड अगर आपको रन करना है प्रॉपरली तो पेड में जाना पड़ेगा। अब देखो ये पूरा कोर्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आप कर ले रहे हो फ्री में, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि आप थोड़े पैसे पे करो। आपका इनका मिनिमम प्लान भी बता दूंगा मैं कि मिनिमम प्लान कुछ 700 या 800 रुपये से चालू हो जाता है। मेरे पास तो थोड़ा अच्छा खासा प्लान है, तो आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि एक फ़ायदा है कि ये लॉक इन वगैरह नहीं करते और यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी इन चीज़ों की मिल जाती है। स्टार्ट बिल्डिंग टुडे बोल रहे हैं, मैं साइन इन कर लेता हूँ, साइन इन विद गूगल। बाकी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ये है ना कि जब आप इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो आप एक ही सर्वर में मल्टीपल चीज़ें होस्ट कर सकते हो। जैसे वेंडर का ले लो, रेलवे में ले लो। मैं उनका क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल रीज़न क्या है, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन पर्सनल रीज़न ये है कि वो प्लेटफॉर्म इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे सर्वर में एक लेता हूँ और एक ही प्रोजेक्ट होस्ट हो पाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लूँगा, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें, एक सर्वर लूँगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट होस्ट हो जाएंगे। तो आप जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनका सर्वर आपको होस्ट करना है तो एक ही प्लेटफॉर्म में आप कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा हेडेक मेरा चले जाता है, तो मैं इसलिए इसको फॉलो करता हूँ। सो ठीक है, क्लाउड बीन में जाते हैं। सो क्लाउड बीन में अभी क्या है, यहाँ पे आपको ऐड सर्वर पे क्लिक करना है जहाँ से आप सर्वर ऐड कर सकते हो। तो नॉर्मली जाओ, सर्वर में सबसे सस्ता जो है वो आई नोड है। ठीक है, और इसके बाद वर्टर, AWS। जैसे मेरे पास AWS का ये 4 GB वाला, अगर आप अच्छा खासा रन करना चाहते हो, बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स रन करना चाहते हो, उसके बैकएंड होस्ट करना चाहते हो, तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो जो कि रिकमेंडेड रहेगा मेरे तरफ से, जो मेरे पास भी प्लान है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ अगर आप बिगिनर हो तो आप ये वाला आई नोड ले सकते हो, और सबसे मिनिमम प्लान जिसमें 705 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आते हैं अपने सर्वर्स पे। ठीक है, ये मेरा सर्वर है जो मैंने ले रखा है AWS का। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। इस सर्वर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो मेरा सर्वर है, यहाँ पे
हम लोग एक्चुअली में ऐप्स में जाते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से भी जा सकते हो प्लस बटन में। यहाँ प्लस बटन में ऐड एप्लीकेशन है, ऐड टूल है। सो अपने को एप्लीकेशन ऐड करना है तो ऐड एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे हमें क्या होस्ट करना है, तो हमारा तो नोड जेएस है, तो यहाँ पे जाते हैं नोड जेएस, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद एप्लीकेशन नेम रहेगा हमारा इनवॉइसमो, ठीक है। और सर्वर हमारा तो एक ही है, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो चुका है जो हमने परचेस कर रखा है। ऐड एप्लीकेशन में क्लिक करते हैं, जिससे एप्लीकेशन ऐड हो जाएगा। अब देखो एप्लीकेशन ऐड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो प्रोसेस होने देते हैं। 8% अभी इंस्टॉल हो चुका है, तो पूरा ये जो इंस्टॉलेशन है ये करके सेटअप कर लेता है। फिर उसके बाद हम लोग गिटहब से जो फाइल है वो यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं। ऑलराइट गाइज, आई थिंक हो चुका है काम यहाँ पे। तो ये जो बीच वाला आइकन है ना, इस पर क्लिक करते हैं, ग्लोब वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी मेरे सर्वर है वो आपको दिख रहे हैं। सो एक इनवॉइसमो है, तो इनवॉइसमो पे मैं जाता हूँ, क्लिक करता हूँ। और इनवॉइसमो में क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लॉन्च पे भी जाऊँ, ये जो लॉन्च एप्लीकेशन है, लॉन्च करूँगा, तो आप देख सकते हो ये इन्हीं की सब डोमेन में अभी इंस्टॉल्ड है। बाकी इस सब डोमेन को आप वाइट लेबल कैसे कर सकते हो ये हम लोग आगे देखेंगे। जब आगे फाइनल डिप्लॉयमेंट देखेंगे ना, तब मैं बताऊंगा डोमेन वगैरह आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी आपको दिख पा रहा होगा कि क्लाउड बिन साइट पे ये है। तो आपको इनफैक्ट अगर आपको खुद का डोमेन नहीं लेना है, आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको एक सब डोमेन तो मिल जाता है। बाकी ठीक है, अभी ये बॉयलर प्लेटिंग का नॉर्मल लगा हुआ है। सो यहाँ पे आते हैं और आपको क्या करना है, डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आपको कोड डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है। कोड डिलीवरी पे आते हैं। कोड डिलीवरी में आने के बाद अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रहता है कनेक्ट वाया SSH की, तो इससे आपको कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है एज अ न्यू यूज़र। और दूसरा ऑप्शन रहता है कनेक्ट गिटहब, तो हम लोग कनेक्ट गिटहब पे जाते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो कनेक्ट गिटहब पे क्लिक करते हैं। सो क्लिक करने के बाद ये गिटहब का एक पैनल ओपन कर लेगा। सो मैं इसको एक्सेस देना चाहता हूँ और रिपॉजिटरीज का या फिर सेलेक्टेड, मैं भी ओनली सेलेक्ट रिपॉजिटरीज कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इनवॉइसमो का, इनवॉइसमो, ठीक है। इनवॉइसमो मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना रेपो। इंस्टॉल एंड ऑथराइज, ठीक है। वेरीफाई वाया ईमेल, तो ईमेल में कोड आया है, एक बार पुट कर देते हैं। और राइट, कोड मैंने कॉपी कर लिया है, पेस्ट करते हैं, वेरीफाई। तो बस इस तरीके से आपको वेरीफाई कर लेना है गिटहब पे, एंड सक्सेसफुली आपका गिटहब कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद आपको अपना रिपॉजिटरी सेलेक्ट करना है। तो इनवॉइसमो सिर्फ मैंने एक रेपो का एक्सेस दिया है, तो सिर्फ इनवॉइसमो होगा सेलेक्ट। तो इनवॉइसमो सेलेक्ट हो चुका है। और ब्रांच कौन सा है, हमारा मेन है। सो पाथ कौन सा है, अब पाथ देखो कैसे पता चलेगा, जैसे आप गिटहब पे जाओगे, गिटहब पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा बैकएंड। तो एंटर करते साथ ही बैकएंड है, तो यानी कि स्लैश बैकएंड आपको लगाना पड़ेगा। सो बैकएंड का क्या है, स्मॉल में लिखा है, तो सारी चीज़ें स्मॉल में लिखेंगे हम लोग। सो क्लाउड बीन में आके आपको लिखना है स्लैश बैकएंड, ठीक है। तो क्लोन रिपॉजिटरी, अब इस पे आपको क्लिक कर देना है। सो यस क्लोन। सो ऑलराइट गाइज, मेरा ये क्लोन हो चुका है। सो यहाँ पे अब क्लोन होने के बाद मुझे बस इसको डिप्लॉय करना है, पुल एंड डिप्लॉय। और यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का भी फाइल है, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल एक बार हम लोग डाल देते हैं। वैसे मैं आपको अच्छी तरीके से नहीं बता रहा हूँ अभी डिप्लॉयमेंट, मैं आपको बस रॉ तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे आपको डिप्लॉय करना है। बाकी बहुत अच्छी तरीके से डिप्लॉयमेंट करना हम लोग आगे देखेंगे। बाकी यहाँ पे आप पोर्ट देख सकते हो 4035 है। तो जहाँ पे भी आप डिप्लॉय कर दो ना सर्वर में, आपको पोर्ट जो है वो सर्वर डिसाइड करके बताता है कि आपको जो पोर्ट यहाँ पे दिया गया है वो है 4035। सो सिर्फ और सिर्फ आप 4035 कर सकते हो, तो इसको याद रखना। और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाओ, यहाँ पे paste.env कंटेंट पे जाओ। तो ये इसका फीचर मुझे ये भी सही लगता है, बाकी प्लेटफॉर्म में मुझे अलग अलग से की वैल्यू डालना पड़ता है। सो अभी कर्सर पे आते हैं, यहाँ पे हमारा बैकएंड में जाके .env फाइल है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। पूरा कॉपी करके यहाँ पे हम लोग कर देते हैं पेस्ट, और इसको कन्वर्ट टू की और वैल्यू इस पर क्लिक करते हैं। तो अब देखोगे आप ये की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमने नहीं डाली, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और 5001 हटा के हमारा था 4035 था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 35। सेव वेरिएबल्स पे क्लिक करते एक बार, अभी चेक भी कर लूँगा मैं। और राइट, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेट हो चुका है। सो 4035। वैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे आके मैं एक बार देखूँ तो
यहाँ पे लोकल होस्ट, ये सारी चीज़ें लोकल होस्ट है, तो ये अपने को चेंज करना पड़ेगा जब हम लोग फ्रंट एंड इंटीग्रेट करेंगे। तो फ्रंट एंड का यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा, तो लोकल होस्ट से हटा के आपको चेंज करना पड़ेगा ये मेन। तो अभी तो देखो, अभी नॉर्मली मैंने डाल दिया है, तो सेव वेरिएबल्स रखते हैं। अब इसके बाद आपको पुल एंड डिप्लॉय पे क्लिक करना है जिससे ये डिप्लॉय हो जाए। ओके, तो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो जब पुल एंड डिप्लॉय करते हो तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आता है, सो जस्ट वेट करते हैं। ऑलराइट गाइस, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। और ये याद रखना कि आपको ऑटोमेटिक ये कंप्लीट नहीं दिखेगा, प्रोग्रेस दिखेगा, तो आपको रिलोड हिस्ट्री पे क्लिक करना पड़ेगा अगर आपको स्टेटस चेक करना है। सो प्लीज़ रिलोड हिस्ट्री में क्लिक करके चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि आप 2-3 मिनट 5 मिनट बैठे हुए हो, तो बहुत जल्दी हो जाता है, फास्ट प्रोसेस है यहाँ पे। सो ठीक है, अब ये हो चुका है, तो चेक करते हैं अब हम लोग। यहाँ पे लॉन्च हुआ है, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद भी मुझे सेम दिख रहा है। अब देखो, रिफ्रेश करने के बाद भी अगर आपको सेम दिख रहा है तो कुछ गलती तो आपके साइड से ही हुई है। सो स्लैश बैकएंड है, ठीक है, npm start server डॉट js, तो ये अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। सो हम लोग एक बार फाइल मैनेजर पे जाते हैं। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद लॉन्च फाइल मैनेजर, तो यहाँ फाइल मैनेजर पे जाके मैं चेक कर सकता हूँ, इनफैक्ट सपोर्ट से भी बात कर सकता हूँ। यहाँ साइड में सपोर्ट का ऑप्शन है, अगर आपको दिक्कत हो रही है सपोर्ट से बात करो, तुरंत आप कनेक्ट हो जाओगे, 1 से 2 मिनट हार्डली लगेगा, और मोस्टली केसेस में उतना भी नहीं लगने वाला, सेकेंड्स में काम हो जाएगा आपका। सो ठीक है, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हुए, पैकेज डॉट जेसन, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो बीन इंडेक्स पैकेज डॉट जेसन, बाकी यार मेरा वो नहीं दिख रहा स्लैश बैक एंड। अगर हम लोग यहाँ पे जाए ऐप कॉन्फ़िग, सो आई डोंट थिंक सही हुआ है। क्या इशू आया है? अगर गिटहब हमारा कनेक्ट है, इनवॉइस बोर्ड है, मेन है, अब मैं स्लैश बैकएंड लिख रहा हूँ, या बिना स्लैश बैकएंड किए मैं डिप्लॉय करने की कोशिश करूँ तो पुल एंड डिप्लॉय। ऑलराइट, अभी हमारा प्रोग्रेस में, देखते हैं इससे क्या होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम प्रोफिशिएंटली मैं भी कर लूँगा, थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है पहले डिप्लॉयमेंट में। एक बार सेट हो जाए तो ओके रिपोर्ट रहता है, अदरवाइज सपोर्ट इज़ ऑलवेज देयर, तो उनको हम लोग रीच आउट कर देंगे। सो ऑलराइट, हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो एक बार यहाँ पे जाते हैं, वापस रिफ्रेश करते हैं, स्टिल वही है। फाइल मैनेजर पे रिफ्रेश करके देखते हैं। सो गिट रेपो, रेपो क्लोन्ड, बैकएंड है यहाँ पे, ठीक है। बैकएंड के अंदर पोस्टमैन, एस आर सी टेस्ट, ई एन वी फाइल यहाँ पे नहीं है, ई एन वी फाइल कहीं और पे है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे ई एन वी फाइल चाहिए जो रेपो हुआ है। ये बैकएंड है, इंस्ट्रक्शन एम डी, ठीक है। समझ तो आ रहा है, लेकिन हुआ क्यों नहीं है? अपने को ऐप डायरेक्टरी यहाँ पे डालना पड़ेगा आई गेस, वैसे ऑप्शनल है। डिप्लॉयमेंट पाथ मुझे बैकएंड, वैसे मैं सपोर्ट से भी पूछ लेता हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। एक बार ये मैं वापस डिप्लॉय करके पुल एंड डिप्लॉय। सो गाइज, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, चैट में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हुआ है ना, तो अगेन ये वही दिख रहा है सेम जो है। तो अभी हम लोग चैट में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको डिटेल्स वगैरह पुट कर देना। अभी तो देखो फेक मैं कर देता हूँ, बाकी आप अपना ओरिजिनल कर लेना। नॉट एबल टू डिप्लॉय इट प्रॉपरली, स्टार्ट चैट। ओके गाइज, हमारा बैकएंड रन हो गया है। वैसे सपोर्ट को रीच करने की मैंने कोशिश की, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं रीच नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, मे बी शायद बहुत ज़्यादा ऑड टाइम होगा, 3-2 AM। बाकी तो यार मैंने बहुत बार ट्राई किया है, नाइट में 10-11 बजे भी ट्राई किया है, बट इट वर्क्स। सो कोई ना, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये रख लेते हैं। तो मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, सॉल्यूशन में अगर आपको पता होगा तो आप कर लोगे। तो यहाँ पे भी स्लैश बैकएंड है और यहाँ पे भी स्लैश बैकएंड है, तो दोनों जगह आपको स्लैश बैकएंड लिखना है, ठीक है। तो आपका वर्क कर जाएगा। सो यहाँ पे तब भी 502 बैड गेटवे बोल रहा है। अभी क्यों बोल रहा है तो वो अपने को देखना पड़ेगा। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि मोंगो डीबी जो है ना, उसका एक्सेस नहीं मिला होगा। तो अगर हम लोग यहाँ जाके देखें, तो हमारा डिप्लॉय तो हो चुका है। सो यहाँ पे ना एक वो मिलता है आपको, लॉग्स व्यूअर। तो लॉग्स व्यूअर में जाके देखते हैं कि क्या लॉग्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 502 आ रहा है एरर,
ठीक है, सफारी का राइट है, बाकी ज़्यादा कुछ बड़ा तो नहीं आ रहा, यही है 5022 डायरेक्ट आ रहा है। सो मुझे पता है ये क्यों आ रहा होगा, ये मोंगो डीबी के कारण ही आ रहा होगा, जो कि अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। मोंगो मोंगो डीबी ओपन करना पड़ेगा, और मेन बात ये है कि क्लाउड बीन में आपको मिल जाता है यहाँ एक्सेस में आईपी एड्रेस। तो आपको ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये वाइट लेबल करना पड़ता है। सो आईपी एड्रेस हम लोग यहाँ जाएंगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो ये वाई टी ओनली वाला था, इनवॉइसमो का। सो लेट्स गो टू इनवॉइसमो। हम इनवॉइसमो पे जाते हैं, और इनवॉइसमो पे जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस का। डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस में जाने के बाद आपको जाना है आईपी एक्सेस लिस्ट, और यहाँ पे जाने के बाद आपको करना है ऐड आईपी एड्रेस पे क्लिक, और यहाँ पे आपको ये सेम आईपी एड्रेस डाल देना है जो आपके सर्वर का है, और कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद ये पेंडिंग स्टेज में रहेगा, थोड़ा सा रिवॉल्व करेगा, तो अभी इसको होने देते हैं। सो ऑलराइट गाइज, अभी ये एक्टिव हो चुका है। सो एक्टिव होने के बाद ये 502 पे जाते हैं, वापस से रिफ्रेश करते हैं, होप सो वर्क कर जाए, फिंगर क्रॉस्ड, बट इट्स नॉट वर्किंग। क्या इशू है एक बार देख लेते हैं, कुछ और भी हो सकता है। एनवायरनमेंट वेरिएबल भी है ना हमारा, तो वहाँ पे भी देखना पड़ेगा, कुछ मिसिंग होगा ज़रूर। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है ना, ये पूरा का पूरा ही मिस है। पेस्ट एनवी कंटेंट में जाके वापस मुझे करना पड़ेगा। तो ऑल दो मैं देख भी लूँ, सही है ना, मेरा स्लैश बैकएंड वाला है, इनवॉइस में ठीक है। एनवायरनमेंट वेरिएबल क्योंकि वापस से मैंने पुल किया था ना, तो उस कारण हो सकता है, पुल करने के कारण। एक बार पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कन्वर्ट टू की वैल्यू, तो जो भी है ठीक है। पोर्ट नंबर 4035 जो असाइन किया है हमें सर्वर ने। सेव वेरिएबल्स पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल अब हमारा हो चुका है पूरा सेट। तो अगर जाते हैं तो आप देख सकते हो इस तरीके से पूरा सेट है, और यहाँ पे आपका जो पोर्ट वगैरह है वो भी 4035 दिख रहा है। तो सेव वेरिएबल में जाके हमने सेव कर लिया था, और यहाँ पे पुल एंड डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं। तो पुल एंड डिप्लॉय में क्लिक करने के बाद अब ये प्रोग्रेस में है, और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या हमारा दिख रहा है। तो हाँ भाई, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दिख रहा है, तो ये आप क्रॉस चेक कर लेना। बाकी तो आईपी वाला हमने सेट कर दिया है, तो ये वाला भी एक इशू आता है जिस कारण ये दिक्कत होती है, तो ये वाला भी सॉर्ट कर लिया है। रीलोड हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, ओके कंप्लीट हो चुका है। जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और होप सो काम कर जाए। अब ये वर्किंग में कैन नॉट गेट दिखा रहा है, तो अब इसका मतलब सर्वर रन हो रहा है। इसके याद है आपको स्लैश हेल्थ करके हमारा था, स्लैश हेल्थ लिखूंगा तो हमारा आ गया सक्सेस टू डेटा स्टेटस ओके। तो अब ये हमारा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर अब मैं जो है ना ये cloudbean.com ये कॉपी कर लूँ, ये वाला जो सब डोमेन मिला है, और मैं जाऊँ पोस्टमैन में, तो मैं लिटरली एक यूज़र कलेक्ट बना पाऊँगा, ठीक है, बेसिकली क्रिएट कर पाऊँगा, और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाला है उसके बेसिस पे कनेक्ट भी कर पाऊँगा। सो वर्क स्पेसेस में जाते हैं। वर्क स्पेसेस में जाने के बाद इनवॉइस मूव, ओके इनवॉइस मोड में जाने के बाद यहाँ पे ऑथ कॉन्टैक्ट मल्टीपल चीज़ें हैं। तो अभी मान लो हमें ऑथ चेक करना है कि साइन अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी लोकल होस्ट है, तो लोकल होस्ट की जगह अभी मैं ये यूआरएल डाल दूंगा रजिस्टर करने के लिए। तो पेस्ट करते हैं, तो अभी ये यूआरएल डाल दिया हूँ। 2 स्लैश ना रहे, ये याद रखना, मैक्सिमम लोग गलती करते 2 स्लैश कर देते तो वो जा नहीं पाता, तो ये स्लैश एक ही रहे। और बॉडी में हम लोग करते एक बार सेंड करते हैं, वैसे क्रिएट होगा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो आप देख सकते हो कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको टेस्ट एक्स, आपका XYZ, ठीक है, टेस्ट यूज़र की जगह हम कर देते हैं विवेक मिश्रा, पासवर्ड ठीक है एज इट इज़ रहने देते हैं। सेंड बटन पे क्लिक करते हैं, तो अब आप देखोगे एक हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, जो कि हम लोग अगर यहाँ डेटाबेस में भी जाए और यूज़र्स में जाके रिफ़्रेश करके मैं देखूँ तो क्या मेरा ऐड हो रहा है डेटा। सो टेस्ट यूज़र विवेक मिश्रा, नीचे आना चाहिए विवेक मिश्रा टेस्ट XYZ@gmail.example.com। तो ये हमारा आ गया, ठीक है, फ्री प्लान है हमारा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अच्छी तरीके से एक्सेस टोकन भी रिसीव हो रहा है, जो कि हमारे कुकीज़ वगैरह में सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं। सो ठीक है, बस ऐसे हमारा काम करता है ये। और अगर मुझे लॉगिन करना है तो सेम इन चीज़ों के साथ मैं लॉगिन कर लूँगा। कॉपी कर लेता हूँ, लॉगिन में जाता हूँ। लॉगिन में जाने के बाद जो बॉडी है, वैसे तो ये वाला काम करेगा, तो सेंड कर देते हैं। जो टेस्ट यूज़र है, व्हेन टेस्टिंग एपीआई लोकली का बोल रहा है, तो क्लाउड बिन वाला अपने को कॉपी करना पड़ेगा और पेस्ट करना पड़ेगा, तो लोकली वाला हट जाएगा। सेंड करते हैं। सो अब लोकल की जगह हम लोग लाइव यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब मैं वेब वर्जन भी यूज़ कर पा रहा हूँ पोस्टमैन का। तो यही चीज़ है, जब आपका जो फ्रंट एंड है वो एक्सेस करता है तो वो एपीआई पे कॉल करता है, उसको ये डिटेल मिल जाता है कि भाई फुल नेम है, ईमेल आईडी है, और फिर ये अपने फ्रंट एंड में शो करता है, वैलिडेट करता है और उस अकॉर्डिंग रेंडर करता है। जिसको एक्सेस है उसी को ही दिखाएगा फ्रंट एंड। तो उस अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें डेवलप होती है। सो आई होप आपको अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा बैक एंड कैसे डेवलप होता है, कैसे डिप्लॉय करना है, गिट एंड गिटहब को कैसे यूज़ करना है, क्लाउड बीन को कैसे यूज़ करना है। बाकी डिप्लॉयमेंट वाले क्लास में हम लोग और एडवांस लेवल पे देखेंगे कैसे सिक्योरिटी करना है। सिक्योरिटी मेंशन कैसे होगा, जैसे पोस्टमैन से अभी हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें आंसर दिख जा रहा है, लेकिन ये भी नहीं दिखना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो ये कैसे आप रेस्ट्रिक्ट करोगे कि यहाँ से मैं अगर इस पे सेंड कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी डिटेल ना मिले। तो उस तरीके का रेस्ट्रिक्शन हम लोग सिक्योरिटी और फर्दर एडवांस डिप्लॉयमेंट वाले क्लास में देखने वाले हैं। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको मज़ेदार लगी होगी। डिप्लॉयमेंट से पहले जो भी मैंने आपको बताया बैकएंड के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि उसके बिना हम लोग फ्रंट एंड और बैकएंड को इंटीग्रेट करके एक प्रोडक्शन रेडी साइट नहीं बना सकते। सो चलिए गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारा मेंबरशिप लॉन्च हो चुका है। सो अगर आप चाहते हो इस चैनल को सपोर्ट करना, तो वो जाके इस यूट्यूब चैनल के आप मेंबर बन सकते हो। आपको जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ मिलेगी वो मिलेगा अर्ली एक्सेस वीडियोस का। इनफैक्ट ये वीडियो भी मैं अर्ली एक्सेस में रिलीज़ करूँगा मेंबर्स के लिए। और नेक्स्ट जो चीज़ मिलेगी, आपको डेडिकेटेड वीडियोस मिल जाएगी, स्पेशल वीडियोस आपके लिए होगा, और भी कुछ कुछ पर्क्स है जो आपको नीचे ही ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद दिख जाएगा। सो जाइए, ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं कि आप फ्रंट एंड कैसे डिज़ाइन करोगे, और देन उसके बाद हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड को इंटीग्रेट भी करने वाले हैं साथ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।